तो सबसे पहले ये बता रहा होता है ये एक नॉर्मल सी लाइफ है, पैदा होना एक नॉर्मल सी फैमिली में और जीना नॉर्मल से दिनों को। एक नॉर्मल और बोरिंग से दिन। मुझे ये लगा कि सब कुछ ऐसे खत्म हो जाएगा बिना कुछ मेरी जिंदगी में स्पेशल हुए, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। उस दिन सब कुछ चेंज हो गया और तभी ये सामने की तरफ हैरानी से देख रहा होता है अपने मॉनिटर पर। जैसे मैंने एनकाउंटर करा हीरो की डेस्टिनी को, फिर उसके बाद में बन गया पूरे वर्ल्ड का रूलर। और तभी सबके बाद हम देखते हैं यहाँ इस बिल्डिंग का सीन, और ये यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर अपने अपार्टमेंट में होता है। और इसी के साथ मैंने बोलता है आखिरकार अब मैं अकेला हूँ, मैं स्कूल को पसंद और नापसंद बिल्कुल नहीं करता हूँ। और तभी अपने पीसी को चालू करता है, बस मैं कैसे भी करके अपने गेम को अकेले खेल पाऊँ, बस इतना काफी है मेरे लिए। ये रहा मैं द प्रोटेगनिस्ट। ऐसे जब तुम एक अकेले प्लेयर के साथ गेम खेलते हो तो तुम्हें जितनी बार भी रिलोड करना है तुम उतनी बार कर सकते हो, और अगर तुम चीट्स को यूज करते हो तो तुम सरपास कर सकते हो सिस्टम की लिमिट को और बन सकते हो एब्सोल्यूट पावर हाउस। ये जो वर्ल्ड है ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है एक प्लेयर के लिए, या ऐसा मैंने सोचा था। चलो इसे फिर से करते हैं आज, और इसी के साथ स्टार्ट कर देते अपनी लाइव स्ट्रीम को। और इसी के साथ लगातार कमेंट आ रहे होते हैं इसकी स्ट्रीम में, और फिर उन कमेंट्स को पढ़ के बोलता है ये लोग भी ना, क्या तुम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम लोगों को मुझे शाबाशी देना या रोस्ट करना है। और तभी इसी के साथ एजी जे ने इसको $10 भेजे हुए होते हैं, और फिर देखता है ओह, और इसी के साथ भुजा खुशी आता है ये काफी है, चलो टाइम आ गया तुम्हें एक थैंक यू मैसेज भेजने का। और इसी के साथ डीएस को भेज देता है $1000, और ये सब देख के भी हैरान आता है हाँ आखिर ये सब क्या है। और इसी के साथ चैट में लोग बोल रहे होते हैं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्या उसने $1000 भेजे हैं और बिना कुछ कहे। कम से कम उसे ये तो कहना चाहिए था कि गेम को तुम्हें कम से कम उल्टा होकर खेलना चाहिए, और या तो तुम कम से कम अपना चेहरा दिखाओ, ऐसे ही कुछ। और फिर दूसरा बोलता है वो लोग जरूर रोना स्टार्ट कर देंगे इसके रिफंड के लिए। और तभी डी का मैसेज आता है मैंने तुम्हें एक ईमेल भेजा है प्लीज चेक करो। और फिर बोलता है उसको देखकर ईमेल, और फिर चेक करता है और उस ईमेल में लिखा हुआ होता है ये है गेम मास्टर की तरफ से, मैं एक व्यूअर हूँ जो हमेशा एंजॉय करता है तुम्हारे चैनल को देखना, और इसी के साथ मैं एक गेम डेवलपर हूँ। और फिर उसको देखकर बोलता है गेम डेवलपर, और फिर मैसेज में बता रहा होता है मैंने बहुत ज्यादा लंबा समय लगाया है इस गेम को बनाने में, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और इसको कोई भी क्लियर नहीं कर पाया है। इससे क्लोज बेटा टेस्ट के दौरान भी मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम इस गेम को खेलोगे और हमें इसको लेकर फीडबैक दोगे, जिससे कि हम लोग एडजस्ट कर पाए इसकी डिफिकल्टी को। लेकिन प्लीज इसका ध्यान रखना कि तुम इसकी स्क्रीन को अपनी लाइव स्ट्रीम में मत दिखाना। और फिर उस लाइन को पढ़ता है इसको कोई भी क्लियर नहीं कर पाया क्लोज बेटा टेस्ट के दौरान भी। और तभी ये बोलता है आखिर तब क्या होगा अगर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ तो। और तभी उसमें मैसेज आता है कोई भी नहीं कर पाया बेटा टेस्ट के दौरान। और तभी इसी के साथ ही मुस्कुराते हुए मैंने बोलता है ये सब करने के बाद तो मेरे जैसा ऑर्डिनरी इंसान भी एक स्पेशल बन जाएगा। चलो तो ठीक है इसे करते हैं, मैं ये कर रहा हूँ। यस पे क्लिक कर देता है इसके बाद, और फिर गेम इंस्टॉल हो रहा होता है हीरो डेस्टिनी। गेम स्टार्ट हो रहा है और हमें बताते हैं इसके बारे में। साल 294 इंपीरियल कैलेंडर के हिसाब से जो पूरा का पूरा रॉक किंगडम था वो पूरी तरीके से आग में जलने लगा, और ये सब कुछ हुआ था जयपुर यूनाइटेड किंगडम की वजह से। और ये शुरुआत करता है कियोस की एरा की। तुम पैदा हुए हो एक छोटी सी इनसिग्निफिकेंट सोल के साथ, सर्वाइव करो इस क्योटिक वर्ल्ड को और बन जाओ हीरो जो मारेगा एक रिजरेक्शन इविल गॉड को, और इसी के साथ बढ़ेगा गॉड्स के थ्रोन की तरफ। और एक बार ये सब हो जाए यहाँ पर एक विश होगी जो तुम्हें दी जाएगी। और ये सब होने के बाद इसका कैरेक्टर आ जाता है गेम के अंदर, और ये सब पढ़ने के बाद बोलता है तो इसका मतलब जो टाइटल है वो है हीरो डेस्टिनी। इसके जो ग्राफिक है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खराब है। वैसे भी ये एक ही इंसान के द्वारा डेवलप किया गया है, तो आखिर तुम्हें इससे क्या मिल सकता है। और इसके साथ एक पैनल आता है प्लीज एंटर करो अपने कैरेक्टर के नाम को। और फिर इस पैनल को देखकर बोलता है क्या नाम डालना है, ऑफ कोर्स ये वाला ठीक रहेगा। और फिर जल्दी से टाइप करता है उसके नाम को लिखने के लिए, और फिर अपना नाम लिख देता है इसमें गेम मास्टर। चलो ये हो गया। और तभी इसी के साथ मैसेज आता है गेम मास्टर तुम्हारा स्वागत है कॉन्टिनेंट ऑफ होलन में। और यहाँ ये जंगल में रिस्पॉन होता है और आसपास देखता है ओह ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल फील हो रहा है, और यहाँ तो किसी भी तरीके का ट्यूटोरियल नहीं है। वेल जबकि इसे कंट्रोल सिंपल लेंगे तो मुझे उन सब की जरूरत नहीं है। और तभी सामने से एक जन इसकी तरफ आ रहा होता है, और तभी इसके साथ मैसेज आता है विलेज चीफ पूछ रहे हैं तुम्हें तो यहाँ कहीं दिखा नहीं है बाहर के इंसान, आखिर तुम्हारा इस गाँव में क्या काम है। और फिर इसको देखकर ये बोलता है आखिर ये सब क्या है, मेरे को किसी भी तरीके का डायलॉग ऑप्शन नहीं दिया है। और तभी सिस्टम बोलता है गेम मास्टर। और फिर बोलता है रुको रुको, क्या मुझे खुद टाइपिंग करना है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्या सच में इसे ऐसे ही करना था। और फिर इसका करेक्टर बोल रहा होता है तुम्हारे पास जितना भी सोना चांदी जल्दी मुझे दे दो, नहीं तो इस गाँव में जितने भी लोग हैं मैं उन सबको मार दूंगा। और ये सब बोलने के बाद ये चुपचाप से देख रहा होता है, और ये सब बोलने की वजह से विलेज चीफ मारते हैं इसके सर पे बहुत ही डंडा खींच के आखिर तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो। और ये डंडा खाने के बाद सीधे नीचे गिरता है, और तभी मैसेज आता है तुम मार जा चुके हो, क्या तुम फिर से ट्राई करना चाहते हो। और ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है आखिर ये सब क्या है, क्या तुम सीरियस हो, क्या मैं सच में अभी एनपीसी से बात कर रहा था, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो। और फिर मैसेज देखने के बाद ये गुस्से में बोलता है डैम इट ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूंगा। और फिर से विलेज चीफ बोलते हैं तुम तो बाहर के आदमी हो, आखिर तुम्हारा इस गाँव में क्या काम है। और इस बार ये क्यूट बन के रोती हुई आंखों से उससे बोलता है मैं यहाँ पे गुम गया हूँ, मेरे पास कुछ खाने पीने को भी नहीं है, क्या तुम कुछ दया दिखाओगे मेरे ऊपर। और फिर जा रहे हो तो और इससे बोलते हैं कितना अनलकी है, आओ मेरा पीछा करो। और इसी के साथ ही आ जाता है विलेज चीफ के घर पे, ये लो इसे पी लो, इसे तुम साथ हो जाओगे। और ये लेने के बाद ये बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्दी जल्दी पी लेता है। और तभी इसी के साथ वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है। इसी
इसी के साथ सिस्टम को मैसेज आता है, तुम्हें पॉइजन दिया गया है जिसे तुम धीरे धीरे करके मारे जाओगे, तुम फिर से मारे जा चुके हो। और फिर सब देख के हैरान हो जाता है, सीरियसली मैं फिर से मर गया? तो आखिर में इस बार क्या करूं, आखिर इसके बारे में क्या कहना है। और तभी पीछे से केबल को निकाल लेता है, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे एनपीसी को, और हैकिंग करना भी बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है अब तो। और तभी वो फिर से सेम चीज कर रहा होता है और इसके बाद वो फिर से मारा जाता है। और ये सब होने के बाद गुस्से में अपना माउस फेंक के मारता टेबल पे। ये चीज तो अभी काम नहीं कर रही है, यहाँ तक कि मैंने इंटरनेट भी कट कर दिया है। जिस इंसान ने मुझे ये गेम भेजा था वो ये था डी, इसका नाम तो इसमें भी सेम ही है। क्या है नाम किसी डेवलपमेंट टीम का है क्या? और फिर वो टाइम को देखता है, हाँ ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, चलो इस सभी के लिए सेव कर लेते हैं। ऐसा सोचना कि मैं एक्चुअली में एक एनपीसी से बात कर रहा था, ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जो हीरो डेस्टिनी की दुनिया है वो सच में एग्जिस्ट करती है। और इसी के साथ अपनी चेन के सांस छोड़ता है। अब मैं देख सकता हूँ कि कोई भी इसके बेटा वर्जन को क्लियर क्यों नहीं कर पाया। जब से मुझे वो गेम मिला है उस दिन से मेरे अंदर ये डिजायर है एक स्पेशल बनने का। मैं इस गेम के अंदर इतना खो चुका हूँ जिससे मैं टाइम को भी भूल गया। और इसी के साथ सेव करता है, मैं पूरी तरीके से जुड़ चुका था इस गेम के अंदर। और इसी के साथ लोड कर देता है। और तभी ऐसे ऐसे करके 10 साल बीत जाते हैं। और इसके बाजू में से एक जन बोलता है, सीरो-सान। और हम देखते ये होती है और सामने सीरो से बोलती है, मैंने उस फाइल को रख दिया जिसकी तुमने रिक्वेस्ट करी थी। और इस सब के लिए उसको थैंक यू कर रहा होता है। और इसी के साथ शाम हो चुकी होती है और बाजू में ये सीरो से बोलती है, क्या तुमने फिनिश कर लिया? बहुत अच्छे। और फिर ये भी बोलता है, तुमने भी अच्छा काम किया सुजुहारा-सान। और फिर सबके बाद ये भी ब्लश करने लगती है और फिर इससे पूछती है, इस सब के बाद क्या तुम चलोगे मेरे साथ डिनर के लिए बाहर? और फिर देख रही होती है उसकी तरफ। और फिर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है, हाँ मुझे माफ करना लेकिन आज मुझे जल्दी घर जाना है। और फिर उसकी बात सुनने के बाद ये भी चुप हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। और ये जाते वक्त उससे बोलता है, आज का जो दिन है वो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मुझे माफ कर दो, डिनर के लिए अगले टाइम चलेंगे। और फिर भी बोलती है ठीक है। और इसी के साथ ये बोलती है, मुझे फिर से डोज कर दिया इसने। और तभी इस सब के बाद हम देखते हैं इसके अपार्टमेंट का सीन। और यहाँ पर ये फिर से तैयार हो जाता है गेम खेलने के लिए, हीरो डेस्टिनी। चलो आज के दिन में इस गेम को हरा दूंगा। और चालू कर देता है उस गेम को। और इसी के साथ उसको खेलते खेलते सुबह हो जाती है और हम देखते हैं उसने इस गेम को फिनिश कर दिया होता है। और मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन गेम मास्टर, तुम पहले एक इंसान हो जिसने ज्वाइन करा गोड्स की रैंक को, तुम रजिस्टर हो चुके हो हॉल ऑफ ऑनर में। और ये मैसेज पढ़ने के बाद ही बोलता है, मैंने कर दिया। और फिर इसके बाद थोड़ा देर तक शांत रहता है और फिर बहुत ही खुश आता है इस गेम को पूरा करने की वजह से। और खुश होते हुए बोलता है, आखिरकार मैंने इस गेम को हरा दिया। और तभी वो रुक जाता है और फिर मैंने बोलता है, 10 साल कम से कम इस गेम में मैं अपने आप को स्पेशल फील करना चाहता था, लेकिन जो मेरी लाइफ है वो अभी भी एक नॉर्मल सी लाइफ है। सच में अब तो खाली खाली फील हो रहा है। ऐसा फील हो रहा था कि मैं इस गेम के अंदर पूरी तरीके से डिफरेंट जिंदगी जी रहा हूँ। द ब्लैक प्रिंस, गेल क्रेको, कार्डियन सेसर लेब्रो और द विच जो हर सीन के पीछे थी, सेलेस्टिना यूरिन, ये हैंगे वो कैरेक्टर्स जो पूरी तरीके से भरे हुए हैं चार्म और यूनिक पर्सनैलिटी से। उन लोगों के रिएक्शन इतने रियल थे जिससे ये बताना इम्पॉसिबल था कि ये गेम के कैरेक्टर या रियल इंसान है। ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ऐसे इंसान सच में कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। क्या ऐसा सच है? अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर उसके बाद देखता सामने की तरफ, हाँ ये क्या है? और हम देखते हैं सिस्टम का मैसेज आता है, क्या तुम एक नए एडवेंचर में जाना चाहते हो? ये सिलेक्ट करने पर तुम्हें भेज दिया जाएगा कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन में। और इसी के नीचे एक वार्निंग लिखी होती है, एक बार तुमने अगर सिलेक्ट कर लिया तो तुम वहां से गेम को बिना क्लियर करे रिटर्न नहीं आ सकते, तो इसलिए संभल के चूज करना। और फिर भी रहने तो ये सब देखकर आखिर ये सब क्या है, एक हिडन क्वेस्ट और कहीं एक सीक्वल तो नहीं है? अगर मैं फिर से एक और बार एक्सपीरियंस कर पाऊं इसे थ्रिल को, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं इसको दोबारा करने के अलावा। और इसी के साथ अचानक से एक आवाज आती है और फिर मैसेज आता है, भेज रहे हैं कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन में, गेम मास्टर आपका स्वागत है माया पोसल। और तभी इसी के साथ ही अपनी आंख खोलता है, आखिर ये सब क्या है? आखिर मेरा ये सीना इतना तेज जल क्यों रहा है? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आखिर मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो अभी इस समय अपने रूम में था। और फिर उसको देखकर बोलते हैं, आखिरकार अब तुम उठ चुके हो, अगर वो टॉप टीयर पोर्शन नहीं होता तो तुम अगला दिन देख नहीं पाते। और फिर देखता अपनी आंख खोल के उसकी तरफ और वो इसका नाम लेते हैं, कैलेक्स सामा। और गाइस ये हमारा मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का, तो अब से मैं इसे एमसी बोलूंगा। और एमसी सामने उस आदमी को देखकर बोलता है, आखिर तुम कौन हो? और उसकी ऐसी बात सुनकर ये भी हैरान हो जाता है, हाँ। और फिर मैंने बोलता है, हीलर ने तो ये कहा नहीं था कि यहाँ पर एमनीजिया आने का कुछ खतरा है। और फिर एमसी ये सब देखकर मैंने बोलता है, आखिर मैं कौन हूँ और मैं हूँ कहाँ पर और आखिरी जगह कौन सी है? और सामने से वो इसको बोलते हैं, क्या तुम मुझे सच में पहचान नहीं पा रहे? मेरा नाम है रूसेल। और फिर एमसी बोलता है, क्या रूसेल? आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल साफ है कि ये जापान नहीं है और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी जापानीज नहीं है, लेकिन मैं साफ साफ समझ पा रहा हूँ उन शब्दों का मतलब जो भी इंसान कह रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आखिर जो मेरा सीना है इतना तेज दर्द के कारण जल क्यों रहा है? और सामने एमसी को ऐसा देखकर रूसेल बोलता है, माय लॉर्ड मैं आपसे इसके लिए माफी चाहता हूँ, ये पूरी मेरी गलती है, मैंने इतनी जल्दी करी आपसे ऐसा पूछने के लिए। लेकिन चिंता मत करिए, जो ये दर्द है वो साइड इफेक्ट है पोषण का, ये दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको भी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अभी के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं आपको फिर से कल सुबह देखने के लिए आऊंगा मेरे लॉर्ड, प्लीज एक्सक्यूज मी। और चले आते हैं वो गेट बंद करके। और फिर सबके बाद इसका दर्द भी थोड़ा बहुत कम होता है। और इसी के साथ एमसी थोड़ी देर का इंतजार करता है इस कैंडल के बुझने तक का और फिर अपनी आंखें खोलता है और फिर इसी के साथ चैन की सांस लेता है। चलो तो फिर, और अपने बिस्तर से उठ के जाता सामने की तरफ और शीशे में देखता अपने आप को। जैसा मैंने सोचा था, मुझे फील हो रहा था कि ये मेरी बॉडी नहीं है और वैसे आखिर
मैं हूँ कौन? मुझे साफ साफ याद है अपनी 30 साल की उम्र, लेकिन तब भी मुझे तो अपना नाम तक याद नहीं आ रहा है। आखिर मैं हूँ कौन? मेरा मतलब तुम। और इसी के साथ अचानक से इसके सामने सिस्टम विंडो आती है और इसको देखकर बोलता है स्टेटस विंडो, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होती है। प्लेयर की इन्फॉर्मेशन, नाम है केलेक्स शेकिन, उम्र 15, स्टेटस नोबल, और ये संबंधित है शेकिन विरासत के साथ। कंडीशन अभी घायल है, रिकवर हो रहा है, और वो घाव चाकू से मारा गया घाव था। कॉम्बैट पावर क्लास 1, और ये सब दिखकर वो बोलता है क्या हीरो डेस्टिनी? ये तो मैं उस गेम के अंदर आ चुका हूँ। तो उसमें जो लिखा था कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन में भेजा जाएगा, तो उसका एक्चुअली में ये मतलब था। तो इसका मतलब मुझे सच में भेज दिया गया इस गेम के अंदर। ये जो जगह है ये एक मेन स्टेज है हीरो डेस्टिनी का, ये जगह है कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन। और तभी सब क्या बोलता है नहीं नहीं शांत हो जाओ शांत हो जाओ, और तभी अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और मार देता है अपनी छाती में जहाँ पे उसको वो घाव था। और जैसे ही वो हाथ मारता है दर्द के कारण सीधा जमीन पर बैठ जाता है। ये तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, आखिर ये कैसे दर्द कर सकता है जबकि मैं अभी तक अपने सपने से उठा भी नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये सपना नहीं है, ये रियलिटी हैगी। चलो अभी के लिए जो है केलेक्स सेकिन है, इस नाम से यूज्ड टू हो जाते हैं। अब से मेरा नाम है केलेक्स सेकिन, और लगातार अपने इस नाम को बोल रहा होता है जिससे कि ये भूल ना जाए। और फिर प्लेयर की इन्फॉर्मेशन आती है और फिर देखता है उसकी तरफ स्टेटस विंडो के बारे में सोचने भर से ही ये सीधे सामने आ जाती है। तो इसका मतलब ये एक फीचर है जिसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। चलो ये तो अच्छा है। सबसे पहली चीज, मेरे को ज्यादा से ज्यादा यहाँ की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। अगर मैं इस वर्ल्ड में अपना गार्ड ऑन करूंगा तो मैं कभी भी किसी समय मर सकता हूँ। तो मैं हूँ केलेक्स शेकिन, शेकिन रियासत का। जो मेरी टेरिटरी का नाम और फैमिली का नाम है वो तो बिल्कुल सेम शेकिन है। तो इसका मतलब मैं पार्ट हूँ द ईयर्स डायरेक्ट फैमिली का। ये तो मैंने जैकपॉट हिट कर दिया है। चलो अब और क्या यहाँ पर। और तो ही बाहर से एक जन खटखटाता है और फिर आवाज उनके बोलता है हाँ आखिर ये कौन है? आखिर अब मैं क्या करूँ? और अगर मुझे कहना है तो मैं क्या कहूँ? नहीं शांत रहो शांत रहो। अगर इन्हें ये पता चल गया कि मैं दूसरा इंसान हूँ तो मेरा काम तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैं हूँ केलेक्स शेकिन, डायरेक्ट डिसेंडेंट शेकिन फैमिली का। और लगातार ऐसे बोल रहा होता है और तभी धीरे से बोलता है आखिर कौन है बाहर? और बाहर जो आई होती है वो बोलती है मेरे लोड आपके दवाई का टाइम हो चुका है। और फिर सुनने के बाद बोलता है मेड क्या? बस मुझे यहाँ पे अच्छे से एक्ट करना है। और फिर मेड से बोलता है आ जाओ अंदर। और फिर अंदर आके बोलती है एक्सक्यूज मी। और फिर देखता है उसके तरफ और फिर उसके सामने अपने घुटनों पर आती है ये लो तुम्हारी मेडिसिन। तो जबकि ये मेडिसिन गर्म है तो इसे जल्दी जल्दी पी लीजिए। और फिर उसको देखकर बोलता है तुम? और ये मेड भी कंफ्यूज हो जाती है उसकी बात सुन के। और फिर हमसे मैंने बोलता है आखिर तुम ये सब क्या सोच रहे हो? उसका नाम यहाँ पर पूछकर अगर मैं ऐसा उससे कहूंगा तो मैं तो यहाँ पे साफ साफ एडमिट कर रहा हूँ कि मैं केलेक्स नहीं हूँ। और फिर मेड बोलती है क्या कुछ हुआ है क्या? और तभी इसके ऊपर सिस्टम को मैसेज आता है और फिर ये बोलता है कुछ नहीं हुआ। और मैंने बोलता है हाँ ये सब पूछने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है। और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है और उसको देखकर बोलता है इसका नाम है लिया। और देखता है नीचे की तरफ ये मिली हुई हैगी विस्काउंट कोस्टरिंग टेरिटरी से। और फिर इसको देखकर बोलता है जो रुको ये शेकन फैमिली के साथ नहीं है बल्कि विस्काउंट कोस्टरिंग के साथ है। और यही नहीं इसके अलावा आखिर ये सब क्या है? इतने खतरनाक हाई कॉम्बैट पावर, ये तो क्लास 3 की है और ये मानव को यूज नहीं कर सकती, लेकिन इसने ट्रेनिंग करी है एक एलिट स्पेशल फोर्स के सोल्जर की तरह। ये तो बेस्ट में से बेस्ट है, लेकिन तब भी ये एक मेड है। यहाँ तक कि एक शेकन फैमिली का नोबल घायल है और एक मेड जो दूसरे हाउस होल्ड से वो आई है उसके लिए दवाई लेकर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे पीऊंगा। और फिर उसको देखकर बोलती है माय लॉर्ड लीजिए इसे पी लीजिए। और फिर एमसी उससे बोलता है बस यहाँ रख के चले जाओ, मैं बाद में पी लूंगा। और फिर उसको मुस्कुराते हुए बोलती है प्लीज अभी पी लीजिए। और फिर भी हैरान हो जाता है हाँ ये लड़की ये प्लानिंग कर रही फोर्स को यूज करके मुझे इसे पिलाने की। अगर ऐसा चलता रहा तो। और तभी इसी के साथ जल्दी से अपने सीने को पकड़ता है जिससे उसके हाथ से दवाई गिर जाती है। और फिर देखती है इसको गिरते हुए और एमसी सब देखकर मैंने बोलता है शायद इतना काफी होगा। और ये अभी भी देख रही होती है उस बाजू में दवाई को गिरते हुए। और तभी जल्दी से घूम के आती है और फिर देखता है से क्या। और हम देखते उसने फटाक से पकड़ लिया होता है और उस दवाई को नीचे गिरने नहीं दिया होता है। और इसी के साथ देख रही होती घुरते हुए एमसी को। और उस मेड को ये सब करता देखकर एमसी भी हैरान हो जाता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसी ने जो दवाई का कप गिरा दिया था ये मेड फटाक से आके उस कप को पकड़ लेती है। और फिर इसको देखकर एमसी मन में बोलता है आखिर ये सब क्या था? ये किस तरीके के रिफ्लेक्स है? ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। अगर हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने इसे जानबूझ के गिराया था। और इसी के साथ अपनी आंखें बंद करके अपनी मुंडी को साइड में कर लेता है। और फिर मेड बोलती है चलो अच्छा है जो ये दवाई है वो सेफ है। और फिर एमसी मन बोलता है जल्दी सोचो यहाँ पर क्या क्या बुरे हालात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमेशा सबसे ज्यादा बुरे हालात होते हैं वही रियलिटी बन जाते हैं। ये चीज डेफिनेटली पॉइजन है, ऐसा हो नहीं सकता कि अब मैं इसे पीऊंगा। अभी मुझे इस सिचुएशन को लेकर कुछ करना होगा। और इसी के साथ गिरने लगता है नीचे की तरफ। और तभी वो मेड जल्दी से आकर उसको पकड़ लेती है। और अचानक से ये सब होने से एमसी भी चौंक जाता है। और फिर मेड इससे बोलती है क्या तुम ठीक हो? और फिर एमसी भी करता है और फिर मैंने बोलता है क्या मैं मैनेज कर पाया सब कवर करने में कि मैंने वो कब जानबूझ के नहीं गिराया था। और वैसे यहाँ पर ये इतनी जल्दी आ गई, हाँ अभी ये मेरा चांस है। और फिर देखते सामने की तरफ स्टेटस विंडो में आखिर कोस्टलिन हाउस होल्ड किस तरीके की जगह है जहाँ से लाइला आई है। और गाइस लाइला इस मेड का नाम है। मैं बेटा हूँ काउंट्स की पहली पत्नी का जो अभी इस दुनिया से जा चुकी है। और मेरे जो आधे भाई बहन है वो उनकी सेकंड वाइफ के हैं, मेरे से 1 साल बड़ी 16 साल की। और उनका पहला नाम है कोस्टलिन। तो इसका मतलब जो लाइला मेड है इसको यहाँ मेरे पास भेजा गया है मेरी स्टेप मदर के द्वारा, एक ट्रेंड असेसिन। और अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो जो उनका बेटा
बेटा है वो आ जाएगा काउंट्स की गद्दी पर। ये तो कितना ज्यादा मनोरंजक है कि अब ये सब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जैसा मैंने सोचा था हीरो डेस्टिनी से। ये गेम तो सच में बहुत ज्यादा टफ है। और तभी एमसी लाइला से बोलता है अब सब कुछ ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे आखिर जो मेरे स्टेप मदर है वो कैसी है? और फिर भी हिरानी आती उसकी मुझसे सुन के और फिर उसको जवाब देती है वो बहुत ज्यादा दुखी हुई जब उन्हें पता चला कि तुमने अपने आप को मारने की कोशिश करी। और उन्होंने मुझे ये कहा है कि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अब से वो आगे ऐसा कुछ भी ना करे। और फिर एमसी मैंने बोलता उसकी बात सुनने के बाद तो इसका मतलब इस बॉडी का जो पहले का ओनर था उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी। हाँ, अगर देखे मेरे सीने में दर्द और स्टेटस स्क्रीन को तो उसने जरूर अपने आप को चाकू से मारने की कोशिश करी है। और फिर एमसी से बोलता है हाँ मैं समझ गया, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन्हें चिंता में नहीं डालूंगा। और फिर ये बोलती है मुझे भरोसा है। ये सब सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी और उन्हें कम से कम थोड़ी बहुत शांति मिलेगी। और फिर एमसी बोलता हाँ ठीक है चलो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और तभी एमसी की तरफ अपनी लाल आंखों से देखकर उसको बोलती है मुझे माफ करना लेकिन आपने अभी तक अपनी दवाई नहीं पी है। और फिर बिरहान आता है उसको इसे देखकर क्या जो रुको, क्या यहाँ से जब तक नहीं जाएगी जब तक मैं उसको पी नहीं लेता? ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे मुंह पे मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पे एक असिस्टेंट से डील कर रहा हूँ। भले मैं अंदर से 30 साल का तंदुरुस्त इंसान हूँ लेकिन जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। क्या मुझे चिल्लाना चाहिए? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे चिल्लाता हूँ तो ये जल्दी से आके अपने डिगर से मुझे काट के रख देगी, तब तो मैं एक ही बार में मारा जाऊंगा। क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है बिना इसके पीने के? जो रुको, आखिर ये पॉइजन का क्यों यूज कर रही है? ये तो मुझे यहाँ पे आराम से मार के भाग सकती है। हाँ मैं देख सकता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, ये ट्राई कर रही है कि किसी की भी अटेंशन इसकी तरफ ना आए। अगर ऐसी बात है तो इस पॉइजन का यूज करने का मतलब ये है कि ये लोग दिखाना चाहते हैं कि मैंने अपने आप को खुद मारा है। मुझे पता है इस पॉइजन के बारे में। ये पॉइजन का नाम है स्लो क्रीपिंग डेथ। और तभी ये मेड बोलती है अगर इसको पीना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो क्या मैं इसके लिए आपकी मदद कर सकती हूँ? और फ्रेम से मैंने बोलता है इस हीरो डेस्टिनी गेम को खेलकर मेरे को एक चीज समझ में आ गई है, अगर यहाँ पे एक सच है तो वो ये है हमेशा एक्सपेक्ट करो सबसे ज्यादा बुरी सिचुएशन को और वो सिचुएशन जल्दी रियलिटी बन जाएगी। अगर तुम्हें सर्वाइव करना है इसमें तो तुम्हें डाउट करना होगा हर चीज पर और तैयार रहना होगा उस चीज के लिए। अगर मैं इसको मना करूंगा तो ये फोर्स का यूज करके मुझे पिलाई देगी। क्या तो थ्रिलिंग है ये चीज जो ये गेम है हीरो डेस्टिनी। सच में ये गेम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता किसी भी चीज में। और फिर ट्रे को आगे करके बोलती है माय लॉर्ड। और तभी एमसी जल्दी से उठा के पी लेता है और फिर देखती है उसको पीते हुए और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है द स्लो क्रीपिंग डेथ पॉइजन। उसने अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया है। और फिर एमसी मैंने बोलता है जैसा सोचा था, अब मुझे ये सोचना होगा कि मुझे इससे कैसे बचना है। ढूंढो जल्दी कुछ ना कुछ, किसी भी इंसान या तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जल्दी। और तभी उसको रूसेल की याद आती है। उसने बताया होता है बिना टॉप टियर के पोषण के तुम कल सुबह का सूरज नहीं देख पाते, मेरा नाम है रूसेल। और तभी एमसी ये सब सोचने के बाद सामने मेट से बोलता है लाला जल्दी बाहर जाओ और रूसेल को बुला के लेके आओ। और फिर लाला बोलती है आखिर क्यों? और फिर एमसी लाला से बोलता है क्यों, क्या मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत है तुम्हारे सामने? और फिर चुक जाती है और बोलती है मैं माफी चाहती हूँ सबके लिए। और फिर एमसी उसे चिल्ला के बोलता है अगर तुम समझ ही गई हो तो जल्दी जाओ बाहर और जल्दी जाके बुला के लेके आओ। और फिर सबके बाद एमसी मैंने बोलता है एक टॉप टियर के पोषण को रूसेल ने मेरे ऊपर यूज करा था और वो आइटम बहुत ज्यादा वैल्यूबल आइटम है। अगर वो इस तरीके का इंसान है कि वो उस आइटम को बिना किसी हेजिटेशन के मेरे ऊपर यूज कर सकता है, चलो कम से कम वो कोई ऐसा इंसान तो नहीं लगता जो मुझे चोट पहुंचाना चाहता हो। क्या वो जा चुकी है? और इसी के साथ जल्दी से अपने मुंह के अंदर उंगली डालता है और उल्टी कर देता है उस जगह पर। नहीं, ये काम नहीं करेगा। मुझे ढूंढना होगा कुछ ना कुछ जो हीरो डेस्टिनी है। भले ये बहुत ज्यादा टफ गेम है लेकिन यहाँ पर हमेशा हर चीज के आंसर होते हैं और उसको यहीं कहीं होना चाहिए। और तभी आसपास ढूंढने लगता है, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। और इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है तुम्हारी जो पलकें हैं वो धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं। और फिर बोलता है डेमिट, आखिर कहाँ पर है, किस जगह पर, डेमिट। और फिर से मैसेज आता है तुम्हारी आंखें धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं। और इतना सब ढूंढने के बाद यहाँ जमीन पे आके गिर जाता है। और फिर मैंने बोलता है क्या सच में मरना इतना ज्यादा आसान है? अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो क्या ये सब कुछ फिर से शुरुआत से स्टार्ट होगा क्या? और या तो मैं सच में मारा जाऊंगा। और तभी देखता सामने की तरफ और तभी उसकी नजर पड़ती किसी चीज पर। आखिर ये चीज क्या है? और हम देखते सामने एक जार रखा हुआ होता है और उसके बाद हम देखते हैं एमसी अपनी लंबी लंबी सांस लेकर उस जार की तरफ देख रहा होता है। और जैसे ये जार एमसी को दिखता है जल्दी से उसकी तरफ जाता रेंग रेंग के आखिर ये चीज क्या है। और खोल को देखता उसको और उसके अंदर से अचानक से एक बदबू से आती है और उसको सूंघने का एमसी खांसने लगता है। आखिर ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सड़ा हुआ दूध हो। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है ये हैगा बकरी का खराब दूध। और फिर हमसे बोलता है क्या बकरी का दूध है? मुझे ये पता है इस गेम को खेलने की वजह से ये जो है बकरी के दूध से बना हुआ दही है, ये एंटीडोट हैगा स्लो क्रीपिंग डेड पॉइजन का। लेकिन क्या जो है सड़ा हुआ बकरी का दूध है इसे क्या दही कहा जा सकता है? और तभी मैसेज आता है तुम्हारी पलकें धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं। और फिर हमसे बोलता है ये तो बुरा हुआ, ये मैसेज ऑलरेडी 3 बार आ चुका है, अब मैं यहाँ पे एक भी मिनट बर्बाद नहीं कर सकता। डैम इट, बस तुम देखो लाइला, मैं जरूर तुमसे बदला लूंगा इस सब के लिए। और पी लेता है इसके बाद बकरी से बने हुए सड़े से दूध के दही को। और इसके बाद बस आवाज ही आवाज आती है। और इस सब के बाद हम देखते हैं ये अपनी आंखें खोलता है और हम देखते हैं यहाँ पे रूसेल आ चुके होते हैं और एमसी से बोलते हैं क्या तुम अब उठ चुके हो? और फिर एमसी भी कंफ्यूज लग रहा होता है आखिर ये सब क्या है, क्या है डेजा वू है, मैं वापस रीसेट हो गया? और एमसी की बात सुन के रूसेल बोलते हैं आखिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो? और ये सब छोड़ो,
इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। आखिर इस रूम में ये सब क्या हो रखा है? प्लीज माय लॉर्ड, कम से कम थोड़ी सी डिसेंसी तो रखिए। और फिर एमसी बोलता है मैं बच गया। और फिर वहाँ पर रूसेल बोल रहा होता है और आखिर तुम ऐसे जमीन पे क्यों लेटे हुए थे? और तुम्हें मैंने बहुत बार उठाने की कोशिश करी लेकिन तुम उठ ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत बार ट्राई करा और इसीलिए मैं ऑलमोस्ट हीलर को बुलाने वाला था। और फिर एमसी बोलता है मैं फिर से वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, वो इतनी ज्यादा डरावनी मरने की फीलिंग को। चाहे कुछ भी हो मैं डेफिनेटली सर्वाइव करूंगा। चलो जबकि ये डिसाइड हो चुका है, मुझे सबसे पहले चेक करनी है इस आदमी के स्टेटस। और ये लगातार बोल रहे होते हैं माय लॉर्ड क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? और फिर एमसी बोलता है उनके स्टेटस देखकर एक्टिंग काउंट्स। हाँ जो पहले के काउंट्स थे वो मारे गए थे बिना अपने हायर को चूज करे, तो ये कुछ समय के लिए काउंट्स की पोजीशन पर है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिक्ट मिलिट्री मैन है, तो क्या मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? और वैसे भी यही है जिसने मेरे को बचाया है टॉप ग्रेड के पोर्शन को देकर। और फिर सामने रूसेल से बोलता है रूसेल नहीं मेरा मतलब एक्टिंग काउंट। और फिर बोलते हैं हाँ मेरे लॉर्ड। और फिर एमसी उनसे बोलता है एक्चुअली, और एमसी वो सब कुछ इनको बता रहा होता है जो कुछ भी अभी हुआ है कि उसको किसने दिया है पॉइजन और उस सब के बाद क्या क्या हुआ। और फिर सब सुनने के बाद ये बोलते हैं मैं इसके लिए बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ लेकिन इस सब को लेकर कोई भी सबूत नहीं है। और फिर एमसी सुनने के बाद मैंने बोलता है डैम इट, इसने भले मेरे को बचाने के लिए टॉप ग्रेड का पोशन यूज करा है लेकिन ये मुझे ट्रीट नहीं करता स्पेशल तरीके से, इसने बस रूल को फॉलो करते हुए मुझे बचाया। और फिर ये बोलते हैं मेरे लिए आप मेरे लॉर्ड हो और जितने भी बाकी लॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे मेरे लिए बराबर हैं और मुझे आप सबको बराबर तरीके से सर्व करना है बिना किसी विटनेस और प्रूफ के। और तभी एमसी बोलता है तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं लगातार उस दवाई को पीते रहूं जिसको भेजा जा रहा है मेरे राइवल की तरफ से? और फिर रूसेल बोलते हैं कि आप सच में खो चुके अपनी थोड़ी सी मेमोरी को। अभी इस समय की जो सेकंड फैमिली है वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, यहाँ भी बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है और जो हमारा बजट है वो बहुत ज्यादा टाइट है। ये एक्चुअली में हमारे लिए कृपा है कि जो लाइजा है वो यहाँ पे फैमिली के बिजनेस में मदद कर रही है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है? और या तो आप ये सब याद न करने का नाटक कर रहे हैं। और फिर एमसी उन्हें बोलता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे इनको प्रूफ दिखाना ही होगा कि वो लड़की है जिसने मुझे पॉइजन दिया था वो ऑलरेडी ये सोच रही होगी कि अभी तक मैं मर चुका हूँगा। और तभी एमसी इनसे बोलता है ठीक है ये सब कुछ यहीं पे छोड़ देते हैं। और फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और एमसी की बात सुनने के बाद रूसेल मने बोलते हैं जैसा सोचा था ये तो पहले से बहुत ज्यादा अलग सा बिहेव कर रहे हैं। और हम देखते 4 घंटे बाद सेकंड के सेल के अंदर और यहाँ पर एक दिन कूद कूद के आता है और इस जगह पर आकर रुकता है और हम देखते हैं इसने अपने को ढका हुआ होता है और आसपास देखती है और यहाँ पे गार्ड लोग पहरा दे रहे होते हैं। और ये सब देखकर मैंने बोलती है जैसा सोचा था जो सिक्योरिटी वो टाइट हो चुकी है। और तभी देखती सामने की तरफ अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढते हुए और आ जाती केसल के अंदर और आसपास देखती है यहाँ तो कोई भी गार्ड नहीं है आसपास। और गेट खोल के अंदर को झांकती है और देखती है कि सामने बेड की तरफ और इसके तरफ देखकर बोलती है जबकि एक स्पेशल पॉइजन है ये जरूर मारे गए होंगे बिना तड़पे। और इसी के साथ निकालती है कागज को और टेबल पर रख देती है और नीचे से कबर्ड को खोलती है और उसमें से निकालती है एक सील को और लगा देती है सील को इस कागज पर। और फिर मैंने बोलती है बस अब ये सब हो चुका है, अब मुझे यहाँ से बस सेफ तरीके से वापस जाना है। और तभी अचानक से पीछे से एक जन आता है और रख देता अपनी तलवार को उसकी गर्दन पे और ये भी हैरान हो जाती है और पीछे से वो बोलता है बिल्कुल मत हिलना। और फिर आवाज सुनने के बाद बोलती है ये आवाज। और हम देखते उसके बाद और तभी पीछे उससे बोलती है नहीं अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, जो लॉर्ड के लेक्स हैं वो ऑलरेडी मर चुके हैं, अब बस सेकंड फैमिली के पास एक ही चीज करने को बची है, इसके लिए गड्ढा खोदना लॉर्ड रूसेल। और फिर देखती उसकी तरफ क्या तुम्हें एक मामूली से नोबल होकर इस सब के लिए सर्व नहीं करना चाहिए सेकंड फैमिली को? और तभी एमसी आता पीछे से और बोलता है जैसा सोचा था ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा मैंने प्रेडिक्ट करा था। और फिर देखती उसकी तरफ और ये भी हैरान हो जाती है एमसी को ऐसा देखकर क्या। और इसी के साथ एमसी उस नोट को पढ़ रहा होता है जो उसने वो टेबल पे रखा था और उसको पढ़ने के बाद बोलता है स्लोली क्रीपिंग डेथ। हाँ ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइजन है, नोबल फैमिली के झगड़े में पॉइजन को देना कोई असाधारण बात नहीं है, मुझे इतना पता है, लेकिन अगर इसके बारे में पता चल गया कि किसी ने पॉइजन दिया है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। और तभी इसी के साथ लाइला अपने डिगर पे हाथ रखती है और नीचे की तरफ जाती है और नीचे की तरफ जाकर अपने दोनों डिगरों से रूसेल के हाथ पर हमला करती है और फिर से उसकी तरफ मुड़ के हमला कर रही होती है। और तभी जल्दी से रूसेल उसका हाथ पकड़ लेता है और ये इतना टाइट हाथ पकड़ता है जिससे लाइला को बहुत दर्द हो रहा होता है। और इसी के साथ रूसेल अपना मुक्का बना के लाता है स्पीड में और मार देता है उसके गट्स पे बहुत तेज। और तभी एमसी सब देखकर मैंने बोलता है मुझे लगा कि मुझे पता है लेकिन जो डिफरेंस है क्लास 3 स्टेज का ये तो सच में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। और फिर इसी के साथ एमसी बता रहा होता है अगर भले पॉइजन देना इतना ज्यादा कॉमन हो लेकिन कोई भी किसी तरीके के एविडेंस को नहीं छोड़ता इस सब के बाद। अगर कोई भी नोबल को असेसिन करने का ट्राई करता है तो इसकी वजह से उन लोगों को एक्सिक्यूट कर दिया जाता है और ये चीज सब लोगों पे अप्लाई होती है भले वो नोबल हो या कोई और तभी सामने की तरफ आ रहा होता है जो एविडेंस है वो यहाँ पर है। और अगर विटनेस की बात करें तो वो ये रहा इस जगह पर ठीक मेरे सामने। और फिर देखती गुस्से में उसकी तरफ और तभी इसके साथ नीचे गिरने लगती है और एमसी भी हैरान हो जाता है हाँ। और फिर उसे से पूछता है आखिर अचानक से ये सब क्या हो गया? और फिर वो चेक कर रहा होता है, देखकर ऐसा लगता है कि बेहोश हो गई है और फिर अपना हाथ रखता है उसके ऊपर। और तभी हम देखते चेक करने के बाद उस जगह से एनर्जी निकल रही होती है और ये सब देखकर एमसी बोलता है ये तो माना होल है। हाँ अब हम लोग समझ सकते हैं रूसेल और लाइला की क्लासेस। और फिर रूसेल बोलता है ऐसा लगता है ये लोग यूज नहीं कर सकते माना ब्रीदिंग टेक्निक को,
ये शायद एक एलीट सोल्जर के लेवल पर है अच्छे ट्रेनिंग की वजह से। तो ऐसा लगता है जो हाई स्पीड की माना रोकने वाली टेक्निक है उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। और तभी ये देखता है सामने की तरफ और फिर एमसी की तरफ देखकर मैंने बोलता है ऐसा एक्सप्रेशन, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं इनको पहले से ही पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग है इनके बारे में। जब मैंने इनसे कहा था लो रहने के लिए, आखिर इन्हें और कितनी ज्यादा चीजें पता है। और फिर एमसी रूसेल से बोलता है चलो अभी के लिए इसे यहाँ पे बांध देते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे इससे पूछनी है। और हम देखते हैं इसको यहाँ चेयर पे बांध दिया होता है और जहाँ पर रूसेल ने इसका हाथ पकड़ा था उस जगह पर लैला का हाथ सूजा हुआ होता है। और एमसी उसको ठीक करने के लिए उधर पे पोषण डाल देता है और साफ करता है उसके माथे को अपने रुमाल से। और तभी इसी के साथ उसकी आंखें खुलती है और देखती है सामने की तरफ। और तभी यहाँ पर ये अपने आप को बंधा हुआ पाती है और एमसी इससे बोलता है पिलाना स्लोली कीपिंग डेथ पॉइजन को, जिससे 3 से 6 घंटे बाद धीरे धीरे मारे जाते हैं। ये एक आइडियल पॉइजन है मरने के लिए क्योंकि इससे बिना किसी दर्द को महसूस करे मारे जाते हैं। और जबकि मैंने एक बार अपने आप को मारने की कोशिश करी पहले, और अगर मैं मारा जाता इस पॉइजन की वजह से तो सबको ये लगता कि मैंने अपने आप को मारा है। लायला अगर तुम यूज करती किसी फास्ट पॉइजन को और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत होती मेरे साथ मरने की तो तुम कभी भी फेल नहीं होती। और तभी इसका मुंह पकड़ के बोलता है आखिर क्यों। और फिर बोलती है क्या आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। और फिर एमसी लाला से बोलता है तुम मरना नहीं चाहती हो ना, क्यों। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तुम्हारी कोई लॉयल्टी नहीं है जिससे कि तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो मेरी स्टेप मदर के लिए, क्यों है ना। रूसेल इसको बात करने पर मजबूर करो। और फिर वो बोलती है जरा रुको ये सब कुछ बकवास है। और फिर रूसेल बोलता है ठीक है। और तभी इसके साथ वो उसका मुंह खोलता है और फिर देखती है एमसी को अपनी तरफ आते हुए। और हम देखते हैं उसके पास रुमाल में एक गोली होती है और उसको देखकर ये बोलती है आखिरी क्या है। और तभी एमसी उसको खिला देता है और फिर बोलती है ये स्मेल। और तभी हम देखते हैं जो एमसी ने पिया था बकरी के सड़े हुए दूध से बने हुए दही को, जो साथ में एंटीडोट भी है पॉइजन का, और वो इसे पिला देता है। और तभी रूसेल से बोलता है रूसेल जल्दी से इसे ये कैसे भी करके पिलवाओ। और फिर बोलता है ठीक है। और तभी वो उसको निकलवा रहा होता है और उसका जो स्वाद था उसकी वजह से इसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और यहाँ से निकलने के लिए अपने हाथ पैरों को हिला रही होती है। और फिर हम देखते हैं उसने पी लिया होता है। और तभी उसको पीने के बाद ये बहुत चिल्लाती है और फिर उससे बोलती है आखिर किस तरीके की चीज तुमने मेरे को पिलाई है। और फिर एमसी बोलता है मैंने बस तुम्हें कुछ पॉइजन को पिलाया है। और फिर बोलती है पॉइजन। और एमसी बता रहा होता है उसके बारे में, तुम जानती हो उस पॉइजन साइड पपेट के बारे में, क्यों। और फिर हैरान होकर बोलती है इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता है तो झूठे। आखिर कैसे काउंट फैमिली के तुम्हारे जैसे एक यंग लॉर्ड के पास ऐसी चीज आ सकती है। और फिर एमसी उसे बोलता है जब तक तुम्हारे पास गोल्ड कॉइन है तुम्हारे पास तब तक कुछ भी आ सकता है। अगर मैं बताऊं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, यहाँ पर एक चीज है जिसे कहते हैं व्हाइट रेडिस। और रूसेल भी हैरान हो जाते हैं सुन के। और लाइला एमसी की तरफ देखकर बोलती है मुझे विश्वास नहीं इस सब के ऊपर। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए मैंने बोलता है इस वर्ल्ड के अंदर जब तक तुम्हें पता है प्रोफेशनल जेरगोन के बारे में तो इस सब के बाद कोई भी तुम्हारे पास शक नहीं करेगा कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो। और फिर एमसी लाइला से बोलता है मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा और इस सब के बाद जाना तुम्हारे मास्टर के पास और उन्हें रिपोर्ट करना जो असेसन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और लाइला बोलती है एमसी से क्या तुम्हें ये सच में लगता है मैं तुम्हारा ये ऑर्डर फॉलो करूंगी। और फिर एमसी से बोलता है तुम्हें मरना नहीं है ना, क्यों। और इस सब के आगे कुछ बोल नहीं पाती। और फिर एमसी से बोलता है जो पॉइजन साइड पपेट है उसके कम से कम 3000 एंटीडोट है और ये सब कुछ इस पे डिपेंड है कि उसे किस फॉर्मूले से बनाया गया है। तुम्हारे लिए जो परफेक्ट एंटीडोट है वो यहाँ है मेरे दिमाग के अंदर। अगर तुम्हें ऐसी बेफालतू में मरना नहीं है तो ऐसे जिद्दी होना बंद करो और उस बात को सुनो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो बताओ क्या है तुम्हारा आंसर, तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं। और तभी अचानक से इसको कुछ होता है और फिर रूसेल देखते उसकी तरफ और तभी जल्दी से बोलती है ठीक है मैं ये करने को तैयार हूँ, बस जल्दी से मेरी रस्सी खोलो। और फिर एमसी बोलता है उसको देखकर हाँ आखिर तुम ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो, मैं भी तुम्हारी जिंदगी बचाने वाला था। और हम देखते हैं उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और बोलती है प्लीज जल्दी से रस्सी खोलो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और तभी रूसेल उसको देखकर मैंने बोलते हैं आखिर ये सब क्या है, ये तो वैसे कंप्लेंट करती रहती है, आखिर इसके साथ ये सब क्या हुआ, क्या है कुछ करने का सोच रही है। और तभी इसी के साथ इसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है प्लीज मुझ पर दया दिखाओ। और फिर एमसी भी शर्मा जाता है देख के और फिर उन्हें बोलता है ऐसा लगता है वो जो खराब दूध था बकरी का उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। और फिर एमसी रूसेल से बोलता है रूसेल खोल दो इसकी रस्सियों को। और फिर रूसेल बोलता है कि आप श्योर हो इसको लेकर, ये ट्राई कर रही थी आपको मारने का। और फिर एमसी उससे बोलता है यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटनेस है तो कम से कम उसे ट्रीट करो एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के साथ। और फिर एमसी की बात सुन के ये भी कंफ्यूज जाते हैं डिग्निटी। और तभी चिल्ला के बोलती है तुम बास्टर्ड जल्दी आओ मुझे खोलो। और फिर रूसेल बोलता है ठीक है और इसी के साथ अपने आप को संभाल रही होती पूरी कोशिश करके प्लीज। और इसी के साथ मौसम खुला खुला हो जाता है और हम देखते हैं अपना काम खत्म करने के बाद ये आती है और एमसी के सामने झुके बोलती है तो मुझे जाकर ये रिपोर्ट करना है जो वो असैसिनेशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है। और फिर एमसी बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही, अब तुम समझ गई हो। और इसी के साथ वो चले जाती है। अगर मैं परफेक्ट तरीके से पता लगाना उस इंसान का जिसने लायला को भेजा था उसके लिए हम लोगों को किसी ऐसी की जरूरत है जो मैनिपुलेट कर सके नाइट ऑर्डर को और ऐसा इंसान। और तभी बाजू में से रूसेल बोलता है माय लॉर्ड। और एमसी देखता है उसकी तरफ और उसकी तरफ देखकर मैंने बोलता है तुम्हारे पास जरूर बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम्हें मुझसे पूछनी है, क्यों है ना। और फिर रूसेल बोलता है एमसी से आखिर तुम्हें इतनी सारी नॉलेज मिली कहाँ से। और एमसी बताता है उन्हें अगर मैं तुम्हें ये कहूंगा कि मुझे ये सारी नॉलेज किताब पढ़ के मिली है क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे। और तभी एमसी की बात सुने के बाद रूसेल बोलता है ऐसी बुक को पब्लिश करना इसके लिए तो मौत की सजा मिलनी चाहिए और यहाँ तक कि इसे बहुत ज्यादा कम चांस
से ऐसी बैन करी हुई किताब यहाँ कैसल में आसपास पड़ी हुई मिलेगी। और फिर उसकी बात सुन के एमसी भी हैरान हो जाता है और मैंने बोलता है अगर मैंने ये कहूंगा कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ तब भी ये लोग मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे अगर ऐसी बात है। और एमसी फिर उनसे बोलता है क्या तुम्हें याद है वो डेगर जिसको मैंने अपनी छाती में मारा था। और फिर रुसेल बोलते हैं हाँ, लेकिन आखिर तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो। और फिर एमसी बता रहा होता है ये डेगर मेरी फैमिली की विरासत है जो मेरी मदर की तरफ से मुझे दिया गया था और ऐसा कहते हैं उसके अंदर एक मिस्टीरियस पावर है और वो पावर तुम्हें तभी मिल सकती है। और फिर रुसेल बोलते हैं अच्छा तो ऐसा है। और फिर एमसी उसको देखकर मैंने बोलता है इसे मुझ पर भरोसा नहीं है। और फिर उसे बता रहा होता है आखिर किसको पता था कि उस डेगर को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर एक सीक्रेट तरीका है और उस डेगर के सीक्रेट को अनलॉक करने का तरीका ये था कि तुम्हें उस डेगर को खुद अपने हाथों से अपने दिल पर मानना है। और फिर ये बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन अगर ये डेगर एक रेयर आइटम था तो इसके बारे में तो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए था। और तभी एमसी अपनी आंखें बंद करके सोच रहा होता है और उनसे बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं, क्या तुम पहचानते हो क्लियर डेगर को। और ये सुन के रेसल भी चौंक जाता है ये तो बहुत ज्यादा पुराना डेगर है जो मुझे ग्रेट लेडी के द्वारा दिया गया था जिसे क्लियर डेगर कहते हैं। और फिर एमसी उन्हें बोलता है सुन के चलो ये काम तो हो गया। और इसी के साथ रुसेल बोलता है अगर ये सच में क्लियर डेगर है तो ये तो जरूर ट्रेजरों के बीच में भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल ट्रेजर है। हाँ मैं समझ गया हूँ जो लॉर्ड की इतनी सारी नॉलेज है वो कहाँ से आई है। और फिर एमसी उन्हें बोलता है एक्चुअली वैसे मैंने उसे कभी देखा नहीं है। और फिर रुसेल बोलता है लेकिन। और फिर एमसी भी सीधा खड़ा हो जाता है और एमसी के ठीक पास आके बोलता है यहाँ पे किसी और को पता है इसके बारे में। और फिर एमसी बोलता है नहीं सिर्फ तुम हो जिसको पता है ये। और फिर ये बोलते हैं चलो तो फिर ठीक है। और फिर एमसी बोलता है इनसे वैसे आखिर तुम्हें क्या लगता है लैला की स्टोरी के बारे में। और फिर रुसेल बोलता है आखिर आपका इससे क्या मतलब है। और फिर एमसी ने बताता है ये फैक्ट है कि जो मेरे फादर हैं काउंट कोरिन जिस जगह के लिए वो जा रहे थे वो कहीं ना कहीं से लीक हो गई थी। एक ऐसा आदमी जो ऑलमोस्ट क्लास एडवांसमेंट में था वो मारा गया एक छोटे मोटे मोस्टर अटैक से और जितने भी नाइट थे उनको गाइड करने वाले वो सारे के सारे एक साथ मारे गए वहीं पे। क्या तुम सच में भरोसा करते हो इस बकवासी स्टोरी पर। रुसेल ये सब सुनने के बाद मैंने बोलता है जो मेरे लोड हैं वो जरूर चाहते हैं पावर। ऐसे टाइटल लेने के बीच के स्ट्रगल में मैं सिंपली ऐसे एक साइड नहीं ले सकता, लेकिन जब बात आती है काउंट कोरिन की डेथ के बारे में यहाँ पे जरूर बहुत सारी चीजें अजीब है और उनके साथ क्या हुआ है इसको लेकर कोई भी खास एविडेंस नहीं है। नहीं, एक सोल्जर होकर मैं मना करता हूँ अपने आप को ऐसे पॉलिटिकल चीजों में शामिल करने से। और इसी के साथ ये बोल रहे होते हैं माय लॉर्ड। और तभी एमसी चिल्ला के बोलता है जो मेरे फादर है वो मारे जा चुके हैं, अगर ये एक असैसिन हुआ तो आखिर कौन है इस सब के पीछे। एक बार अगर मुझे पता चल गया कि कौन है इस सब के पीछे तो क्या कहना है, कैसे लें उससे हम लोग रिवेंज। और जैसे ही एमसी रिवेंज की बात करता है रसल एमसी के मुंह से सुन के हैरान हो जाता है। और फिर एमसी बोलता है मार दिया गया है मेरे फादर और आपकी लॉर्ड को और जो मास्टर माइंड है इस असैसिनेशन के पीछे वो है कोशरिन और गुरुनबिन फैमिली में से। और इस फैमिली में से कोई भी काउंट बन गया तो जितने भी रिवेंज की होप है सारी की सारी धरे रह जाएंगी। लेकिन हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते भले ये हालत इतना ज्यादा मुश्किल की ना हो। और देखता है घूरते हुए रसल की तरफ और उससे पूछता है क्या ऐसा है जो चिविलरी है जो लोग फैमिली को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने ये सब असैसिनेशन की प्लॉटिंग करी है। और एमसी की बात सुन के कुछ नहीं बोलते और फिर जल्दी से एमसी के सामने झुकते मैं अपनी लॉयल्टी आपको देता हूँ मेरी लॉर्ड। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है कमांडर रसल। और फिर रसल बोलते हैं लेकिन प्लीज इसके बारे में मत भूलना जिस चीज को अभी मैंने छोड़ा है उसके ऊपर मेरा भरोसा 50 साल से था। और फिर एमसी मैंने बोलता है रसल एक रैंक 6 का वॉरियर है और सबसे ज्यादा पावरफुल फिगर इस काउंट टेरिटरी में और वो मेरा अभी भी अलाय बन चुका है। एक ऐसा टाइगर जो शांत होकर चल रहा था अपने रास्ते पर लेकिन अब वो बन चुका है रिवेंज की रस्सियों से। और फिर एमसी इनसे बोलता है अपने सर को ऊपर करिए, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं किसी ऐसे को लॉयल्टी देने की जिसके पास कोई प्रॉपर तरीके से नाइट का टाइटल भी नहीं है। और फिर रसल बोलता है बिल्कुल चिंता मत करिए मैं पूरी तरीके से मेक श्योर करूंगा आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। और फिर एमसी हैरान हो जाता है उनकी बातें सुन के और रस्ते में बोलता है हाँ ठीक है। और फिर मैंने बोलता है उधर जाने से पहले चलो चेंज करते सब्जेक्ट को और नहीं तो जो स्पेशल ट्रेनिंग है वो भी कभी भी किसी मोमेंट पे शुरू हो सकती है। और फिर एमसी रसल से बोलता है जो काउंटेस है उनने इतने घटिया तरीके का यूज करा ये पॉइजन का लेकिन तब भी उन्हें छोड़ दिया एविडेंस और विटनेस को, ये सब इतना काफी है जितने भी उनके ग्रुप है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये शुरुआत है मेरे रिवेंज की। और फिर रसल बोलता है तो फिर ओल्ड मैन को क्या करना है इस सब के लिए। और फिर एमसी हंसते हुए बोलता है तुम्हें अब से। और इसी के बाद हमारा सीन इसी के ऊपर शिफ्ट होता है, यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं आमने सामने। और फिर ये बोलती है ऐसा लगता है सबके सब यहाँ पर आ चुके हैं और आसपास में जितने भी लोग होते हैं सब बात कर रहे होते हैं आखिर काउंटेस थ्रोन पे क्यों बैठी हुई है और किसी रीजन के कारण जितना भी पूरा नाइट उड़ रहा था वो सबके सब रात भर पूरे हाई अलर्ट पे थे। और फिर काउंटेस बोलती है आप में से बहुत से लोगों को पहले से पता होगा प्रिंस केलिस को लेकर वो कल की बात उसने कल मरने की कोशिश करी स्लो क्रीपिंग डेथ पॉइजन को पीकर। और ये बात सुनने के बाद ये बोलते हैं ये तो एक फेमस पॉइजन है जो ज्यादातर वो लोग यूज करते हैं जो मरना चाहते हैं क्यों है ना, ऐसा लगता है उसका मरना तय है। और यहाँ दूसरी तरफ से कुछ लोग बोल रहे होते हैं पहले प्रिंस के मरने से तो अब तो इस ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर दूसरा बोलता है अब हमें अपने कनेक्शन और अच्छे से बनाने होंगे। और फिर काउंटेस मरने बोलती है तो चलो वो दिक्कत खड़ी करने वाला केलिक्स जा चुका है अब तो ये पक्का जो ग्रनबी ने वो लेगा सीट को। और इसी के साथ एक जन पूछता है तो फिर कौन बनेगा अगला काउंट। और फिर इनमें से दूसरा बोलता है ये पहले से डिसाइड हो चुका है क्या जो काउंटेस है वो बनेगी प्रतिनिधि सबकी। और यहाँ हम देखते हैं एमसी को और यहाँ एमसी कुर्सी में बैठ के सब सुन रहा होता है और बोलता है ये तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है क्या तुम रेडी हो गए रसल। और रसल बोलता है ऑफ कोर्स
फोर्स, मैं आपको अंत तक फॉलो करूंगा मेरे लॉर्ड। और हम देखते हैं इस जगह का सीन। यहाँ पर अकाउंट मुस्कुरा रही होती है और इसी के साथ बहुत तेज गेट खुलता है इस जगह का और यहाँ इस कमरे में बढ़ता हुआ आ रहा होता है और काउंटेस देख के रानी आती है, क्या कैलिक्स, लेकिन कैसे? और एमसी को देखकर आसपास में सब लोग बात कर रहे होते हैं, पहले प्रिंस तो जिंदा आएंगे लेकिन यार असल इनके साथ यहाँ पे क्यों आए? और एमसी इनके पास आके बोलता है, काउंटेस ये जो सीट है ये सीट तुम्हारी नहीं है। और एमसी की बात सुन के काउंटेस बोलती है, ओ प्रिंस तुम तो फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, तो कैसा फील कर रहे हो तुम अभी? और फिर एमसी मुस्कुराता है, इसी की बदौलत मैंने पॉइजन पी लिया था लेकिन लकीली मैं सर्वाइव कर गया। मैं अभी बताता हूँ सब कुछ इस समय क्या क्या हुआ था, चिंता मत करिए। तुम काउंटेस बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं थी? और फिर गुस्से में देखती है, तुम ऐसे बिना किसी सबूत के तुम किसी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? और फिर एमसी चैन के साथ छोड़ता उनकी बात सुनने के बाद। और यहाँ पर ये चिल्ला रही होती है एमसी को, हालांकि तुमने मुझे अपनी मदर के रूप में कभी नहीं माना लेकिन तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो कातिल की तरह, इसको मैं बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकती। ये जो तुमने कहा ये बिल्कुल भी माफी काबिल नहीं है, मैं जाने नहीं दूंगी इस बात को बिल्कुल भी। और एमसी इसकी बात सुन के कान खुजाने लगता है और फिर काउंटेस चिल्ला के बोलती है, ये जगह एक ग्रैंड हॉल है और जहाँ पर जो भी तुमने बोला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। और फिर एमसी बोलता है, भली सारी सच्चाई सामने आ गई है लेकिन तुम अभी भी ऐसे शांत हो। और फिर काउंटेस मन में बोलती है, आखिर क्या प्लॉटिंग कर रहा है? और एमसी से बोलती है, आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो? और फिर एमसी बोलता है, चलो तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर ताली बजाता है और हम देखते लायला को यहाँ पे लाते रस्सी बांधकर। और एमसी बोलता है, चलो सुनते खुद विटनेस के मुंह से। और आसपास में लोग देख के बोलते हैं, ये लड़की? और फिर काउंटेस हैरान हो जाती है देखकर, नहीं ये वो नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी शायद ये वो नहीं होगी। और फिर एमसी लायला से बोलता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? और फिर लायला बोलती है, मेरा नाम। और देखती है सामने की तरफ, मेरा नाम लायला है। और काउंटेस हैरान हो जाती है और बोलती है, आखिर क्यों? आखिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? और लायला अपने बारे में बताती है, मैं हूँ कोशरिन फैमिली से फर्स्ट रैंक के एजेंट, शैडो कॉर्प्स स्पेशल ऑपरेशन यूनिट से। और फिर एमसी बोलता है, क्या शैडो कॉर्प्स? और फिर लायला बोलती है, ये एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जो ऑर्फन बच्चों को इकट्ठा करती है जिनके पास कॉम्बैट टैलेंट है और उन्हें भेज दिया जाता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ट्रेनिंग के लिए गोडा हाईलैंड कैंप में। और सिर्फ वही जो सबसे ज्यादा माहिर बच्चे हैं, जो लोग सर्वाइव कर चुके हैं, वही सिलेक्ट हो पाते हैं और उस सब के बाद भेज दिया जाता है अलग अलग लोकेशन पर एक झूठी आइडेंटिफिकेशन के साथ। और फिर एमसी उससे पूछता है, आखिर यहाँ सेकंड कंट्री की टेरिटरी में तुम्हारी कौन सी फेक आइडेंटिफिकेशन थी? और लायला बताती है, मुझे यहाँ पोस्ट दी गई थी काउंटेस स्टेला के मेड के रूप में। और ये सब सुन के काउंटेस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और बोलती है, तुम? और फिर चुप होकर देख रही होती है एमसी की तरफ हैरानी से। और फिर एमसी और क्वेश्चन पूछता है, क्या जो लेडी स्टेला है उनको तुम्हारी असली पहचान पता है? और लायला चुप हो जाती है और कुछ बोलती नहीं है। और फिर बोलती है, हाँ उन्हें पता है। और ये सुनको इनको बहुत गुस्सा आता है और खड़े होकर बोलती है, ये मेरे खिलाफ साजिश चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सच्चाई सुनने के बाद आसपास में लोग बोलते हैं, लायला यहाँ पे काम कर रही थी 5 सालों से और तुम ये कह रहे हो कि एक स्पाई है? ये चीज तो वायलेशन है कि किंगडम के कानून पर हमें आवाज उठानी होगी कोशरिन फैमिली के ऊपर। आखिर अभी क्यों? ये सब तो बहुत पहले से हो रहेगा और यहाँ तक कि इसके बारे में हमारे पास पहले प्रूफ भी नहीं था। लेकिन अब दिक्कत की बात ये है कि अब हमारे पास विटनेस है। और ये सब सुनने के बाद इसके पसीने निकल जाते हैं और बोलता है, डैम इट। और फिर चिल्ला के बोलता रसल से, विस्काउंट रसल, आखिर तुम ऐसे शांत होकर वहां पे क्यों खड़े हुए हो? क्या तुम सच में एक मेड की बातों पर भरोसा करोगे? और एमसी देखता है रसल की तरफ और फिर रसल बोलता है, ये कोई मेड नहीं है बल्कि एक अपराधी है जिसको पकड़ा गया अपराध करते समय। और उसने अभी ये सब खुद ही बोला है, ये कि वो कोशरिन फैमिली से एक स्पाई है। भले ये सब सिर्फ बातें या नहीं लेकिन तुम जज नहीं कर सकते। इसके मुझसे ये सब सुनने के बाद और फिर गुस्से में बोलता है, तुम विस्काउंट रसल? और फिर दूसरी सीट से लोग बोलते हैं, तुम ये सब बकवास करना बंद कर दो। और उनकी बात सुन के बोलता है, आखिर तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो? और फिर लोग बोल रहे होते हैं, जो अभी सबके पीछे अपराधी वो बात कर रही है, तो चलो अभी सुनो उसे। और फिर दूसरा बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। और ये मैंने बोलता है, काउंटेस। और एमसी क्वेश्चन कर रहा होता है, मुझे पॉइजन देने से पहले आखिर तुम्हें कौन सा मिशन दिया गया था? और लायला बताती है, महीने में एक बार मैं सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके देती थी। और फिर एमसी पूछता है, आखिर किस तरीके की इन्फॉर्मेशन? ज्यादातर तो सारे के सारे फाइनेंशियल खाते जो बनाए जाते थे चीफ ट्रेजरर के द्वारा, इन सब को लेकर के कितने खर्चे और कितनी कमाई हो रही है, और इसी के साथ जा चुके अकाउंट कोरिन के टाइम शेड्यूल और उनके जाने के रास्ते के बारे में, और जितनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैंगी वेसल्स इनर सर्कल में, उन सबको लेकर। और इस उनको लोग हैरान हो जाते हैं, क्या ये तो इम्पॉसिबल है? और फिर एमसी बोलता लायला से, आखिर वो कौन सा मिशन है जो तुमने अभी कुछ समय पहले किया है? और लायला बताती है, मैंने ट्रिक किया प्रिंस कैलिक्स को एक ऐसे पॉइजन को पीने में जिसको कहा जाता है स्लो क्रीपिंग डेथ। और फिर रात होने के बाद में आई उनके रूम में और रख दिया एक नोट को जिसको देखने पर ऐसा लगे कि इनने खुद ही अपने आप को मारा है। और फिर एमसी कोल्ड नजरों से देखकर उसको बोलता है, और ये सब करने का रिजल्ट क्या निकला? और लायला बताती है, मैं पूरी तरीके से सक्सेस हो गई थी इनको पॉइजन देने में, लेकिन जब मैं एंटर करी इनके रूम के अंदर मुझे पकड़ लिया गया रसल के द्वारा और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और ये सब सुनने के बाद काउंटेस से स्टेला बहुत ज्यादा गुस्से में बोलती है, अब चुप हो जाओ तुम। और टेबल से कूद के जा रही होती है और बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ और एविडेंस है सबका? ये सब बस कहने की बातें। और फिर एमसी उनसे बोलता है, तुमने कहा एविडेंस काउंट रसल? और फिर रसल बोलता है, ठीक है। और दिखाता उनके सामने स्क्रोल को, ये देखो ये रहा वो नोट जिसको रखा गया था प्रिंस को पॉइजन देने के बाद। पिछली रात को मैंने पकड़ा था लाइला को और ये बड़ी चालाकी से वहां पे इस नोट को रख रही थी। और जो है मेरे हाथ में दूसरा स्क्रोल है, ये हैगा डार्थ मेमोरी स्क्रोल, जिसके बारे में यहाँ पे बहुत से लोगों को पता होगा। इसके अंदर एक ऐसा मैजिक है, इसको टच करने से ये पता चल जाएगा कि लोगों के अंदर का इंटेंशन क्या है, उनके बुरे
इरादों को वो सामने ला देगा। ये मैजिक दिखाएगा कि किसने ऑर्डर दिया था लाइला को, और जैसी सच्चाई सामने आएगी उस आदमी को भेज दिया जाएगा जेल के अंदर। और ये सब सुनने के बाद मन्ने बोलता है हमें केस भी करके रोकना होगा कि एविडेंस सामने ना आए, अगर भले ही हमको यहाँ पे सबको शांत क्यों ना करना पड़े। और फिर एमसी देख लेता है उन लोगों की तरफ और मन्ने बोलता है मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं। और फिर एमसी अपना हाथ पीछे करता है और उन लोगों से बोलता है आओ यहाँ पे सबके सब सामने। और इसी के साथ बहुत सारी आवाजें आ रही होती हैं और ये आवाज सुन के भी हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे नाइट आ रहे होते हैं और यहाँ इन सब लोगों के पीछे जाके खड़े हो रहे होते हैं। और ये देख कर लोग भी हैरान हो जाते हैं, ये जगह तुम्हारे जैसे के लिए नहीं है। अब यहाँ की जितनी भी सिक्योरिटी है वो आ चुकी है गार्ड्स के अंदर। और हम देखते गार्ड लग जाते हैं सब लोगों के पीछे। और ये सब देख कर ये बोलते हैं विस्काउंट रसल, आखिर इस सब का क्या मतलब है। और फिर रसल बोलते हैं मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर लिया है जो भी इस स्क्रोल में था, और ये सब देखकर मैं भी शौक होकर कह रहा हूँ यहाँ इस जगह पर शांति बनाए रखने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है नाइट को यहाँ पे समन करने के अलावा। मैं चाहता हूँ कि आप समझे यहाँ पर। और फिर सामने से काउंटेस बोलती है लेकिन सोल्जर्स को लेके आना यहाँ पे ग्रैंड हॉल में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये सब देखकर इसका बेटा घबराते हुए बोलता है मदर। और फिर काउंटेस मैंने बोलती है एक ऐसा नाइट जिसने कभी भी किसी की साइड नहीं ली वो अब सामने आके इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इनके पास प्रूफ है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर हमसे रसल से बोलता है बताइए काउंट रसल आखिर किस तरीके की पनिशमेंट मिलती है उस नोबल को जिसने असैसिनेशन का ट्राई कराएगा अपने खुद के ब्लड पर। और रसल बताते हैं किंगडम नोबल के कानून के अनुसार लटक कर मरने की सजा दी जाती है। और फिर काउंट अपने बेटे को पकड़ के बोलती है इसको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये सब कुछ मैंने अकेले ही किया था कि एलेक्स भले हमारा खून का रिश्ता नहीं तुम्हारे साथ लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदर हूँ, प्लीज भरोसा करो मेरे ऊपर। और एमसी देखता है लाला की तरफ और लाला देखती है एमसी की तरफ। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है ओह क्या सच में, अच्छा तो ऐसा है लाला क्या ऐसा सच था। और फिर लाला बोलती है जब मुझे मिशन मिला था काउंटेस से प्रिंस भी उस जगह पर खड़े थे। और ये सुनने के बाद एमसी मुस्कुराता आएगा और काउंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और देखती है एमसी की तरफ और रोते हुए बहुत चिल्ला के बोलती है नहीं ये झूठ है। और फिर एमसी मैंने बोलता है हाँ ये झूठ है लेकिन तब क्या हुआ ऐसा ना हो, जिन लोगों ने सबसे पहले असैसिनेशन की शुरुआत करी है वो लोग हैं असली कायर, लेकिन अभी इस समय के लिए जो लोमड़ी उसको हंट कर लिया गया है। और इसी के साथ में पहुंच चुका हूँ इसे क्लाइमैक्स पर। और हम देखते हैं उस सबके बाद गुस्से में देख रही होती है एमसी की तरफ। और फिर उसका बेटा खड़े होकर बोलता है एलेक्स, और अपना नाम सुनने का देखता है एमसी उसकी तरफ और ये देख रहा होता है एमसी की तरफ घुर घुर के। और फिर यहाँ से जा रहा होता है एमसी के पास और उसकी मदर रोक रही होती है और एमसी उसे देखता है अपनी तरफ आते हुए। और फिर घूम के आ जाता है एमसी के बाजू में और एमसी के ठीक सामने आके घुटने के बल बैठ जाता है। और इसको ऐसा करता देखकर आसपास में जितने लोग होते हैं सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और टेबल की दूसरी तरफ वाले खड़े होकर बोलते हैं लॉर्ड ग्रम्बिल आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और ये एमसी के सामने मुंडी झुका के बोलता है कि एलेक्स मुझे किसी भी तरीके की सजा मंजूर है लेकिन प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ मेरी मदर को जाने दो। और ये सब सुन के ये भी चुक जाती है हाँ, और फिर चिल्लाते हुए बोलती है ग्रम्बिल अपनी सीट पे वापस आओ ये सब मत करो। और आसपास के लोग ये सब देखकर बोलते हैं ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया सेकंड प्रिंस का इतना सब कुछ करना। और फिर दूसरा बोलता है चुप हो जाओ नहीं तो प्रिंस के एलेक्स तुम्हें सुन लेंगे। और कुछ लोग इसको देखकर बोल रहे होते हैं ये अपनी मदर को बचाने के लिए इतना आगे तक चला गया, ये तो सच में बहुत ज्यादा है। और ये सब सुन के एमसी मैंने बोलता है ये सब क्या है, हवा का डायरेक्शन बदल गया, अब तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं विलन हूँ, कहीं ये तो नहीं इतनी देर से इस सब की प्लानिंग कर रहा था। और फिर एमसी गुस्से में अपने दांत मसलता है और इसे कंधे पे हाथ रख के बोलता है चलो ठीक है तुम सच में अपनी मदर की चिंता करते हो तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और फिर एमसी की बात सुनकर थोड़ा सा खुशी आता और बोलता है तो इसका मतलब तुम। और फिर एमसी कोल्ड तरीके से बोलता है उसको अगर तुम अपने अपराध को मान लेते हो तो मैं शायद तुम्हारी मौत की सजा को हटाने के लिए बात कर सकता हूँ। और ये सब सुन के भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एमसी उसकी तरफ देखकर बोलता है लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसके बाद से अगर तुम जो कुछ भी कहने वाले हो उसको वापस नहीं लिया जाएगा तो इसलिए सोच समझ के बोलना। और ये भी डर जाता और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर इसकी मम पीछे चिल्ला के बोलती है इसको ग्रैंडबीन आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ भी मत करो इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तुम केलिक्स तुम एक छोटे भाई हो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने बड़े भाई को ऑर्डर देने की। और काउंट के मुंह से ये सब सुनने के बाद आसपास में लोग बोलते हैं क्या कह रहे हो तुम ये बड़ा भाई, मैं तो अभी भी ये देख के सरप्राइज हूँ कि तुम आसपास की हालत को अभी भी नहीं समझ पाई हो, आखिर तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हो रही है, तुमने पहले ट्राई करा प्रिंस केलिक्स को मारने का और उस सबके बाद भी तुम इस तरीके से एक्ट कर रही हो। और ये सब सुन के बाद ये मन्ने बोलते हैं अभी अभी तो हवा दूसरी तरफ चलना शुरू हुई थी, आखिर से ये सब बोलने की क्या जरूरत थी। और सामने से काउंटेस चिल्ला रही होती है एमसी को कैलिक्स है कैलिक्स तुम सुन पा रहे हो कि नहीं। और हम देखते हैं एमसी को नहीं लग रहा होता है और सामने की तरफ उंगली करके रसल की तरफ देखता है और रसल भी समझ आता है और बोलता है तुम दोनों सोल्जर जाओ और अपराधी को जाके अरेस्ट करो। और ये बोलते हैं ठीक है और आ जाता है इस जगह पर। और ये काउंटेस उनकी तरफ देखकर बोलती है क्या रुक जाओ आखिर तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। और फिर देखता है अपनी मदर को और इसके मुंह में ये लगा दिया होता है जिससे बोल ना पाए और वो कोशिश कर रही होती है बोलने की लेकिन कुछ नहीं बोल पाती, सिर्फ आवाजें आ रही होती हैं। और ये सब देखकर ये भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर एमसी से बोलता है चलो तो अभी ये सब हो चुका है, चलो तो फिर ठीक है मैं तुमसे एक और बार पूछता हूँ क्या तुम ये मानते हो कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी थी। और फिर एमसी की बात सुन के अपने दांत मसल के बोलता है मैं हाँ मैंने करा था ये सब कुछ। और फिर एमसी मैंने बोलता है ऑफ कोर्स तुमने करा था, अगर तुम ये मानते नहीं तो वो जो डोर में तुम्हारी तरफ देख रहा है वो तुम्हारी तरफ देखना बंद नहीं करता, तो इसका मतलब सब कुछ पहले से कैलकुलेटेड था। चलो ठीक है मैं समझ गया जो भी तुमने कहा है। तो जबकि ग्रैंडबीन ने अपने अपराध
अपराध को मान लिया है तो जो मेमोरी ऑफ अर्थ स्क्रॉल है जो परिवार के सम्मान को मिट्टी में मिला सकता है उसको बंद कर ही रखा जाएगा। तो जबकि ग्रैंडविल ने अपने अपराध को मान लिया है बिना किसी एविडेंस को दिखाने से पहले, तो इससे जो इसकी सजा है उसको कम कर दिया जाएगा। और इस सब के प्रूफ के लिए कि तुम आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तो इस सब के लिए अपराधी को अपने माना होल को खुद बंद करना होगा। और एमसी के मुंह से ये सुन के इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और बहुत ज्यादा हैरान होकर बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और हमें बताते हैं इसके बारे में, द किंगडम ऑफ नाइट रॉक किंगडम, ये एक सख्त क्लास बेस्ड सोसाइटी थी जिसको नोबल नाइट, कामनर और स्लेव में बांटा गया था। और सिर्फ एक ही तरीका था नाइट का पार्ट बनने के लिए जो एक रूलिंग क्लास का पार्ट थी, और वो ये था कि तुम्हें माना को यूज करना था अपनी बॉडी को एनहेंस करने के लिए। और जो अभी इस समय की सोसाइटी है यहाँ पर माना गेट को बंद करने का मतलब डेथ पेनल्टी है। और फिर अपनी मदर की तरफ देखकर मैंने बोलता है मदर आखिर मैं क्या करूं, और ये सिर्फ उसकी तरफ देख पाती है और कुछ बोल नहीं पाती। और ये मन में बोलता है अगर मैं बंद नहीं करूंगा अपने माना होल को तो इसकी वजह से जो मोम का अपराध है वो सामने आ जाएगा और उन्हें दे दी जाएगी फांसी की सजा, और मैं ये सब कैसे भी करके नहीं होने दूंगा। और हम देखते हैं इसकी मोम को ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है यहाँ पर, और सोल्जर बोलते हैं प्लीज हिलिए मत। और फिर मैंने बोलती है ग्रनबिन माना होल को बंद करने का मतलब ये नोबल के लिए बिल्कुल एक डेथ पेनल्टी के समान है। और फिर इसी के साथ ही लंबी सी सांस छोड़ता है और बोलता है ठीक है लेकिन जो प्रॉमिस है उसको हर कीमत पे बनाए रखना है। और असर बोलते हैं ऑफ कोर्स, ये लो ये रहा स्क्रॉल। और वो लेता है इस स्क्रॉल को, ठीक है, और आधा खोल के अपने मुंह में रख लेता है और खोलता अपने माना कोर को। और ये सब देखकर इसकी मदर रोते हुए मैंने बोलती है नहीं रुक जाओ ग्रनबिन, एक बार अगर माना होल बंद हो गया तो यहाँ तक कि जो ग्रैंड मास्टर है वो भी इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा फ्यूचर इसमें दाव पर है। और इस स्क्रॉल में जो आधा कागज नीचे लटका हुआ था उसको ये फाड़ देता है, और तभी जो इसका माना होल होता है वो बहुत तेजी से घूमने लगता है और इसी के साथ बहुत तेज हवा चल रही होती है। और एमसी तो बिल्कुल शांत होकर दिख रहा होता है उसकी तरफ, और फिर एक आवाज आती है और जितनी भी हवा चल रही थी इतनी तेजी से सबकी सब रुक जाती है। और जो इसका जो है माना कोर है वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है और इसका माना कोर धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। और ये सब देखकर आसपास में जितने भी लोग बैठे होते हैं सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर उसकी मदर बोलती है इसी के साथ जो तुम्हारा माना होल है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और ये सब देखकर मैंने बोलता है जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे बेहतर तरीके से हो गया, अब मैं मदद कर सकता हूँ अपने मदर की। और हम देखते काउंटेस को, ये मैंने बोलती है सब देखकर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, भले ये मेरा खुद का बेटा है लेकिन इसके पास कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सबका, और ये बहुत ही ज्यादा भोला है। और ये अपनी मदर की तरफ देखकर उनसे बोलता है मदर बिल्कुल भी निराश मत होइए, सच्चाई ये है कि मैं हमेशा से बनना चाहता था एक आर्टिस्ट। और हम देखते उसकी मदर को, ये बहुत ही गुस्से में होती है और मैंने बोलती है कि एलेक्स, और हम देखते हैं इतनी पावर लगाती है जो इसके मुंह में बंधा हुआ था उसकी चेन टूट जाती है। और ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्ला के बोलती है कि एलेक्स मैं तुम्हारी पीढ़ी तक को श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें चीर के रख दूंगी। और फ्रेम से बता रहा होता है अगर तुम मानो को यूज नहीं कर सकते तो चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम सिर्फ पहुंच पाओगे क्लास 3 के नाइट के लेवल तक, और तुम बड़ी मुश्किल से पहुंच पाओगे लाइला के लेवल तक। लेकिन जो गिल्ट है किसी ऐसे बच्चे के फ्यूचर को उससे छीन लिया है जो अभी भी मिडिल क्लास में, नहीं 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 ये सिर्फ गेम के कैरेक्टर है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये चीज मेरे पे बैकफायर कर सकती है। और असल देख लेते हैं एमसी को ऐसा करते हुए और कंफ्यूज होकर मैंने बोलते हैं आखिर इसको क्या हुआ। और फिर एमसी देखता है उनकी तरफ और मैंने बोलता है अब हमने ऑलरेडी कर लिया है तो हम लोग यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। और फिर खांसते उनसे बोलता है चलो डिस्पोजल की तैयारी करते काउंट रसल। और फिर काउंट रसल बोलते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती उन लोगों के ऊपर जो लोग असैसिनेशन के पीछे हैं तब तक लेडी स्टेला और प्रिंस ग्रनबिन उनको किसी भी तरीके से आपस में कांटेक्ट करने से पूरी तरीके से रोक दिया गया है, और तब तक ये कैद रहेंगे एनेक्स में। और आज के बाद से आपको पूरी तरीके से रोक दिया गया है बाहर की दुनिया से किसी भी तरीके का कांटेक्ट करने से। और गार्ड लोग इन लोगों को ले जा रहे होते हैं जेल में डालने के लिए। और एमसी देखता पलट के उन लोगों की तरफ और रसल इनके पास आके बोलता है द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गिड्रोस आपको सस्पेक्ट किया गया कि आपने लीक कराएगा बहुत ही ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स को, अभी इस समय से इनकी जो करंट पोजीशन इनको इनसे हटाया जा रहा है और मेरी तरफ से ऑर्डर है कि इसके ऊपर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी जाए, ले जाओ घसीट के इस अपराधी को। और फिर सोल्जर बोलते हैं ठीक है, और ये बोल रहा होता है मैं उन सबसे अलग हूँ प्लीज रुक जाओ। और वो गुस्से में सोल्जर से बोलता है तुम लोली सोल्जर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे अपने गंदे हाथों से छूने की। और ये सब सुनने के बाद सोल्जर भर के देता मुक्का उसके पेट में और सोल्जर ले जा रहे होते हैं इसे भी जेल में डालने के लिए। और एमसी ये सब देखकर मैंने बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया। और ये सब देखकर आसपास में लोग बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सब कुछ हमारे साथ भी होगा, क्या हमें भी मिलेगी इस तरीके की पनिशमेंट। और लोग बात कर रहे होते हैं एमसी के बारे में, ना ही प्रिंस केलिस के पास टाइटल है और ना ही किसी तरीके का सपोर्टिंग ग्रुप, तो आखिर क्यों काउंट रसल किसी ऐसे की मदद कर रहे हैं। कहीं इसका मतलब जो पूरा का पूरा नाइट ऑर्डर है वो सबके सब प्रिंस के साथ तो नहीं मिल गए जो सक्सेसर को लेकर बात थी। अब वो देखकर लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। जो काउंट रसल है उन्हें जानबूझ के हमें ये सब दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये वार्निंग है प्रिंस केलिस की तरफ से हमारे लिए। और फिर काउंट रसल बोलते हैं सिक्योरिटी चीफ, और ये भी थोड़ा हैरान होकर बोलते हैं हाँ तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है तुम्हारी ड्यूटी से और आपको सख्त कारावाह में रखा जाएगा। और इसके अलावा प्लीज आसपास में लोगों के साथ बात करके किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी ना करें। और रसल की बात सुनने के बाद ये बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और रसल को ये सब करते देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं और सामने सिल्जन एमसी को बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ हुआ है मेरी मैनेजमेंट की वजह से,
प्लीज अप्रूव कर दीजिए अपनी तरफ से मेरे रेजिग्नेशन को। गेरोड ये बहुत ज्यादा केपेबल ही नहीं बल्कि इसके जितने भी साथी हैं वो सबके सब इसके ऊपर भरोसा करते हैं और इसके अलावा ये पहले से रसल के साथ है। यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है हमारे ऊपर बेकलेस होने का। और फिर रसल बोलते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो आपकी रिक्वेस्ट है कि रिजाइन करने की उसको मना कर दिया गया है। ये है पूरी की पूरी लिस्ट और इस लिस्ट के अंदर जितने भी लोगों के नाम है हमें ऐसा लगता है कि वो सबके सब इसमें शामिल है और इन सबको लेकर ये ऑर्डर है कि इनको इनकी ड्यूटी से निकालना है और भेज देना जेल के अंदर। और इन सबको देखकर प्लीज ये बताइए आगे चल के किसी भी तरीके की बाधा तो नहीं आएगी। और सामने से वो माफी मांगते हैं एमसी से, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर रसल बोलते हैं प्रिंस केलिक्स और फिर एमसी उनके पास जाके बोलता है काउंट रसल सारे के सारे लेकिन जो 4 फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उन लोगों के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। ऐसा लगता है अब ये जरूरी है यहाँ पर एक नए फाइनेंशियल ऑफिसर को भेजना। और ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं, क्या प्लीज कुछ दया तो दिखाइए उन लोगों के ऊपर जिन लोगों के अपराध बहुत कम है। अगर यहाँ पर कोई भी सिंगल हाई रैंक का ऑफिसर नहीं रहा तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है। और फिर एमसी मैंने बोलता है सुनने के बाद नहीं, हम लोग को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में किसी ऐसे को रखना चाहिए जिनके ऊपर हम पूरे तरीके से भरोसा कर सके। क्या आप ऐसा कह रहे कि इन्वेस्टिगेशन को बीच में छोड़ दो कुछ चीजों के बिगड़ जाने के डर के कारण? वो तो आभारी होंगे मेरे लिए कि मैंने उनको एक मौका दिया है। और या तो वो लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं लेकिन उन लोगों ने सिर्फ छोटी मोटी गलतियां तो करी हैं। और फिर एमसी बोलता है चलो तो फिर ठीक है लेकिन मैंने ऑलरेडी तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। और ये एमसी को देखकर मैंने बोलता है तुम तो वो पहले जैसे प्रिंस बिल्कुल भी नहीं हो। तुम पहले एक कमजोर दिल के बच्चे थे जो किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लेता था और आसपास में लोग बात कर रहे होते हैं। अगर रसल सिंबल है मार्शल पावर का और गेरोड सिंबल है विद्वानता का और अभी इस समय जो गेरोड है वो प्रिंस के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है? और इसी के साथ एमसी मुस्कुराता है तो इसी के साथ जो पावर है सेकंड किंगडम की वो ऑलमोस्ट अब मेरी हो चुकी है। चलो तो फिर अब इसी के साथ देखते हैं। और तभी एक बहुत तेज रोशनी आती है और एमसी देखता है इसके स्टेटस को और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं एमसी सबके स्टेटस को दिख रहा होता है और मुस्कुराते हुए मैंने बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग है। और सब लोगों के स्टेटस को खोलने के बाद एमसी पढ़ लेता है सब लोगों की जानकारी को। रसल ने जितने भी लोगों के नाम की लिस्ट दी होती है इनको, ये उन सारी लिस्ट को चेक कर रहे होते हैं और एमसी इनको देखकर बोलता है गेरोड ने कहा कि इनको चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बाजू में दूसरे लोगों की तरफ देखकर बोलता है लेकिन जो ये लोग हैं इनको पढ़ना तो बहुत ज्यादा आसान है और यहाँ तक कि जो इनके अपोजिट वाले ग्रुप हैं ये जरूर सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ तक कि उनकी पोजीशन कितनी भी ऊपर तक की क्यों ना हो। और स्पेशली वो लोग जो किसी काम के नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों को यूज करूंगा जो सर्वाइव कर जाएंगे लॉयल्टी कॉन्टेस्ट को। और एमसी को ऐसा स्माइल करते देखकर ये लोग मन्ने बोलते हैं आखिर किस तरीके की स्माइल है, ये तो बहुत ज्यादा डरावनी है। और ये लोग मन्ने बोलते हैं अगर प्रिंस केलिस को तुम पसंद नहीं आए तो लिटरली तुम अपनी मुंडी खो सकते हो। और ये सबके सब जल्दी से आते हैं एमसी से बात करने के लिए। नहीं, सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो सबसे पहले जाएगा वो बात करेगा। और फिर एमसी उनसे बोलता है ऐसे धक्का मुक्की मत करो, यहाँ पे बहुत सारा टाइम है, आराम से बात करेंगे। और रसल भी देखता है ये सब होते हुए और इसको भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है और खुजाने लगता है अपने सर को। और इसी के साथ रात हो चुकी होती है और इतना सारा काम करने के बाद एमसी अंगड़ाई लेता है और अपने बिस्तर पे आके लेट जाता है। सच में मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और फिर सोच रहा होता है सब चीजों के बारे में। एक एवरेज स्टूडेंट जो दिखने में भी एवरेज है, मैं बस हर तरीके से एवरेज था, लेकिन तब क्या होगा अगर मैं इस गेम को हरा देता हूँ तो, जिसको किसी ने भी पहले क्लियर नहीं करा है। और फिर सबके बाद मैं भी बन जाऊंगा एक स्पेशल। सब कुछ अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। मैं ये आशा करता हूँ कि मैं रिबोन हो जाऊँ एलियन कॉन्टिनेंट में, तो फिर मैं बना रह पाऊंगा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और फिर एमसी सब सोचने के बाद बने बोलता है जो रुको, सीड ऑफ गॉड्स, इस गेम को क्लियर करने के बाद तुम बैठ सकते हो गॉड्स की सीट पर। जब मैंने पहली बार गेम को स्टार्ट करा था और हम देखते हैं वो सेम चीज उसमें बता रहे होते हैं जब इसने गेम में लॉगिन करा था, तुम पैदा हुए हो छोटी सी इनसिग्निफिकेंट सोल के साथ, तुम्हें इसमें सर्वाइव करना और बनना है हीरो और हरा दो रिजरेक्टेड रिबिल गॉड को और बड़ो गॉड्स की सीट पर। और उसके बाद जो तुम्हारी एक विश है वो पूरी करी जाएगी। और ये सब याद आने के बाद एमसी हैरान हो जाता है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, जो मैंने जाने अनजाने में विश मांग ली थी कि मुझे इस कॉन्टिनेंट में रिबोर्न होना है, क्या उन लोगों को ये लगा कि मेरी विश वो थी? और लेट जाता वापस बिस्तर में। चलो अब इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते, वापस थोड़ा सब कुछ पीछे हो जाएगा। अगर मैं क्लियर कर देता हूँ इस दुनिया को फिर से, तो मैं फिर से गॉड्स की सीट पे जा सकता हूँ और फिर उसके आदमी मांग सकता हूँ एक और विश को। मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा इस दुनिया को। और ये सब बोलने के बाद सो जाता है। और फिर सुबह हो जाती है और एमसी उठ के अपने हाथ पैरों को सीधा कर रहा होता है। चलो अब ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? सबसे पहले मुझे एरियल टेरिटरी के बारे में पता है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सुनाएगा सेकंड टेरिटरी के बारे में। आखिर ये जगह वैसे है कहाँ पर? चलो मैप में देखते हैं। और अचानक से एमसी के सामने स्टेटस के अंदर मैप दिखने लगता है और उस मैप के ऊपर लिखा हुआ होता है तुम्हारे पास हिस्ट्री है कि तुमने कॉन्टिनेंट ऑफ एलियन को कॉन्कर कर चुका है, क्लियर बोनस। जितने भी मैप्स हैं सबके सब तुम्हें दिखाई देंगे। और ये सुन के एमसी खुशी आता है, वाह सीरियसली, ये तो बिल्कुल एक ट्रेजर की मैप की तरह है। ये सारे के सारे डंजन और ये रास्ते, ये सब के सब दिखाई दे रहे हैं इस मैप में। ये तो बिल्कुल उस गेम की तरह फीचर्स हैं जो क्लियर बोनस है। इसके बारे में किसी को इसलिए पता नहीं है क्योंकि पहले कोई भी इस गेम के एंड तक पहुंचा नहीं है। इस मैप के अंदर जितने भी मार्केंगे सबके सब दिखाई दे रहे हैं और इसमें वो भी इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं जिसके बारे में मेरे को पहले पता नहीं था। अब तो सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। जरा रुको, आखिर ये कौन सा साल है? इंपीरियल ईयर 289। हाँ, जो हीरो डेस्टिनी वो तो स्टार्ट होगा इंपीरियल ईयर 294 में। तो मुझे पता नहीं था पहले एरियन और सेकंड टेरिटरी के बारे में। हाँ, जरा रुको, कहीं इसका मतलब जो मेरे पास टेरिटरी हैगी वो 5 साल बाद गायब हो जाएगी? आखिर ये सब क्यों होना
करना था। हाँ मुझे याद आ रहा है कि रसल ने बताया था कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार है, शायद इसी की वजह से मैं ऑलमोस्ट मारा गया था, और यहाँ तक कि हम लोग एक मेड को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो एक बार नजर डालते हैं फाइनेंशियल स्टेटस विंडो पर। जैसे ही हमसे देखते हैं यहाँ के फाइनेंशियल स्टेटस को, उसके बाद अचानक से एक बहुत तेज आवाज आ रही होती है सिस्टम के अंदर से, और फिर अपने कानों को बंद करके बोलता है आखिर अचानक से ये सब क्या हो रहा है। और इसी के साथ सिस्टम के अंदर सारी जानकारी दिखने लगती है, और एमसी उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इस सब पे, आखिर ये कैसे हो सकता है। आज मुझे यहाँ पे अपना सामान अनपैक करके और कुछ पैसे लेके यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं लेकिन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस जगह को, मैं पैसों को दोबारा भी कमा सकता हूँ, लेकिन जो ये जगह है ये मुझे मेरी फैमिली की तरफ से मिली हुई है, और अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ के चला जाता हूँ जिसको मैंने पाने के लिए इतनी मेहनत करी है, तो ये तो सच में बर्बादी होगी इस सबकी। चलो सबसे पहले चेक करते हैं चेक इन स्टेट के जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उन सबको। जितने भी टैक्स फार्म वाले एरिया से कलेक्ट करे जाते हैं उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं बाकी टेरिटरी से, और जो नेशनल डिफेंस बजट है उसको पिछले साल कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया था, तो इस वाले पार्ट में कुछ दिक्कत नहीं है। और अगर दूसरी चीजों को लेकर देखे तो, और इसी के साथ एमसी यहाँ पे सब कुछ चेक कर रहा होता है, और चेक करते करते शाम हो जाती है, और फिर रखता है इस किताब को टेबल पे। सच में मैं तो बहुत ज्यादा थक गया ये सब चेक करते करते, हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करना, और वो भी पूरे 10 सालों तक के, ये तो सच में बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ शेकन किंगडम से बहुत दूर जो मेड्रोसा डेजर्ट किंगडम है उसके साथ व्यापार पूरी तरीके से बंद हो चुका है। दो नेशन के बीच व्यापार रुक जाने से जो सीमा शुल्क होती है उसमें कोई कमी नहीं आती। लेकिन और फिर सब सोचने का थोड़ा सा चुप होता है, और फिर बहुत ही तो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है आखिर लोगों ने इतने सारे पैसे लिए कहाँ से थे, इनका अकेला जो ब्याज है वो तो पूरे 1 साल के टैक्स जितना आएगा, अगर मैं इसमें लगातार ऐसे दिखता रहा तो मुझे तो ऐसे और कर्जे मिलते रहेंगे। इस सब को लेकर मुझे और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, और इस सबसे एमसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और फिर थोड़ा देर सोच रहा होता है। हाँ इन्फॉर्मेशन, हाँ अगर मैं इसके बारे में सोचूं, यहाँ पर है एक जन ये सुअर जिसको लॉक करके रखा हुआ अंडरग्राउंड जेल में, और फिर एमसी सीढ़ियों से उतर के जा रहा होता है नीचे अंडरग्राउंड में, और मैंने बोलता है अगर मैं थोड़ा सा फोर्स करके उसको गुलवाऊंगा तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और सामने गार्ड जैसे एमसी को दिखता है सैल्यूट करके बोलता है प्रिंस केलिक्स आखिर आपके यहाँ पे कैसा आना हुआ। और फिर एमसी बोलता है मुझे ले चलो गिड्रस के सेल की तरफ, और वो गार्ड बोलता है ठीक है आइए मेरे पीछे। और यहाँ पर एमसी को बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है, और मैंने बोलता है आखिर ये सब क्या है, यहाँ की कोई देखभाल ही नहीं करता क्या, ये सब तो पूरी तरीके से नजरअंदाज करके रखा हुआ है। और यहाँ आने के बाद एमसी देखता है आसपास, और ये गार्ड एमसी से बोलता है मैंने तो ये कभी इमेजिन नहीं करा था कि प्रिंस केलिक्स भी यहाँ पर कभी आएंगे। और एमसी इसको देखकर मैंने बोलता है ये मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड है एक चीफ का, ऐसे जो लोग होते हैं वो झुक जाते हैं पावर के सामने, चलो फिर ये करते हैं। और फिर एमसी यहाँ पे रुक जाता है, और ये गार्ड एमसी को यहाँ पे रुका हुआ देखकर बोलता है प्रिंस केलिक्स क्या हुआ। और फिर एमसी मैंने बोलता है जो चीफ सिक्योरिटी होते हैं वो अथॉरिटी के सामने कमजोर पड़ जाते हैं, अगर जिन भी इंसानों को इसने पकड़ा है उनमें से कोई इनोसेंट निकल गया तो। और फिर एमसी उससे बोलता है मुझे लगता है उन लोगों को एक मौका देना चाहिए अपने नाम को क्लियर करने का, क्यों क्या सोचते हो तुम। और ये झुक के बोलता है एमसी से हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर एमसी बोलता है और वहीं दूसरी तरफ ऐसे अपराधी जिनको निकालना नहीं चाहिए जेल से वो अगर बाहर आ गए उनके ऊपर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करना, इसलिए मैं इस मिशन को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ, ठीक है जेलर। और एमसी की बात सुनने के बाद ये जेलर बोलता है ठीक है मेरे लॉर्ड। और फिर एमसी मैंने बोलता है ये आसानी से बिट्रे कर देगा चीफ ऑफ सिक्योरिटी को जिसको ये फॉलो कर रहा है, तो अभी इस समय मैं हूँ इसका एक नया स्ट्रॉन्ग लीडर, वेल मैं इससे बहुत सारे काम निकलवाऊंगा अब। और फिर एमसी बोलता है जेलर से और एक और चीज मैं अभी लॉर्ड नहीं हूँ, तो इसलिए अभी जो तुम कह रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो। और जेलर बोलता है मैं इसके लिए बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस। और फिर एमसी मैंने बोलता है देखकर ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा कुछ अलग नहीं हूँ पॉलिटिकल लोगों से। और पीछे जेलर से बोलता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ले चलो मुझे गिड्रस के पास। और ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और अचानक से सामने एक आवाज आती है, और एमसी और ये जेलर देखते हो उस आवाज की तरफ, और हम देखते हैं यहाँ पर जेल के अंदर ये आवाज कर रहा होता है, और चिल्लाते हुए बोलता है मैं खा नहीं सकता ऐसे डिस्कस्टिंग खाने को, और वैसे भी मैं जल्दी निकलने वाला हूँ इस जगह से। और एमसी इसके सेल के पास आके बोलता है तो क्या तुम्हारे पास यहाँ पे तरीका निकलने का। और हंसते हुए बोलता है या तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हो। और जेल के अंदर से गिड्रस बोलता है मैं आपका इंतजार कर रहा था मेरे प्रिंस, देखकर ऐसा लगता है कि अब आपके ऊपर मेरा एक कर्जा है। और एमसी हैरान को बोलता है हाँ क्या तुम यहाँ जेल में पड़े पड़े सपना देख रहे हो, आखिर कहाँ से मेरे ऊपर तुम्हारा एक कर्जा है। और मैं तो इसको लेकर मेक श्योर कर रहा हूँ कि जिस रस्सी में तुम लटकोगे वो बहुत ज्यादा मजबूत हो, अब ऑलमोस्ट टाइम आ चुका तुम्हारे एक्सिक्यूशन का। और सामने से गिड्रस बोलता है भले ही मैं कैसा भी दिखता हूँ लेकिन मैं पूरे 20 सालों से काम कर रहा हूँ इस सेकंड किंगडम में एक फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में, और जो रीजन है कि प्रिंस की इतनी दिक्कत उठाकर यहाँ मुझसे मिलने आए हैं द चीफ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर से, मुझे लगता है मैं ये समझ सकता हूँ। और फिर एमसी बोलता है तुम्हारा मतलब पहले रह चुके फाइनेंशियल ऑफिसर से। और गिड्रस बोलता है तुम जानना चाहते हो इस स्टेट के ऊपर जो इतना बड़ा कर्जा है उसके बारे में, क्यों है ना। और एमसी मैंने बोलता है ये सुअर इसे अपनी जगह पता नहीं है। और गिड्रस मुस्कुराता हुआ दिख रहा होता है एमसी की तरफ। और फिर एमसी जेलर से बोलता है जेलर। और जेलर बोलता है हाँ क्या यहाँ पर कोई है जो टॉर्चर एक्सपर्ट है। और ये सुनने का जेलर बोलता है हाँ यहाँ पर है, जल्दी जाओ और उसे लेकर आओ। और जेलर बोलता है क्या अभी इस समय। और ये सुनने का एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और उससे बोलता है क्या तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। और एमसी को ऐसा देखकर ये भी डर जाता है, और एमसी से बोलता है मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। और जल्दी से भाग के जाता है यहाँ से। और उसको जाता देखकर एमसी मैंने बोलता है इसको ये लगा कि मुझसे स्मूथ तरीके से बात कर सकता है क्योंकि मैं छोटा हूँ। और यहाँ पर ये जेलर भाग के जा रहा होता है, और मैंने
मन में बोलता है इस इंसान की रियल पावर है सेकंड स्टेट के पीछे। और गिडरस मन में बोलता है डैम इट, ये तो टॉर्चर एक्सपर्ट को बुला रहे हैं, ये तो सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और एमसी बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा कोई ज्यादा देर तक संभाल पाएगा, लेकिन इस सब में अपना बेस्ट देना। अगर मैं खुश हो गया तुम्हारे ऐसे डटे रहने से तो मैं शायद तुम्हारी फांसी की सजा चेंज करके डायरेक्ट स्लो क्रीपिंग डेथ दे दूं। और ये सुन के ये भी हैरान हो जाता है नहीं ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, और जो भी ये सब कह रहा है ये इसको लेकर पूरी तरीके से सीरियस है। और फिर गिडरस एमसी से बोलता है प्रिंस प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, ऐसा मत करिए, मेरे पास बहुत ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन होंगी और एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका। और ये सब सुनने का एमसी मैंने बोलता है ये इंसान तो मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। और एमसी गिडरस से बोलता है चलो तो फिर सुनते हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो। और फिर गिडरस बताता है जितना भी कर्जा है यहाँ शेकन स्टेट के ऊपर वो सबका सब एक मर्चेंट है जिसका नाम है गेरेड मिरास, वो सबका सब उसके ऊपर है। और ये सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। जो गेराड है वो मैनेज करता है कोशरिन फैमिली के सीक्रेट वर्ल्ड को, जो कोशरिन फैमिली उन्हें यूज करा है गेराड को जितने भी टैक्स से माइनिंग से आने वाले उन सबको अलग करने को जो जाते थे रॉयल फैमिली के पास। और एमसी बोलता है तो और एमसी की बात सुनने के बाद ये बोलता है तो अगर हम लोग उसके ऊपर इस सब का इंजाम लगा देते रॉयल फैमिली के इंजाम लगाने से पहले तो इससे जितना भी कर्जा हमारे ऊपर है वो हमें भरना नहीं होगा। और फिर एमसी बोलता है अब क्या होगा अगर उसने कर्जे से रिलेटेड सारे के सारे राइट्स को कम प्राइस पर बेच देता है, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर वो बेच देता है कोशरिन फैमिली को तो। और गिडरस से सुन के हैरान हो जाता है अगर ऐसा हो गया तो फिर। और फिर मैंने बोलता है मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। और इसी के साथ यहाँ पर जेलर आ जाता है टॉर्चर एक्सपर्ट को लेकर और एमसी से बोलता है प्रिंस में लेके आ गया हूँ उसको। और हम देखते हैं इसको ये अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया होता है और एक सफेद कलर का मास्क पहना हुआ होता है। और वो जेलर बताता है एमसी को ये बेस्ट टॉर्चर करने वाला इंसान इस पूरे शेकन टेरिटरी में। और उसको देखकर तो एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गिडरस तो हैरान हो जाता है उसको देखकर और चिल्लाते हुए एमसी से बोलता है प्लीज प्लीज कुछ दया दिखाइए मुझ पे। जो कोशरिन फैमिली उसके पास बहुत सारे काले धन का भंडार है और वो कम से कम 1 मिलियन गोल्ड तक का होगा। और ये सुनने का देखता है एमसी उसकी तरफ और गिडरस एमसी को दिख रहा होता है अपनी चमकती हुई आंखों से। और फिर एमसी अपनी मुंडी पर लेट लेता है और एमसी को ऐसा करते देखकर गिडरस भी हैरान हो जाता है। और इसी के साथ जो टॉर्चर एक्सपर्ट है वो आ जाता है इसके सेल के अंदर और इसको ले जा रहा था टॉर्चर करने के लिए। और गिडरस चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज जरा रुकिए, मुझे पता है गिराड का सीक्रेट वोल्ट कहाँ पर है जिसमें वो रखता है अपने सारे के सारे गोल्ड्स को। और ये सुन के एमसी बोलता है क्या एक सीक्रेट वोल्ट। और टॉर्चर इसको जमीन में घुसा के बोलता है चुप हो जाओ। और देख रहा होता है उसे अपनी लाला लाखों से और गिराड बता रहा होता है प्रिंस ये सब कुछ सच है, कोई ऐसा जिसने इतने सालों से फाइनेंशियल ऑफिसर का काम करा है, मैं श्योर हूँ इस सब को लेकर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और फिर इसके मुंह पे एक लात पड़ती है और एमसी बोलता है बोलो। और हम देखते हैं लात एमसी ने मारी होती है और उससे बोलता है आखिर तुम्हें कैसे पता सीक्रेट वोल्ट की लोकेशन। और गिडरस बोलता है वेल बात ऐसी है कि। और गिडरस के ना बताने से एमसी बोलता है चलो तो फिर हम शुरू करते हैं। और टॉर्चरर बोलता है हाँ ठीक है। और फिर उसकी उंगलियों को पकड़ लेता है चलो सबसे पहले स्टार्ट करते तुम्हारी एक एक उंगलियों को तोड़कर। और ये सुनकर गिडरस बोलता है जो रुको मैं बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा, मैंने पहले उस वोल्ट में से चोरी करने की कोशिश करी थी लेकिन मैं फेल हो गया था। और फिर एमसी बोलता है तुम वहाँ पे खुद नहीं गए थे क्यों है ना। और गिडरस बताता है मैंने सबके लिए एक चोर को पैसे दिए थे उस वोल्ट में से गोल्ड चुराने के लिए। और ये सुनकर एमसी बोलता है इस सब के लिए तुमने एक चोर को रखा, आखिर तुमने उसे कितने पैसे दिए। और गिडरस बता रहा होता है 3। और ये सुनकर एमसी गुस्से में बोलता है हाँ 300 गोल्ड, क्या तुम सीरियस हो। नहीं 3000। और ये सुन के एमसी भी हैरान हो जाता है क्या तुम कह रहे हो 3000। और फिर गिडरस मैंने बोलता है अब तो सब कुछ खत्म। और ये सब सुनकर एमसी तेज तेज हंसने लगता है और एमसी को ऐसा हंसता देखकर जेलर मैंने बोलता है ये इतने ज्यादा गुस्से में कि ये गुस्सा करने के बजाय हंस रहे हैं, शायद अब हमें इस बूढ़े को मार देना चाहिए, चलिए प्रिंस आके खत्म करिए इसे। और हम देखते हैं एमसी के अंदर से बहुत सारा डार्क होना निकल रहा होता है और गिडरस से बोलता है तुम कह रहे हो 3000 गोल्ड, ये पूरे आधे साल का टैक्स है सेकंड टेरिटरी का, आखिर तुम्हें इतना सारा पैसा मिला कहाँ से, तुमने ये सब घपला किया फैमिली के पैसों में से क्यों है ना। और फिर गिडरस एमसी से बोलता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था इस सबके अलावा, अगर उस वोल्ट की चाबी एक मैजिकल क्रिस्टल बॉल नहीं होती तो मैं उस वोल्ट में से चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाता। और एमसी सुनिकत बोलता है एक मैजिकल सर्कल बॉल, अच्छे से बैठो और समझाओ मुझे आखिर ये सब क्या है। और गिडरस बताता है मुझे बताया गया था कि क्रिस्टल बॉल को डुप्लीकेट करने के लिए 2500 गोल्ड लगते हैं। और फिर मैंने बोलता है सुनने के बाद ये शायद कुछ काम की चीज है। और एमसी गिडरस से बोलता है तुम्हें स्कैम करा गया है। और ये सुन के ये बोलता है क्या स्कैम करा गया है। और एमसी बताता है इसको लेकर ये बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि वो जो चोर और गिराड है वो दोनों साथ में काम कर रहे हो। और एमसी की बात सुनकर गिडरस बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद पर्सनली कंफर्म करा है, उस वोल्ट के अंदर जाने का जो रास्ता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, गिराड ने उसको ओपन करने के लिए मैजिकल क्रिस्टल बॉल का यूज करा था। और फिर एमसी पूछता है कहाँ है वो वोल्ट। और गिडरस बताता है वो है गोल्डा हाईलैंड में और वहाँ उस समय मेरी आंखों में पट्टी बांध गई थी तो इसलिए मुझे पता नहीं एग्जैक्ट लोकेशन का। और फिर एमसी यूज करता सिस्टम को और चेक कर रहा होता है मैप में। और मैप में चेक करने के बाद मैंने बोलता है तो इसने कहा गोल्डा हाईलैंड। और ये सबके सब देख रहे होते कंफ्यूज होकर एमसी की तरफ। और एमसी बता रहा होता है तो ये है गोल्डा हाईलैंड्स, ये खंडर वाला एरिया, इसको लेकर मेरे पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे इसके बारे में और ज्यादा पता करना होगा, अगर मैं ढूंढ लूं किसी ऐसे को जो अच्छे से जानता हो गोल्डा हाईलैंड्स को। और फिर एमसी को याद आती लायला की बात, लायला ने पहले जो बताया था कि यहाँ पर एक स्पेशल फोर्स है जो बनाई गई है ऑर्फन बच्चों से जिनके पास कॉम्बैट स्किल है और उन्हें दी जाती है बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग गोल्डा हाईलैंड के कैंप्स में। और ये सब याद करने का एमसी भी हैरान हो जाता है और यहाँ से जा रहा होता है, जाते हुए जेलर से बोलता है जेलर
और जेलर बोलता है हाँ प्रिंस चलो जल्दी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और वो जेलर रास्ता दिखा रहा होता है एमसी को और गिडरा जाते हुए देखता है उन लोगों को। क्या चले गए प्रिंस? और पीछे से वो बहुत चिल्ला के बोलता है प्रिंस। और एमसी यहाँ से उसको इग्नोर करके जा रहा होता है बिना उस पर ध्यान दिए। और ये लोग आ जाते हैं उस एरिया से बाहर और एमसी मैंने बोलता है गिडरस ने चुराया 3000 गोल्ड को और जहाँ पर जो है जेलर है इसने जरूर उस सुअर से रिश्वत ली होगी। जितना मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ मुझे और ज्यादा गुस्सा आते जा रहा है। मैं इस जेलर को ऐसे बिना कुछ करे जाने नहीं दे सकता। और एमसी इससे बोलता है जेलर सुआ। और जेलर बोलता है हाँ ये चीज अब सामने आ चुकी है कि गिडरस ने 3000 गोल्ड चुराए थे और ऑफ कोर्स तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था ना क्यों? और एमसी की बात सुनने के बाद जेलर बोलता है ऑफ कोर्स मुझे ये पता नहीं था। और फिर जेलर मन में बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको पता हो कि मैंने गिडरस से पैसे लिए हैं। और एमसी से मुड़ जाता है और बोलता है मैंने गिडरस के मुंह से सुन लिया था जब तुम वहां से कुछ समय के लिए गए थे। और ये सुन के जेलर हैरान हो जाता है क्या? और एमसी बोलता है मैं बहुत ज्यादा दयालु इंसान हूँ लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कितना कुछ अनदेखा कर सकता हूँ। ये सच में एक बहुत बड़ी दुविधा है। और एमसी के मुंह से ये सुनने के बाद जेलर फटाक से जमीन पे आ जाता है और एमसी से माफी मांग रहा होता है। और फिर गुस्सा करके मैंने बोलता है डैम इट वो सूर कहीं का जब मैं वहां पे नहीं था उसने मुझे भी फंसा दिया। और एमसी से बोल रहा होता है अब मैं ऐसा आगे कुछ भी नहीं करूंगा मुझे माफ कर दीजिए। और फिर मुंडू उठा के देख रहा होता है चलो देखते क्या रिएक्शन है। और देखता है सामने वहां पे एमसी नहीं होता जा चुका होता है इस जगह से। और फिर गुस्सा करते हुए बोलता है चलो जान तो बची गिडरस अब तुम तो गए मैं उसे अब दिखाऊंगा कि नरक क्या होता है। और यहाँ पर एमसी कुएं के पास आके छुप के देख रहा होता है उसको। और तभी एमसी के पीछे से एक जन आता है और पीछे से किसी के आने के बाद सुनने के बाद एमसी भी हैरान हो जाता है क्या आखिर ये कौन है? और एमसी देखता है अपने पास खड़े हुए इस इंसान को और उसकी तरफ देखकर बोलता है कौन आखिर कौन हो तुम? जैसे एमसी देखता है इसको अपने पीछे से आते हुए इसको देखकर मैंने बोलता है इसके पहनावे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ब्लू लायन ऑर्डर का नाइट है। और एमसी इससे पूछता है आखिर तुम क्या चाहते हो? और ये एमसी को अपने बारे में बताता है मैं करूर सोलेमन हूँ मुझे लॉर्ड रसल ने ऑर्डर दिया आपके साथ बने रहने का। और फिर एमसी बोलता है अच्छा तो ऐसा है और यूज करता है अपने सिस्टम को और इसके बारे में सारी जानकारी चेक कर रहा होता है। और ये एमसी से बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर एमसी उसके स्टेटस को चेक करने के बाद बोलता है इसके पास तो बढ़िया एबिलिटीज है। क्या हीरो डेस्टिनी गेम में इस तरह का कैरेक्टर भी था? इसका नाम तो कोई जाना पहचाना लग नहीं रहा है या ये बहुत पहले मारा गया था? इसके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ये आसानी से पूरे कॉन्टिनेंट में टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक बन सकता है। और एरियन की मिलिट्री स्किल का होना साथ में ऐसे पोटेंशियल के साथ ये तो सच में रेयर है कहीं ये वो तो नहीं। नॉर्मली जो सोलेमन है ऐसा कहते हैं कि वो एक डीमन है जो अपने हर एक एनिमी को मारता है बिना कोई दया दिखाए। और यहाँ तक कि जो ब्लैक प्रिंस लॉर्ड है वो कहते हैं कि उनने तक उसका चेहरा नहीं देखा है और उसको जाना जाता है द मैसेंजर ऑफ डेथ के नाम से। और ये सब सोचने के बाद अपनी मुंडी हिला रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो मैसेंजर ऑफ डेथ है उसके बारे में बताया गया है कि वो पतला और ग्लूमी सा है लेकिन यहाँ पर ये जो बॉडी से भरा हुआ इंसान है इसकी तरह तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसकी जो आंखें हैं वो पूरी तरीके से क्लियर है। वेल इसके बारे में कोई जानकारी तो है नहीं है तो इसके बारे में सोचने का कोई पॉइंट नहीं बनता। और यहाँ तक कि ये जो है इसके पोटेंशियल के आधार पर और इसी के साथ ही कम से कम मेरे रैंक तक का तो है इसको मेरे आसपास रखने से मुझे फायदा होगा। और फिर सामने से एमसी को नाइट बुला रहा होता है और उसकी आवाज सुन के एमसी भी चौंक जाता है और देखता है उसकी तरफ हाँ क्या आप ठीक हो मैंने आपको इतनी बार बुलाया आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। और फिर एमसी बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ। और नाइट बोलता है एक मर्चेंट है जिसका नाम है गिराड मिरास वो आपसे मिलने के लिए आया है। और एमसी बोलता है क्या गिराड मिरास आया है? और याद कर रहा होता है एमसी जो भी गिडर्स ने बताया होता है उसके बारे में कि जितना भी कर्जा इस कंट्री के ऊपर है वो सबका सब कंट्री के ऊपर नहीं है बल्कि वो गिराड मिरास के ऊपर है। और इसी के साथ जो उसने बोल्ट के बारे में बात बताई थी वो सब। और फिर एमसी मैंने बोलता है तो ये है वो मर्चेंट जिसके बारे में मुझे वो इडियट बता रहा था। अब ये तो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। और एमसी जल्दी से जाने लगता है यहाँ से और पीछे नाइट से बोलता है चलो चलते हैं। और नाइट भी बोलता है ठीक है प्रिंस। और पीछे से दौड़ते हुए आ रहा होता है और एमसी उसको देखकर मैंने बोलता है ये तो कहीं से नहीं हो सकता वो मैसेंजर ऑफ डेथ बिल्कुल भी नहीं। और ये लोग आ जाते कैसल के अंदर और नाइट गेट खोलता है आइए प्रिंस अंदर। और एमसी जाता है यहाँ इस हॉल में और इसी के साथ बाजू में से एक जन बोलता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा प्रिंस केलिक्स। और एमसी देखता है उसकी तरफ और हम देखते ही होता है वो मर्चेंट और अपने बारे में बता रहा होता है मेरा नाम है गिराड मिराज और मैं चलाता हूँ छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी को। और एमसी उससे बोलता है मैंने इसके बारे में सुना है जो मिराज ट्रेडिंग कंपनी है वो भले ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन उन लोगों का बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड बिजनेस है। टैलेंटेड मर्चेंट का तो यहाँ पे हमेशा स्वागत है। और सामने से गिराड बोलता है आप तो मेरी कुछ ज्यादा तारीफ कर रहे हो प्रिंस। और एमसी बोलता है वैसे आखिर क्यों एक सक्सेसफुल मर्चेंट यहाँ मेरे से मिलने के लिए आया है? मेरे पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है और ना ही कोई अथॉरिटी। अगर ये सब बिजनेस से रिलेटेड मामला है तो ये अच्छा रहेगा कि आप रसल से जाके बात करिए। और एमसी की बात सुनने के बाद गिराड हंसने लगता है और फिर एमसी से बोलता है भले अभी के लिए सेकंड टेरिटरी को रसल संभाल रहा है लेकिन ये तो आखिरी में प्रिंस की टेरिटरी है। आखिर सेकंड में ऐसा कौन है जो हिम्मत करेगा आपकी बात ना मानने की? और फिर एमसी उससे बोलता है मैं 2 वारिसों में से एक हूँ तो प्लीज ज्यादा ओवर एस्टिमेट मत करिए। और फिर गिराड बोलता है आप तो थोड़ा ज्यादा हम्बल हो रहे हो प्रिंस। भले ये बात ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है जो सक्सेसर को लेकर स्ट्रगल था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और गिराड की बात सुनने के बाद एमसी बोलता है ओ तुम्हारे कान तो बहुत तेज है ये चीज अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं करी गई है और तुम्हें ये पहले से पता चल गया। और ऐसे सुनने के बाद गिराड मुस्कुरा रहा होता है और एमसी से बोलता है अगर मैंने अपनी बातों से आपको परेशान किया है तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। मैं एक बहुत ज्यादा केपेबल मर्चेंट हूँ। अगर मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगाने के तरीके नहीं होंगे
तो मैं कैसे एक बिजनेसमैन खिला सकता हूँ। और फिर सीरियस होकर मैंने बोलता है ये बहुत ज्यादा अलग है जो इनके बारे में रूमर कहे गए हैं। इन्हें तो भोला और बेवकूफ सा होना चाहिए था, और अभी इस समय तो ये बहुत ज्यादा शार्प और चीजों को समझने वाले लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि अपने असली रूप को छुपा रहे थे इतने समय से। कहीं ऐसा तो नहीं जो ये यंग मैन है जो अभी 20 साल तक कभी नहीं हुआ है उसको पूरी जानकारी दुनिया के बारे में। ये सब तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जो रूमर है इसकी खूबसूरती को लेकर जो लड़कों के दिल को भी मजबूर कर देता धड़कने के लिए, ये तो बिल्कुल सच है। ये तो एग्जैक्टली मेरे टाइप का है। और उसका ऐसा चेहरा देखकर एमसी को भी बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस होता है और खड़ा हो जाता है अपनी सीट से और सामने गिराट से गुस्से में बोलता है मैं यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूँ। तुमने मुझसे बात करने के लिए रिक्वेस्ट रखी है, अगर तुम्हारा यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और गिराट जल्दी से एमसी से माफी मांग रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए। और मैंने बोलता है अगर ये सब कुछ अभी इस समय खत्म हो गया तो जो मेरा प्लान है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मुझे यहाँ पे इस लड़के को कैसे भी करके रोक के रखना होगा। और फिर एमसी से बोलता है मैं तो बस ये देख के मेस्मराइज हो गया था कि आपका जो चेहरा जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा आकर्षित है। और फिर एमसी उसकी बातों सुनने के बाद मैंने बोलता है आखिर ये किस तरीके का इंसान है, क्या तो क्रीपी चेहरा था इसका। और दोबारा यहीं पे बैठ जाता है और गिराट से बोलता है चलो ये बहुत ही छोटी मोटी बात है, आओ पॉइंट की बात पर। और फिर गिराट बोलता है मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ प्रिंस की। मैं यहाँ पर आया हूँ इस बारे में बात करने के लिए जो जा चुके लॉर्ड एरल कोरिन थे उनके ऊपर जो ये इतना बड़ा कर्जा है उसके बारे में आपसे बात करने के लिए। और उसकी बात सुन के नाइट चौंक जाता है और एमसी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो अपनी नाक में उंगली कर रहा होता है और अपनी नाक साफ करते हुए सामने गिराट से बोलता है क्या एक इतना बड़ा कर्जा, ये तो मेरे लिए एक लेटेस्ट न्यूज है। इनकेस क्या तुम्हें ये पता नहीं है क्या जो फाइनेंशियल ऑफिसर है अभी इस समय उसे जेल में रखा गया है, उसके ऊपर ये शक है कि वो एक अपराध में शामिल था। और एमसी अपनी नाक साफ करके फेंक देता सामने को और नाइट एमसी को ऐसा करते देखकर मैंने बोलता है ये तो कितना ज्यादा गंदा है। और गिराट मैंने बोलता है मुझे पता था कि ये सब होगा लेकिन ये चीज मेरे पे काम नहीं करेगी। और सामने एमसी से बोलता है अब पूरे के पूरे 5 साल हो चुके हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में पता हो गया होगा। और फिर मुस्कुराते हुए मैंने बोलता है आखिरकार वो मौका आ चुका जिसका मुझे इंतजार था, अपनी आंखों से डेस्पेयर को देखना इस ब्यूटीफुल लड़के के चेहरे पर जब इसे पता चलेगा कि इसके ऊपर कितना बड़ा कर्जा है। इसको इसे निराश देखकर मेरे को तो मेरी पूरी जिंदगी भर की खुशी मिल जाएगी। और सामने एमसी से बोलता है कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जैसे 3 साल हो जाएंगे लोन लेने के बाद फिर इसको चुकाने के लिए जो पैसे हैं और इसी के साथ जो इसका ब्याज है उसकी डिमांड करी जाएगी किसी भी टाइम पर। और ये बोलने के बाद गिराट मैंने बोलता है मैं कैसे भी करके इसको ये दिखा नहीं सकता अपने चेहरे पर ये खुशी। और सामने एमसी से बोलता है लेकिन दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ रहा है इस सब का जो टाइम है वो बहुत पहले निकल चुका है, अब तो मैं ये कैसे भी करके जमा करना है पूरा का पूरा टोटल अमाउंट 60,000 गोल्ड का। और इतना सारा अमाउंट सुन के नाइट हैरान हो जाता है क्या 60,000 गोल्ड। और हम देखते हैं एमसी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता और मैंने बोलता है कैरूट तो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है इसको लेकर। और ये अमाउंट सुनने के बाद एमसी बोलता है अच्छा तो ऐसा है। और गिराट एमसी को ऐसा देखकर मैंने बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा ट्राई कर रहा है। ये सब सुनने के बाद भी अपने आप को शांत रखने का। और गिराट देख रहा होता है एमसी की तरफ उसका रिएक्शन लेने के लिए। एमसी तो यहाँ पे आराम से बैठा हुआ होता है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता गिराट के सब कहने से। और इतना सारा कर्जा सुनने के बाद ये बाजू में से नाइट बोलता है क्या जो एक कर्जा है क्या आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो इस कर्जे की डेट को। और नाइट की ये बात सुनने के बाद ये भी दिख रहा होता है हैरानी से उसकी तरफ, आखिर बढ़ाने से फर्क क्या पड़ेगा लोग चुकाएंगे कैसे। और इस सब के बाद ये लोग शांत होकर बैठे हुए होते हैं और फिर गिराट अपनी चिन के साथ छोड़ के बोलता है मुझे माफ करना लेकिन जब से एरिल कोरिन गुजरे हैं तभी से इस टेरिटरी की जो वर्दीनेस है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। हम लोग चाहते तो थे कि 1 साल बढ़ा दें लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे थे एक अच्छे फेद का। अब टाइम आ चुका है प्राइस का केलेक्स, तुम्हें भरना है अब इस सब कर्जे को। और ये सब सुन के नाइट हैरान हो जाता है और मैंने बोलता है आखिर मैं क्या करूं। और फिर एमसी गिराट को देखकर मैंने बोलता है ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि बहुत ज्यादा दयालु है और इसी के साथ में कह रहा है कि यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है डेडलाइन को आगे बढ़ाने का, सिर्फ 2 हफ्ते बचे कर्जा चुकाने के लिए। और एमसी खड़ा होकर बोलता है तुम्हें ये पता नहीं होगा लेकिन जो रेवेन्यू है इस टेरिटरी का वो बढ़ चुका है 6,000 गोल्ड से। ढूंढना किसी ऐसे को जो हमें दे सके 60,000 गोल्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता मत करो तुम इस सब को लेकर। और ये सब सुन के करोड़ मैंने बोलता है क्या ऐसा सच है। और गिराट बोलता है एमसी से ओ ये तो कहने वाली बात है। और मैंने बोलता है या तो भोला भाला लड़का है। और एमसी से बोलता है तो ऐसा लगता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अब। और फिर मैंने बोलता है 60,000 गोल्ड कोई ऐसी रकम नहीं है जिसको कोई ऐसी आसानी से दे दे बिना कोई कनेक्शन के। और फिर एमसी से बोलता है मैं जल्दी वापस आऊंगा लोन के एग्रीमेंट को लेकर इस सेकंड टेरिटरी को सील करने के लिए। और एमसी को देखकर मैंने बोलता है ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ऐसे लड़के को 60,000 गोल्ड देगा, ये सेकंड टेरिटरी तो अब ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है तो चलिए ठीक है मैं चलता हूँ। और फिर एमसी को देखकर मैंने बोलता है मैं जल्दी देखूंगा इस नोबल के लड़के को मेरे जैसे एक लोली मर्चेंट के सामने घुटनों के बल दया की भीख मांगते हुए, और इसके पास तो एक अच्छा चेहरा भी है तो मैं इसे बेच दूंगा एक स्लेव मार्केट में। नहीं, इससे पहले मैं थोड़ा सा एंजॉय करूंगा इसके साथ। और यहाँ से जा रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लॉर्ड, गुड लक आपको। और चला जाता है गेट बंद करके। और एमसी देख रहा होता है उसे जाते हुए और यहाँ पर एक गिरोड पूरा कैलकुलेट कर रहा होता है इतने सारे पैसे आखिर चुकने में कितने साल लगेंगे। 60,000 गोल्ड कॉइन भरने हैं, मेरी पेमेंट है कि 2 सिल्वर कॉइन। चलो देखते हैं अगर मैं 2 सिल्वर कॉइन भरता हूँ तो मैं आखिर कितने भर पाऊंगा। और फिर ऐसे चेक कर रहा होता है और कंफ्यूज हो जाता है। और फिर एमसी इसको रोक रहा होता है ऐसे कैलकुलेट करना बंद कर दो, तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। और गिरोड जल्दी से आता रोते हुए एमसी के पास और बोलता है आखिरकार आप कैसे अभी भी ऐसे शांत रह सकते हो, ये टेरिटरी हमारे हाथों से कभी भी जा सकती है। और फिर एमसी मैंने बोलता है गिड्रस ने कहा था जो इसका सीक्रेट वोल्ट है वो गोड्रा हाईलैंड
हाइलाइट्स में और मैप में देखने से ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर ये खंडर है उसी जगह पर इसका ये बोल्ट है। इस एलियन कंटिनेंट में जो केसल के बाहर का एरिया है वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम ऐसे कैजुअल तरीके से जा सको। और यहाँ तक कि जो गोल्डा हाईलैंड्स है वो तो और ज्यादा खतरनाक एरिया है। उस जगह पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैंगे जिनसे मैं आमतौर पर बचने की कोशिश करता हूँ। और इस सब के बाद हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है और एमसी जा रहा होता है यहाँ से किसी जगह पर। और पीछे से गेरेट बोलता है, प्रिंस आखिरकार आप जा कर आए हो। और एमसी मुस्कुराते हुए मैंने बोलता है, मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जिसको अच्छे से नॉलेज हो गोल्डा हाईलैंड के बारे में और शायद इस सब के लिए वो असिस्टेंट काम आ सकती है। और ये जेलर देखता उसको आते हुए, क्या कहीं ये प्रिंस एलेक्स तो नहीं है? क्या तो डरावना फेस है इनका। और जल्दी से झुके बोलता है, आपका दिन अच्छे से जाए सर। और फिर एमसी बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मेरा कुछ बिजनेस है प्रिजनर के साथ और मैं अंदर जहाँ कैरोट के साथ जा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी चिंता मत करना। और कैरोट बोलता है, ये जो रूम है वो पहले गिड्रस का हुआ करता था। और एमसी अंदर आके बोलता है, यहाँ तो चीजें बहुत अच्छे से जमी हुई है और यहाँ तो बहुत गर्माहट सी है। और बाजू में से एक जन आके बोलता है, ये सब कुछ मैंने करा है। और एमसी देखता है उसकी तरफ और हम देखती होती लाइला। और एमसी से बोलती है, उस मनुष्य के पास महंगी चीजें छोड़ के यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और फिर एमसी लाइला को देखकर बोलता है, तुम तो पहले से बहुत ठीक लग रही हो। और फिर लाइला बोलती है, ओ यहाँ पर तो मैं ठीक हूँ जैसे कि तुम देख सकते हो। और लाइला की बात सुनकर कैरेट गुस्से में बोलता है, ठीक से बात करो तुम बदतमीज लड़की। और लाइला देख रही होती है एमसी की तरफ घूरते हुए और एमसी भी देख रहा होता है उसकी तरफ। और लाइला बोलती है, तुमने मुझे धोखा दिया। और याद कर रही होती पहले की बात जब एमसी ने लाइला को बकरी के सड़े हुए दूध का दही पिलाया था। ये कहकर कि एक पॉइजन है और इसको ठीक करने का फॉर्मूला सिर्फ इसके दिमाग में है। और यहाँ पर एमसी लाइला से बोलता है, जितना मैंने सोचा था तुम्हें तो उससे जल्दी पता चल गया। और फिर लाइला बोलती है एमसी से, तो इसका मतलब तुम इतना दूर यहाँ मेरे पास तक आए हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे? लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब मेरा कोई इरादा नहीं तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करने का। लेकिन अगर हम लोग साथ में शेयर करें कुछ इंटेंस मोमेंट को तो मैं शायद सोच सकती हूँ तुम्हारी बात मानने के बारे में। और ऑफकोर्स तुम्हें बहुत अच्छे से करना होगा। और लाइला की बात सुनकर पीछे से कैरेट बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और बोलता है, तुम बदतमीज लड़की। और एमसी उसको रोक रहा होता है, रुक जाओ, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें सर्वाइव करने का एक मौका देने के लिए लाइला। और फिर लाइला बोलती है, आखिर तुम्हारा इस सबसे क्या मतलब है? और फिर एमसी बताता है, अगर मैं भले ही तुम्हें यहाँ से इस समय जाने दूं, लेकिन जिस समय तुम इस जगह से निकलोगी उसके बाद तुम मारी जा सकती हो। और ये सुनकर लाइला भी हैरान हो जाती है। और फिर एमसी अपनी चेन के साथ छोड़ के बोलता है, तुम्हें इसके बारे में पता है ना कि जो सेकंड फैमिली है उसकी अब बहुत बड़ी दुश्मनी हो चुकी है कोस्टलिन फैमिली के साथ, क्यों? और फिर लाइला बोलती है, हाँ क्योंकि तुमने बना दिया उनकी लड़की को एक बहुत ज्यादा खतरनाक विलनेस और उनके ग्रैंड चाइल्ड के माना होल को भी बंद कर दिया है। तो ये तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है कि वो दुश्मनी न करे। और फिर एमसी बोलता है, और उस सबके बीच में जो की विटनेस थी वो तुम थी जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है, क्या तुम अभी भी नहीं समझी? और फिर समझने के बाद ये भी हैरान हो जाती है, हाँ जो कोस्टलिन फैमिली है वो जरूर मुझे मार के रहेगी, क्या आपको मुझे बचाना नहीं चाहिए? और सिर्फ तुम मुझे बचा सकते हो इस सबसे, मेरी गवाही से मुझको मुकरा कर सिर्फ यही करने से मेरा नाम क्लियर हो सकता है। और फिर एमसी बोलता है, अगर भले तुम ये सब कर लो लेकिन जो माना होल सील किया गया है ग्रम्बिन का उसको वापस नहीं लाया जा सकता। और जो कोस्टलिन फैमिली वो प्लॉटिंग कर रही है सेकंड फैमिली को जो टेरिटरी है उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने की। और नोबल्स ऐसे लोग होते हैं जो बर्दाश्त नहीं करते उन लोगों को जो उनके प्लेन के बीच में आते हैं, और स्पेशली वो लोग जो उनसे नीचे के लोग हैं। और फिर लाइला मन्ना बोलती है, मैंने देखा है नोबल्स की सर्विस में बहुत सारे लोगों को कुत्तों की तरह मरते हुए, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। आखिर क्यों, आखिर मैं ही क्यों? और लाइला को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और बाजू में से एक चीज उठाती है और पीछे से कैरेट देख लेता है उसको ये सब करते हुए। और फिर लाइला कूद के आती है एमसी के सामने उसको पर हमला करने के लिए और बहुत ही स्पीड में अपने हाथ को लेके आती है इसके नुकीले साइड से। और वो हमला आ रहा होता है एमसी के पास और एमसी भी इसको देखकर हैरान हो जाता है। और तभी बाजू में से एक लात आती है और पड़ती है लाइला को और वो पीछे जाके गिरती है सबकी वजह से। और कैरेट ने सामने आके बचा लिया होता है एमसी को और लाइला से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम गंदी असेसन कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लोड के ऊपर अटैक करने की? और हम देखते लाइला को इसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से के कारण अपने दांत मसल रही होती है। और फिर एमसी कैरेट से बोलता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी प्रोटेक्शन को, लेकिन लाइला को कम मत समझो क्योंकि इसी की मदद की वजह से मैं लोड बनाऊं। और फिर कैरेट माफ मांग रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड। और फिर एमसी बोलता है, चिंता मत करो इस सब के बारे में। और फिर एमसी बोलता है, लोग उन लोगों से ज्यादा नफरत करते हैं जो उनकी आंखों को सच्चाई की ओर खोलते हैं, ना कि उन लोगों को जिन लोगों ने उन्हें डिस्पेयर में धकेला है। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इससे सब कुछ आसान हो जाता है, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। अपनी मन की बात कहने से बेहतर महसूस होता है। लेकिन अगर अभी इस समय की बात करें, ये देखना कि तुम कितनी ज्यादा कोशिश कर रही हो सर्वाइव करने के लिए, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम इस टाइप की होंगी जो आसानी से गिव अप कर दे। और फिर लाइला बोलती है, ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मरूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मरना अफोर्ड नहीं कर सकती। और एमसी मुस्कुराता उसकी बात सुनने के बाद और फिर लाइला से बोलता मुस्कुराते हुए, ठीक है इतना काफी होगा तुम्हें यूजफुल बनाने के लिए। और लाइला भी हैरान होती है एमसी की बात सुन के, हाँ। और एमसी बताता है, अगर तुम मदद करती हो मेरे काम में तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा उन सब लोगों से जो भी तुम्हारे पीछे हैं, और अगर तुम्हारी कोई फैमिली है तो मैं उस सबका भी ध्यान रखूंगा। और ये सुन के लाइला चौंक जाती है और एमसी को चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी फैमिली का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो उन सबको हॉस्टेज बनाकर मुझे धमकाने की? मुझसे खिलवाड़ करना बंद करो। और लाइला की बात सुनने के बाद एमसी जोर जोर से हंसने लगता है और लाइला से बोलता है, हे कोई गलत आइडिया मत निकाल लेना इस सबका, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मर भी जाती हो तो, तुम्हारे जैसे असेसिन यहाँ पे बहुत सारे हैं। और फिर लाइला मैंने बोलती है एमसी की बात सुनने के बाद, हाँ ये सच है, एक ग्रेट नोबल बिल्कुल काउंट की तरह मैं तो ऐसे लोगों
लोगों के सामने डिस्पोजेबल टूल के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। और फिर लैला एमसी से बोलती है, अगर यहाँ पर है इतने सारे असेसन तो जाके उन लोगों को क्यों ढूंढते हो? तुम यहाँ पे मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई रीजन होगा इतनी सारी दिक्कतें उठाने के बाद यहाँ मेरे पास आकर मुझे मनाने का। और फिर एमसी लैला से बोलता है, एक रीजन तो टाइम बचाना किसी दूसरे को ढूंढने से अच्छा, और इसके अलावा जो दूसरा है, क्या तुम्हें याद है जो मैं तुम्हें कहा था? और फिर लैला बोलती है, आखिर क्या कहा था? और फिर एमसी बोलता है, लेकिन इस सबसे पहले मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, अगर तुम इतने टाइम के अंदर अंदर मेरे साथ काम करने के लिए एग्री नहीं करती हो तो मैं तुम्हें वो आजादी दे दूंगा जो तुम इतने डेस्परेटली ढूंढ रही हो। और फिर लैला मैंने बोलती है, यहाँ पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये तो ऑब्वियस है, ये ठीक कह रहा है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में लगातार ये ऑर्डर दिए जाते हैं, लगातार किसी का पीछा करते रहना है और एलिमिनेट करना है ट्रेटर्स को, भले अगर मुझे सेल्फिश कहें, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं ये सब करने के अलावा। मुझे भले पसंद ना हो ये बदमाश बच्चा जो सिर्फ दिखने में अच्छा है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और वैसे भी मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सर्वाइव करना है। और सामने एमसी से बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, जो शेकन फैमिली और क्वेश्चन फैमिली है अब दोनों के बीच में अब दुश्मनी हो चुकी है, तो अब इसको बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं कर सकते, जल्दी इन दोनों फैमिली में से कोई एक नया गायब हो जाएगी, और मुझे फायदा तब होगा जब जो क्वेश्चन फैमिली है वो गायब हो। और फिर एमसी लाला की बात सुनने के बाद मुस्कुराते हुए बोलता है, आखिरकार अब तुम सीधा सोचने लगी हो। और एमसी की बात सुनने के बाद लाला को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन इसके रिटर्न में तो मुझे सबॉर्डिनेट के रूप में ट्रीट मत करना, बल्कि एक मशीनरी के रूप में जो एक दूसरे के फायदे के लिए साथ में आए हैं, और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर तुम मुझे मिशन को छोड़कर लगातार इधर उधर ऑर्डर देते रहते हो। और लाला की ये बात सुन के पीछे कैरेट को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और एमसी मैंने बोलता है, क्या तो खुशी और दुख की बात है। और कैरेट गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यंग लॉर्ड से इस तरीके से बात करने की? अपना मुंह संभाल के बात करो तुम बदतमीज लड़की। और फिर लाला बोलती है, शांत हो, ठीक है अब मैं अच्छे से बात करूंगी अपने एम्प्लॉयर से, और वैसे भी ये लोग मेरे स्पॉन्सर है, और या तो तुम प्लानिंग तो नहीं कर रहे अपने नए अलाय के ऊपर हमला करने की? क्यों? मुझे लगा कि तुम वैल्यू करते हो चिवलरी की। और कैरेट को गुस्सा आ रहा था लाला की बात सुनने के बाद, अलाय आखिर किस तरीके का अलाय, आखिर कौन है तुम्हारा अलाय? और गुस्से में देख रहे होते एक दूसरे की तरफ। और फिर एमसी बोलता है, तुमने एक चीज कही थी कुछ दिन पहले, क्यों है ना? और एमसी की बात सुनने के बाद दोनों को दोनों कंफ्यूज होकर देखते हैं एमसी की तरफ, और एमसी बता रहा होता है, एक कैंप साइट जहाँ पे क्वेश्चन फैमिली के शेडो ट्रूप को ट्रेनिंग दी जाती है, और वो जगह गोल्डा हाईलैंड्स में, क्यों है ना? और एमसी की बात सुनने के बाद लाला को याद आती पहले की बात जो उसने बताया था इस सब के बारे में। और फिर याद आने के बाद एमसी से बोलती है, हाँ तो इसके बारे में क्या? और फिर एमसी कैरोट से जल्दी से बोलता है, कैरोट। वो कैरोट भी देखता है एमसी की तरफ, जल्दी जाओ और मैप लेकर आओ, और एक ऐसा मैप लेकर आना जिसमें पूरा का पूरा किंगडम और क्वेश्चन टेरिटरी के आसपास का जितना भी एरिया है सारे के सारे डिटेल उसमें अच्छे से होना चाहिए। और एमसी मैंने बोलता है, जो सिस्टम का मैप है उसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, तो इसलिए मेरे को इन सबको दिखाने के लिए यहाँ के मैप की जरूरत है। और एमसी की बात सुनने के बाद कैरेट बोलता है, हाँ यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैप है मिलिट्री काउंसिल रूम में। और ये सुनने के बाद एमसी बोलता है, चलो तो फिर चलते उस जगह पर। और कैरेट खुश होकर बोलता है, ठीक है मेरे लॉर्ड चलिए। और पीछे लाला लोगों को ऐसे देखकर मैंने बोलती है, यहाँ तो आसपास कितनी सारी यूजलेस एनर्जी है। और कैरेट बाहर का गेट खोलता है और बोलता है, आइए मेरे लॉर्ड, सबसे पहले आप। और कैरेट देखता है एमसी की तरफ, मेरे लॉर्ड आखिर आप पीछे क्यों हो, जल्दी आइए। और एमसी कैरेट से बोलता है, नहीं तुम जाओ सबसे पहले। और कैरेट बोलता है, क्या आपको वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं पता? और एमसी बोलता है, नहीं तुम जाओ सबसे पहले, मेरे को वहाँ का रास्ता पता है, लेकिन नाइट को तो अपने लॉर्ड को फॉलो करना होता है ना। और एमसी उसकी बात सुनने के बाद बोलता है, मैंने कहा ना जाओ, बस तुम जाओ सबसे पहले जल्दी से। और लाला भी हैरानी से देख रही तो उन लोगों को ऐसा करते हुए। और उस सब के बाद हम देखते केसल के बाहर का सीन, यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं और देख रहे होते हैं आसपास। और एमसी तो यहाँ आसपास देखकर बहुत ज्यादा खुश हो आता है। और कैरेट बता रहा होता है, यहाँ इस जगह पर एक हाईएस्ट लेवल के मिलिट्री सीक्रेट पूरे एलियन कंटिनेंट के। और एमसी इस मैप के पास आकर ढूंढ रहा होता है गोल्डा आइलैंड्स कहाँ पर रहेगा। हाँ ढूंढ लिया, ये रहा। तुम्हें इस जगह के बारे में कितना पता है? और कैरेट बता रहा होता है, ये एक जाना माना एरिया है, और ये एक ऐसी जगह जहाँ पे विस्काउंट कोस्टन फैमिली और बेरोन फैमिली के बीच लड़ाई चल रही है यहाँ के टेरिटरी के इशू को लेकर। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की एक कॉपर माइन है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो रुक चुका है उन लोगों के आपस में लड़ाई की वजह से। और इसी के साथ एमसी अपने सिस्टम में भी चेक कर रहा होता है और बोलता है, जो बेरोन फैमिली है वो हमारे साइड में है ना? क्यों? और कैरोट बताता है, हाँ वो हमारे साइड में है। और एमसी इस मैप को देखकर बोलता है, वैसे क्या जो ये मैप है पूरी तरीके से एक्यूरेट है या नहीं है? आखिर कितना लंबा समय हो गया जब से ये मैप यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है? और कैरोट बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये कितने लंबे समय से है। और लाइला बोलती है, ऐसा लगता है थोड़ा सा पुराना मैप है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा बड़ी गलतियां नहीं होंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर हम लोग ये नए समय की चीजें इस मैप के ऊपर अपडेट कर देते हैं तो। और फिर इसी के साथ मन्ना बोलती है, तो इस सब के लिए तुम मेरे पास आए थे। और लाइला की बात सुनकर एमसी बोलता है, क्या तुम सिर्फ ये मैप देखकर हमें वहाँ पे ले जा सकती हो? और लाइला बोलती है, ऑफ कोर्स मुझे पता है ये एरिया बहुत अच्छे से, मैं खेलती हुई आई हूँ इस जगह से जब से मैं छोटी थी, तो आखिर क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें गोल्डन आइलैंड से चाहिए? और एमसी बताता है, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पुराना खंडर है जिसको मुझे एक्सप्लोर करना है। और एमसी की बात सुनकर लाइला बोलती है, एक पुराना खंडर, ऐसा तो कुछ वहाँ पे होना नहीं चाहिए था। और फिर एमसी सोचते हुए बोलता है, जब मैं छोटा था। और पीछे मुड़ के बोलता है कि हमेशा बड़े लोग ये नहीं कहते कि इस जगह पे जाना मना है। और एमसी की बात सुनकर लाला भी हैरान होकर देखती है एमसी की तरफ। और लाला सोच रही होती है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे बड़े लोग कह रहे हो कि जहाँ पे जाना मना है, हाँ ये एग्जिस्ट करती थी। और फिर एमसी बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि क्वेश्चन फैमिली ने कब से अपने सीक्रेट यूनिट को ट्रेनिंग देना स्टार्ट
करा था। और लाला एमसी की बात सुन के बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इस क्वेश्चन से क्या मतलब है, तो जबकि मैं छठवें टर्म की ग्रेजुएट हूँ और उस जगह पर तैनात हूँ 5 साल से, तो इस सबको मिलाकर मुझे ऐसा लगता है करीब करीब 15 साल के आसपास का टाइम रहा होगा। और फिर एमसी बोलता है, तो आखिर कब स्टार्ट हुई थी कोशिन फैमिली और बेरोन फैमिली के बीच में टेरिटरी को लेकर लड़ाई। और कैरेट बताता है, इसका भी बिल्कुल सेम टाइम था, 15 साल के आसपास का। और फिर लाला कैरेट को उंगली करके बोलती है, हे क्या तुमने कुछ फिगर आउट कर लिया। और कैरेट बोलता है, नहीं मैं तो कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ। और फिर लाला अपना अजीब सा चेहरा बना के बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है। और लाला को इसे देखकर कैरेट को गुस्सा आ जाता है और दोनों को दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। आखिर ये किस तरीके का एटीट्यूड है तुम्हारा, तुम मुझे चिढ़ा रही हो। और लाला बोलती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आखिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो, किस तरीके का एटीट्यूड, हर समय ऐसे लड़ाई करते रहना, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। और फिर एमसी बोलता है, आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे अमाउंट में पैसा लगता है और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, और वो भी बढ़ा लेना अपनी आर्मी को इतनी अचानक से, ये सब कुछ तभी हो सकता है जब इस सबका कोई खास रीजन हो। और लाला बोलती है, तो आखिर तुम्हारा इस सबको लेकर पॉइंट क्या है। और कैरेट बोलता है, इसका मतलब उन लोगों के पास कहीं ना कहीं से बहुत सारा पैसा आ चुका है, तुम इडियट। और लाला बोलती है, मैंने तुमसे नहीं पूछा है। और फिर एमसी बोलता है, जैसा कि कैरोट ने कहा, जो कोस्टन फैमिली उन लोगों को कहीं ना कहीं से बहुत सारा पैसा मिल चुका है और वो भी उसी टाइम के आसपास, और वो लोग सबको यूज कर रहे हैं अपने सोल्जरों को सीक्रेट तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए। और इस सब के बाद वो लोग शायद उन सबको अलग अलग मिशन के लिए भेज देंगे, बिल्कुल तुम्हारे जैसे लायला। और लायला भी हैरान होकर बोलती है, मेरे जैसे। और फिर बाजू में से कैरेट बोलता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर वो किस तरीके के सीक्रेट ऑपरेशन होंगे। और उसकी बात सुन के लायला को गुस्सा आ रहा होता है, तो आखिर एग्जैक्टली क्या है मनी का सोर्स, और आखिर ये कैसे जुड़ा हुआ है उस खंडर से जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। और एमसी बताता है, पहला जो कॉपर माइन है वो ज्यादातर मिलती है सिल्वर माइन के आसपास, तो इसीलिए कॉमन है कॉपर के अंदर सिल्वर का पाया जाना। और फिर कैरोट बोलता है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि कोशिन फैमिली सीक्रेट तरीके से सिल्वर की माइनिंग कर रही है, ये एक बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम है। और फिर एमसी बोलता है, हाँ लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हें अपने एरिया में मिली ऐसे सिल्वर से भरी हुई गुफा, लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर की माइन है, चाहे वो किसी भी जगह पे क्यों ना मिली हो, वो हमेशा मानी जाती है रॉयल फैमिली की। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी नोबल ऐसी माइन मिलने के बाद इस सब की रिपोर्ट करेगा। और फिर कैरेट बोलता है, तो आखिर जो खंडर है उसके बारे में क्या। और फिर एमसी बोलता है, मुझे पता है कि उस जगह पर किस तरीके के खंडर है, ये सब परफेक्ट जगह होती है चीजों को छुपाने के लिए। और फिर मैंने बोलता है, वेल तुम्हें यह बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा, लेकिन मैं कभी भी अपने इस स्टेट से बाहर नहीं गया हूँ। और फिर लायला बोलती है, तो आखिर इस सब का हमसे क्या लेना देना है, कहीं तुम प्लानिंग तो नहीं करे वॉर स्टार्ट करने की, जिससे कि सारी की सारी फंडिंग को तुम सीज कर सको। मुझे नहीं लगता कि सेकंड टेरिटरी के पास वॉर करने के लिए कुछ भी सामान है। और ये सुनने के बाद कैरेट निराश होकर मैंने बोलता है, हाँ ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन जो भी ये कह रही है वो सबका सब सच है। और लायला कहती है, और इसके अलावा जो सिल्वर माइन है जिसके बारे में रिपोर्ट नहीं करी गई है वो तो इलीगल है, अगर भले ही हम लोग उसे वॉर करके अपनी तरफ कर ले, लेकिन अगर ये सब रॉयल फैमिली को पता चला तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या कहना है इसके बारे में, हम लोग सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं इसको। और फिर एमसी बोलता है, ये सब करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारी जो टेरिटरी हैगी वो बैंकक्रप्ट होने के कगार पर है, हमें जरूरत है बहुत सारे पैसों की। और फिर लाला कहती है, तो आखिर तुम्हारा क्या सजेशन है। और एमसी बताता है, जितने भी पैसे को वहाँ पे जमा किया गया है वो सबका सब उस जगह पर होगा अभी इस समय। और एमसी की बात सुन के लायला और कैरेट भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता आखिर एमसी क्या कह रहा है। और फिर एमसी बताता है, वो ऐसे पैसे जिसको इलीगल तरीके से कमाया गया है, अगर वो चोरी हो जाते तो वो लोग हमारे पर केस नहीं कर सकते। और एमसी की बात सुन के कैरेट बोलता है, अच्छा तो ऐसा है। और हम देखते हैं उसी दिन की रात का सीन, यहाँ से एमसी जाने की तैयारी कर रहा होता है और पीछे से रसल बोलते हैं, मेरे लॉर्ड क्या है सच में ठीक रहेगा, सब चीज का भरोसा करना है यंग मैन के ऊपर जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो गोडा हाईलैंड्स है वो कोई ऐसी जगह नहीं जिसको कम समझा जाए, वहाँ पे हर चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है, हर चीज का एक मौका होता है, खतरे की ओर भागना और जल्दबाजी में काम करना ये सब केवल समस्याओं को ही जन्म देता है, आपको इस सब को लेकर एक और बार सोच लेना चाहिए। और फिर एमसी मैंने बोलता है, आप तो बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह बोल रहे हो जो अपने पोते की चिंता कर रहा है। और एमसी बोलता है रसल से, ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान हो जाता अगर आप भी हमारे साथ चलते तो, लेकिन कैरोट की जैसे यंग टैलेंट का भी ग्रो करना इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम लोग अपने गोल की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ सके। और एमसी के बात सुन के कैरोट खुश होकर बोलता है, माय लॉर्ड। और एमसी बोलता है रसल से, और वैसे भी जो इस तरीके के हालात है इस जगह के, इसीलिए हम दोनों का एक साथ जाना है इस टेरिटरी से बाहर, ये बहुत ज्यादा रिस्की है और यहाँ आसपास में जितने भी खतरे हैं वो बहुत बड़े हैं। और एमसी की बात सुनकर रसल बोलता है, अच्छा तो ऐसा है, मैंने इस सबको लेकर बहुत कम सोचा था, प्लीज लॉर्ड सेफ रहिएगा। और कैरेट को चिल्ला के बोलते हैं, सर्व करना यंग मास्टर को बहुत अच्छे से, अगर तुमने जरा सी भी खरोच आने दिन के शरीर में, तुम समझ रहे हो ना। और फिर कैरोट बोलता है, चिंता मत करिए, सब कुछ मुझे छोड़ दीजिए। और रसल मारते कैरोट के सर पे मुक्का, सीरियस तरीके से कहो ये सब। और फिर कैरोट बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए सब के लिए। और फिर रसल बोलते हैं, सबके सब यंग मास्टर के शरीर में जो पहले का घाव है वो अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, ये सब होने के बावजूद भी ये तब भी अपनी टेरिटरी के खातिर जा रहे हैं डेंजरस जगह पर, तो इसीलिए मेक श्योर करना कि ईमानदारी से फॉलो करो, ठीक है समझ गए तुम सबके सब। और फिर सबके सब सलूट करके यस करते हैं। और एमसी देखता है सामने की तरफ और मने बोलता है, वेल कोई भी ऐसा सोल्जर नहीं चाहता कि उनका लॉर्ड बहुत ज्यादा वीक हो, और यहाँ तक कि उन्हें मनने की भी कोशिश करी हो, इनकी लॉयल्टी को मेरी तरह बढ़ाना इस पूरी जर्नी में ये भी मेरा एक काम है। और हम देखते हैं यहाँ पे जो ओडी में खड़ा था वो लायला होती है, और हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे स्कूए में।
यहाँ पर कैरोट सीढ़ी डालता है इस कुएं के अंदर और लालटेन लेकर नीचे की तरफ आ रहा होता है और इसी के ऊपर से एमसी आ रहा होता है और कैरोट एमसी से बोलता है प्लीज संभल के आइएगा लॉर्ड। और ये लोग आ जाते हैं कुएं के सब नीचे और कैरोट सामने की तरफ देखकर बोलता है अब यहाँ से पूरा का पूरा रास्ता एक अंडरग्राउंड है जहाँ से पानी जाता है केसल के बाहर और इसकी दूरी सच में बहुत ज्यादा है। और एमसी आ जाता है और बोलता है चलो अब चलते हैं और कैरोट भी बोलता है ठीक है। और यहाँ पे ये लोग आगे जा रहे होते हैं और एमसी के साथ जितने भी सोल्जर आए थे वो सबके सब जा रहे होते हैं इस रास्ते से लाइटें लेकर और यहाँ सबके पीछे से लाला आ रही होती उड़ी में और कैरेट सामने की तरफ देखकर बोलता है ये रहा वो हम आ गए इस जगह पर। और एमसी तो यहाँ आते आते बहुत ज्यादा थक जाता है वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और यहाँ पर कैरोट रास्ता खोल रहा होता है बाहर जाने का और एमसी उसको देखकर मैंने बोलता है ये अच्छा है कि तुमने नोटिस कर लिया था नहीं तो हम लोग इसको छोड़ के आगे निकल जाते। और कैरेट एमसी की तरफ अपना हाथ करके बोलता है यंग मास्टर लीजिए मेरे हाथ को पकड़िए। और एमसी पकड़ता है कैरोट का हाथ और एमसी निकलता है उस जगह से बाहर और हम देखते हैं रास्ता बाहर एक घर के अंदर खुला होता है और एमसी इसके अंदर से झांक के देख रहा होता है आखिरी जगह कौन सी है कहाँ पर है हम लोग। और कैरेट बताता है जगह के बारे में ये एक पानी को सप्लाई करने वाली जगह है जिसको बहुत पहले छोड़ दिया गया है आइए लौट इस जगह पर। और एमसी यहाँ बाहर आके देखता है ओ आखिरकार हम लोग फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं आइए माई लॉर्ड बैठिए आके कैरेज पर। और एमसी कैरेट से बोलता है यहाँ पे मुझे माई लॉर्ड कहना बंद करो क्या तुम यहाँ पे सब लोग को अनाउंस करना चाहते हो कि मैं दूसरी कंट्री का एक लॉर्ड हूँ अब से मुझे यहाँ पे यंग मास्टर कहना। और कैरेट बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और यहाँ आसपास देखकर एमसी मैंने बोलता है एक मर्चेंट के कपड़े पहनने के बाद तो अजीब सा लग रहा है और यहाँ तक कि ये तो पूरी तरीके से अननेचुरल है तुम्हें दिखने में कम से कम ऐसा लगना चाहिए जिससे कि तुम सामने वाले को बेवकूफ बना सको। और एमसी बुलाता है कैरोट को और कैरोट बोलता है हाँ मेरे लॉर्ड नहीं मेरा मतलब यंग मास्टर। और एमसी कहता है कैरोट से तुमने वो सब तैयारी कर ली ना जो सब मैंने तुमको करने को कहा था। और फिर कैरोट बोलता है हाँ लेकिन क्या मुझे सच में इसको पहनना पड़ेगा इसमें से तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है अगर तुम ये नहीं पहनना चाहते तो जाके तुम कूली के कपड़े पहन लो और इसी के साथ मैं भी दूसरा रोल निभा लूंगा लाला के साथ एक नई शादी का। और ये सुन के कैरोट बोलता है नहीं मैं ये करने को तैयार हूँ मैं कैसे लॉर्ड को रहने दे सकता हूँ एक ऐसे लड़की के साथ। और उसकी बात सुनने के बाद आसपास में जितने भी लोग होते हैं सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं और एमसी को बहुत तेज गुस्सा आता है और मैंने बोलता है ये लड़का ऐसे बेफालतू की चीज यहाँ पे क्यों कह रहेगा। और कैरेट भी यहाँ से गुस्से में जा रहा होता है और मैंने बोलता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मैंने झूठ बोला है। और अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलता है तो क्या चले हम यंग लेडी। और सबके सब देख रहे हो तो उसकी तरफ और लाला उसके हाथ को झटका के बोलती है आखिर कौन लेडी मैं ठीक हूँ तुम जा सकते हो यहाँ से तुम यहाँ पे मेरे रास्ते में आ रहे हो। और एमसी उसको ऐसे देखकर मैंने बोलता है क्या ये सब क्या हुआ आखिर ये किस तरीके का इंटरेक्शन था सबॉर्डिनेट के बीच में। अगर कैरेक्टर एक साथ मिलकर काम करें तो वो लोग एक दूसरे के साथ तालमेल को क्रिएट कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो दोनों एक दूसरे को ग्रुप बनाकर तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए और इसी के साथ उनमें से एक मारा जाएगा और उसी के साथ उनका लोड भी। तो ऐसा लगता है जो है हीरो डेस्टिनी गेम है कोई मामूली सा गेम नहीं है शायद ये कोई ऐसी चीज है जिसको बनाया गया गॉड के द्वारा बिल्कुल रियल वर्ल्ड की मिरर कॉपी की तरह। और लैला की तरफ देखकर मन में कहता है आदर्श रूप से लैला की तरफ से अपने आप को साबित करना अपनी साथी लड़कियों के सामने ये शायद इसके लिए अच्छा रहेगा क्या मुझे उसकी मदद करना चाहिए इस समय उसकी। और कैरेट एमसी के पास आके बोलता है यंग मास्टर तैयारी पूरी हो चुकी है। और एमसी सुनने के बाद कैरेट से बोलता है चलो तो फिर जबकि सारी तैयारी हो चुकी है तो सुबह होने से पहले जितना जल्दी हो सके हमें उतना दूर निकलना कैसा सब ठीक है। और एमसी की बात सुन के कैरेट बोलता है हाँ ठीक है यंग मास्टर। और सबके बाद लोग निकल पड़ते हैं यहाँ से और जा रहे होते हैं सबके सब रात के समय और ऐसे चलते चलते रात में रुकते हैं कैंप लगा के और वापस सुबह होते से निकल पड़ते हैं और आगे गाँव आने पर रुकते हैं उस जगह पर कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए। और इसी के साथ जिन लोगों का घर यहाँ पर था वो यहाँ पर आकर रुक जाते हैं और जा रहे होते हैं बाबा करते हुए और इसी के साथ निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पर। और उस सब के बाद ये लोग यहाँ पर रात में कैंप लगा कर रुके होते हैं और कैरेट एमसी से कहता है जो आज हम लोग जिस गाँव से निकले थे वो इस रास्ते पर सिर्फ एक आखिरी गाँव था। और एमसी सुनने के बाद बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है चलो तो फिर कह दो सब लोगों से अपना अपना जो भेष बदला हुआ है उन सबको हटा दो क्योंकि अब कल से रियल लड़ाई शुरू होने वाली है। और एमसी के बात सुनने के बाद कैरेट बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और इसी के साथ सुबह हो चुकी होती है और एमसी यहाँ पे सबसे बोलता है जो असली काम है वो यहाँ से शुरू होने वाला है चलो चलते हैं अब यहाँ से। और बढ़ जाता है एमसी आगे की तरफ सारे के सारे सोल्जरों को लेकर और ये सबके सब जा रहे होते हैं इस रास्ते से। और इसी के साथ एक आवाज आती है ये आवाज सुन के कैरेट बोलता है आखिर ये किस तरीके की आवाज है। और पीछे एमसी जल्दी से उतर के आता है अपने कैरेट से और कैरेट एमसी से बोलता है ये आवाज कौन कर रहा है उसको देखने के लिए हमने जिसको भेजा था वो अब आ चुका है। और सामने से वो आके बता रहा होता है सीनियर नाइट वहाँ सामने जंगल के अंदर कुछ मोस्टर्स हैं। और ये सुनकर कैरेट बोलता है डैम इट आखिर वहाँ पे है कितने। और जो उन सबको देखने के लिए गया था वो बताता है वहाँ पे कुल मिला के 5 है। और फिर पीछे से कैरेट को एक दिन उंगली करता है कैरेट देखता है उसकी तरफ और हम देखते हैं एमसी होता है और बोलता है मुझे साथ में लेके चलो पेड़ के ऊपर मुझे अपनी आंखों से देखना है आखिर वो किस तरीके के मोस्टर है। और कैरेट भी खुश होकर बोलता है ठीक है और उठा लेता है एमसी गोदी में और एक तेज छलांग मारता है ऊपर की तरफ और बहुत स्पीड में जा रहा होता है। और कैरेट को इस समय बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और एमसी को इस सब की वजह से बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। और कैरेट आ जाता है एक छलांग में पेड़ के ऊपर इस डंगाल पर और एमसी देखता है सामने उन मोस्टर की तरफ तो ये रहे वो लोग और उनकी तरफ देखकर बोलता है ये कोई ऐसे मोस्टर नहीं है जिन मोस्टरों को अंडर एस्टिमेट किया जाए तो बताओ इस सबको लेकर क्या प्लान है कैसे तुम इन लोगों से डील करोगे। और कैरेट बता रहा होता है सबसे पहले तो ब्लॉक करना है जलते हुए तीरों से इनके भागने के रास्ते को। और ये सुन के एमसी हैरान हो जाता है क्या जो रुको तुम उन सब लोगों को आग में जलाना चाहते हो कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। और हम देखते हैं इस पेड़ के नीचे
नीचे लायला को और यहाँ पेड़ के ऊपर कैरोट एमसी से बोलता है, यंग मास्टर मुझे माफ करना, लेकिन ये हमारे लोगों की जिंदगी का सवाल है, बिना साथ में अच्छे तरीके के हम लोग एडवेंचर में नहीं जा सकते। और ये सब सुनने का एमसी मैंने बोलता है, इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर मॉन्स्टर्स को मेरे अलावा कोई भी अच्छे से जानता नहीं होगा, लेकिन मेरे पास कोई तरीका नहीं इसको समझाने का। और पेड़ से छलांग मारने का कैरेट बोलता है, ठीक, मैं वो आग वाला अटैक को रोक दूंगा, उन सब से निपटने के लिए मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा। और फिर एमसी मैंने बोलता है, अगर भले कैरेट इसमें मान गया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बाकी लोग भी मानेंगे कि नहीं। और कैरेट बाकी सब लोगों को बोलता है, ब्लू लाइन ऑर्डर के नाइट, अब मैं तुम सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन सबसे निपटने का प्लान। और ये सबके सब चेक कर रहे होते हैं इस प्लेन को। और एमसी सब देखने के बाद मैंने बोलता है, क्या ये सब क्या है, ये तो कोई प्लेन ही नहीं है, ये तो बस ऐसा है कि तुम सब कुछ छोड़ रहे हो एक दूसरे की एबिलिटीज पर। आखिरी में जब तक तुम प्रूव नहीं करते अपनी एबिलिटी को, और जब तक प्रूव नहीं करते अपने आप को, तब तक मैं इन सबके बीच में एक रुकावट हूँ। लायला देख रही होती पेड़ के पीछे से। ओके रेड बोलता है, चलो अब जबकि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है तो तैयार हो जाओ सबके सब। और ये सबके सब रेडी हो जाते हैं। और एमसी मैंने बोलता है, प्रूव करना अपनी एबिलिटी को। और ये बोलने का चुपचाप बैठा हुआ होता है अपने कैरेज पे। और तई बाजू में से एक जन आता है और एमसी देखता है उसकी तरफ, और हम देखते होती लायला। और एमसी से कहती है, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। और एमसी भी देखता है उसकी तरफ कंफ्यूज होके। और लायला कहती है, जो ये प्लेन है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, और जितने भी यहाँ पे ये लोग जा रहे हैं ये सबके सब वाइप आउट हो जाएंगे। और ऑफकोर्स मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तुम इन सबको बचाओगे कैसे भी करके, भले ये सब करने में तुम्हारी जिंदगी क्यों नहीं चले जाए। और एमसी बोलता है, मैं भी ये समझता हूँ, लेकिन। और लायला कहती है, तो आखिर अभी तुम ऐसे चुप के बैठे हुए हो। और एमसी कहता है, मैं चुप नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ ये हालात को समझने का कि कैसे हम लोग इस सब से बच के निकल सकते हैं, और मैं कैसे अपना कंट्रोल रख पाऊँ अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर। और एमसी की बात सुनकर लायला देखती है उसकी तरफ और एमसी से बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है। और एमसी उससे बोलता है, चलो सुनते हैं क्या आइडिया तुम्हारे पास। और लायला बताती है, ये जो मॉन्स्टर्स हैं इनका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है अपने से छोटों के साथ। एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो वो लोग सबसे पहले बाकी सबको छोड़कर बचाएंगे अपने से छोटों को, भली लड़ाई के दौरान वो लोग हार रहे हो या नहीं। जो फीमेल्स है वो सबसे पहले अपने बच्चों को यहाँ से सबसे पहले लेके निकलेंगी, और वहीं उसी के साथ जो मेल है वो वहीं पीछे रुक कर जितना हो सके उतना टाइम बचाएंगे। और एक बार अगर लोगों ने अपने बच्चों को सेफ जगह पे छुपा दिया तो फिर उसके बाद शुरू होगा रिवेंज का टाइम। और फिर एमसी मैंने बोलता है, सुनने के बाद मुझे इस सब के बारे में पता है, इस सब का मतलब ये है कि आखिरी में आसान नहीं होने वाला। और सामने लायला से बोलता है, तो आखिर इस सब को लेकर तुम्हारा आइडिया क्या है। और लायला भी एमसी को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। और मैंने बोलती है, ऐसा एक्सप्रेशन, ये तो मैंने सोचा नहीं था। और एमसी से कहती है, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज है जो मुझे कंफर्म करनी है, हमारा जो गोल है वो इन मॉन्स्टर को मारने का नहीं है, क्यों है ना, बल्कि जितने जल्दी हो सके उनको पीछे छोड़ के यहाँ से जल्दी से निकलना है। और लायला की बात सुनकर एमसी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हम लोग यहाँ से सिर्फ निकलना है और कुछ भी नहीं करना है। और एमसी की बात सुनकर लायला कहती है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर एक तरीका है, उनको ऐसा भरोसा दिलाकर कि जहाँ पर जो है मॉन्स्टर छुपे हुए हैं वो उन लोगों के लिए वो सेफ जगह नहीं है। अभी इस समय सामने 5 ग्रुप है इन मॉन्स्टरों का, और वो भी ठीक हमारे रास्ते के सामने जहाँ से हमें निकलना है। एक बार जैसे ही इडियट इन लोगों के ऊपर हमला करेगा, अगर हम लोग उसी के साथ जहाँ पे फीमेल छुपी हुई है अपने बच्चों के साथ उस जगह पे जाकर थोड़ा सा हंगामा करते हैं, भले ये चीज कुछ समय के लिए काम आएगी, लेकिन जितने ही मेल मॉन्स्टर है वो सबके सब दौड़ते हुए आएंगे छुपने वाली जगह पर। अगर हम लोग इसी मौके का फायदा उठा लें तो जो मेन फोर्स है वो आराम से ऐसे निकल जाएगी सेफ तरीके से। और एमसी लायला की बात सुनकर मैंने बोलता है, ये जो स्ट्रेटेजी इसके बारे में मैंने पहले सोचा था, लेकिन वो लायला से कहता है, तो ये है तुम्हारा प्लान, तो आखिर ये सब करेगा कौन, तो आखिर कौन जाएगा उन सबकी वो जगह को ढूंढने और उनके ऊपर अटैक करने के लिए। ये जो मॉन्स्टर्स हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं, और खतरा दिखने पर ही हमारे ऊपर पागलों की तरह हमला कर सकते हैं। ये एक मरने वाला मिशन है, आखिर इसे करेगा कौन। और लायला बोलती है, मैं करूंगी। और लायला की बात सुन के एमसी भी हैरान हो आता है और कंफ्यूज होकर देख रहा होता है उसकी तरफ। और लायला कहती है, मैं इन सबको शुरुआत से हैंडल करना चाहती थी। और लायला की बात सुन के एमसी उससे बोलता है, कहीं इसका मतलब तुम्हारे पास पोशन ऑफ सिरेन तो नहीं है। लायला हैरान होकर कहती है, क्या, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। और एमसी बताता है, ये तो सिंपल है, तुम कोई भी ऐसा मिशन नहीं लोगी जिसमें ऑब्वियस हो कि इस मिशन में जाने वाला मारा जाएगा। वैसे मुझे भी इस दवाई की जरूरत है जिससे कि इन मॉन्स्टरों से बच सकते हैं, जिनकी सूंघने की शक्ति कुत्तों से भी अच्छी हैगी। और लायला एमसी को कहती है, मैं तुम्हें बहुत पहले से ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन तुम कुछ समय से बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि तुम कोई दूसरे इंसान हो। और लायला की बात सुन के एमसी खांसने लगता है। और लायला कहती है, तुम ठीक हो ना, तुम अचानक से ऐसे खांसने लगे। और एमसी कहता है, अगर ये प्लेन काम कर जाता है तो ये प्लेन बुरा नहीं होगा। और लायला कहती है, चिंता मत करो, ये जगह तो मेरे लिए गार्डन की तरह है जहाँ पर मैं 8 साल की उम्र से खेलती हुई आई हूँ। और लायला की बात सुन के एमसी कहता है, आखिर तुम्हारा क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम मेरी मदद कर रही हो यहाँ पर। और लायला बताती है, अगर सेकंड फैमिली बर्बाद हो जाती है तो सबके बाद मैं बहुत ज्यादा खतरे में आ जाऊंगी। और लायला की बात सुन के एमसी मैंने बोलता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम इनकार कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई रीजन नहीं है इस पर भरोसा न करने का। और लायला ऐसा कहता है, शायद ये थोड़ा सा मुश्किल होगा लोगों के भरोसे को जीतना, लेकिन क्या तुम इस सबसे सहमत हो। और लायला कुछ कहती नहीं है। और एमसी कहता है, चलो तो ठीक है, तुम यहाँ से जाओ, उससे पहले मेरे पास कुछ है जो मुझे तुमसे पूछना है। और लायला कहती है, आखिर क्या है। और सामने की तरफ उंगली करके दिखाता है, देखो उधर तरफ। और लायला भी देखती कंफ्यूज होके, जब भी मॉन्स्टरों के साथ लड़ते हैं यहाँ पर तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो भी मॉन्स्टर तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं उनके अलावा यहाँ पर 2 और मॉन्स्टर भी हैं, ऐसा कहते हैं, तो याद रखना। और एमसी की बात सुन के लायला कहती है, जो लोग शिकार करने गए थे वो लोग वापस आएंगे और एक्सपीडिशन पर पीछे से हमला करेंगे। और ये सुनकर एमसी बोलता है, हाँ एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल ये तरीका उनका काम करने का। और सामने
सामने उंगली करके दिखा रहा होता है उधर और उधर। तो तुम क्या सोचते हो उन दो जगहों के बारे में? और लायला बताते हैं आगे उंगली करके, मुझे पूरा भरोसा है एक उस जगह पर होगा, वहाँ उस जगह पर गोबलिनों की रहने की जगह है, ये उन मॉन्स्टरों की बिल्कुल फेवरेट है। और एमसी लायला को थम्स अप करके बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस काम की इन्फॉर्मेशन के लिए। इस सब के साथ तो देखकर ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी इन सबको हैंडल करने में। और मन में बोलता है 3 पॉइंट करके ये इम्पॉसिबल है दूसरी तरफ के मॉन्स्टरों को रोकना, और जो मॉन्स्टर छुपे हुए हैं हम लोगों के पास मेन पावर बहुत ज्यादा कम है, और जितने बाकी लोग हमारे साथ हैं उन लोगों को मनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वो लोग शायद ही एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं भी उन लोगों के साथ जाऊंगा। और एमसी से थैंक यू सुन के लाला भी झुक के बोलती है तुम्हारा वेलकम है, और मन में कहती है तुमने नाइट्स को ऑलरेडी बोल दिया है उन जगहों के ऊपर नजर रखने के लिए, क्यों है ना। और एमसी लाला से कहता है मेरी एक और रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ किरण बाजू में देखता है और वो देख रहा होता है एमसी और लाला की तरफ। एमसी और लाला आपस में बात कर रहे होते हैं और फिर एमसी की बात सुनकर लाला मुस्कुराती है और हंसते हुए बोलती है ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। और एमसी देखता है लाला को ऐसा और हैरान हो जाता है, और लाला देखती है एमसी की तरफ और अपने हाथों को एमसी के पास ले आके बोलती है बस ऐसे रुके रहो। और एमसी पूरी तरीके से शर्मा जाता है उसको ऐसे करता देखकर, और उसके मुंह को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा होता है और पूरी तरीके से चकरा जाता है। मैंने बोलता है क्या, और जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ये लो बस ये कचरा था। और ये सुनकर एमसी भी थोड़ी सी अपनी आंख खोल के देखता है हाँ तुम्हारे ऊपर ये कचरा लगा हुआ था। और एमसी पूरा कपकपा जाता है और शर्माते हुए बोलता मन में मुझे अभी बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि एक ओटाकू अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर अपने आइडल को ऑटोग्राफ लेने गया हो। और इन्हीं सबके बीच कैरेट आके बोलता है प्रिंस क्या हुआ, आखिर क्या चल रहा है। और कैरेट के यहाँ पे आने से एमसी गुस्से में उससे बोलता है नहीं कुछ भी नहीं हो रहा था। और कैरेट ये सुन के बाद मैंने बोलता है ये तो बहुत ज्यादा कोल्ड था। और फिर एमसी कैरेट से बोलता है अरे हाँ तुम जल्दी जाओ और तैयार करो लायला के लिए इक्विपमेंट्स। और एक और चीज मैंने इसको एक मिशन दिया जिसको ये पूरा करने के लिए जा रही है, तो बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना अगर ये रास्ते में कहीं पे गायब हो जाती है तो। और एमसी की बात सुनने के बाद कैरेट एमसी से कहता है आखिर ये मिशन है किस तरीके का जरा बताइए तो, क्योंकि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं इसके ऊपर। और एमसी कैरेट से कहता है तो फिर मेरे जजमेंट के ऊपर भरोसा करो, मुझे ऐसा लगता है हम लोग सारे के सारे एक ही नाव में सवार हैं। और कैरेट ये सुनने के बाद बोलता है हाँ मैं समझ गया लेकिन बस ये सिर्फ एक ही बार। और इस सब की विश लाला कहती है मैं इक्विपमेंट खुद ही ले लूंगी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हो और शर्माते हुए देखते लाला की तरफ, और आसपास में जितने लोग होते सबके सब देख रहे होते लाला की तरफ। और हम देखते लाला ने अपनी हुडी निकाल दी होती है और अपने आप को तैयार कर रही होती है मिशन के लिए। और कैरेट लाला को ऐसा देखकर शर्माते हुए बोलता है आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो। और लाला को ऐसे देखकर एमसी पीछे बहुत बुरी तरीके से शर्मा रहा होता है। और यहाँ पे लाला अपने हाथों को कवर करके तैयार हो रही होती है और नीचे की तरफ झुकती कुछ उठाने के लिए। और हम देखते उसने ये चीज उठाई होती है और उस चीज को अपने मुंह पे लगाती है। और कैरेट इसको देखकर मैंने बोलता है क्या ये उन मॉन्स्टर को बेवकूफ बनाना चाहती है, इस सेंट को अपने पूरे सर में लगाकर। इसकी बदबू की वजह से तो मेरी नाक की हालत भी खराब हो रही है, इसकी तो बदबू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सब जो ये कर रही है ये तो सच में बहुत ज्यादा है। और लाला मैंने बोलती है जैसी मेरी उम्मीद थी मेरी आंखों का रंग बदल गया है, अब मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं मेरे आसपास की किसी भी हलचल से। और एमसी लाला की तरफ देखकर मैंने बोलता है तो ऐसा लगता है मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं सबको लेकर। और लाला अपनी हुडी पहन लेती है और एमसी से बोलती है अब टाइम आ चुका है तो क्या चले स्टार्ट करें अपने प्लेन को। और एमसी उसको कहता है हाँ अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम अपने साथ कुछ सोल्जर को ले जा सकती हो। और लाला कहती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, और वैसे वो लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं। और एमसी कहता है चलो ठीक है तो फिर मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। और लाला जल्दी से कूद के निकल जाती है इस जगह से। और कैरेट भी सब लोगों से बोलता है अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं चलो सबके सब। और हम देखते हैं इस जगह का सीन, यहाँ से सब लोग जा रहे होते हैं इस फील्ड में से और इस जगह पर बहुत ही हवा चल रही होती है। और एमसी ये सब देखकर मन में कहता है ये जो हवा है वो सीधे उन मॉन्स्टरों की तरफ जा रही है। और लाला इस हवा के ठीक अपोजिट डायरेक्शन से गई है उसको देखने के बाद भी कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन मैं फिर भी नहीं सीख पाया उसको देख के। और इस मॉन्स्टर को उनके आने का पता चल जाता है और देखता है पीछे मुड़ के, और हम देखते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और एक स्लेश मारता है उसके ऊपर। और इस स्लेश मारने के बाद बोलता है इस हमले से तो कुछ भी नहीं हुआ इसको। और एमसी उसको अटैक को देखकर बोलता है अगर तुम एक सरप्राइज अटैक करना ही चाहते हो तो फिर तुम्हें उसकी वीक स्पॉट पे मारना चाहिए, आखिर तुमने उसके ऊपर स्लेश वाला अटैक क्यों करा। और वो मॉन्स्टर इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और ये भी देखता है उसको हैरानी से। और ये मॉन्स्टर अपना मुक्का करता है पीछे को और उस जगह पर बहुत तेजी से मारता है और वहाँ पे एक बहुत तेज धमाका होता है और हम देखते हैं बच जाता है पीछे हटके। और एमसी उनको लड़ता देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मैंने बोलता है ये तो बहुत ही औसम है, ये लोग तो सच में फाइट कर रहे हैं, ये तो उन लड़ाई से बिल्कुल अलग है जो मैंने कंप्यूटर में देखी है। और ये गोरिल्ला वाला मॉन्स्टर एक बहुत ही रोल लगाता है और उसको रोल लगाने की वजह से ये लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं उसने रोल लगाकर अपने बाकी साथियों को बुलाया होता है यहाँ पर। और एमसी ये देख के मैंने बोलता है अब तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, शायद जो पहले का आग वाला अटैक था वो ही अच्छा था। और फिर कैरेट चिल्लाता हुआ बोलता है ब्लू लायंस की नाइट सबके सब एक साथ हमला करो। और एमसी हैरान हो जाता है उसके ऐसे करने से और उसको रुक रहा होता है नहीं जरा रुको। और एमसी के सामने वाले नाइट पीछे मुड़ के कहते हैं प्लीज हमारे आसपास से कहीं मत जाइएगा। और एमसी उनकी बात सुनकर कहता है ठीक है। और ये गोरिल्ला वाले मॉन्स्टर बहुत गुस्से में हमला कर रहे होते सब लोगों के ऊपर। और फिर कैरेट फोकस करता है और यूज करता है अपनी तलवार में अपनी बिजली के अटैक को और ऊपर से कूद के आता है इसके ऊपर ये खतरनाक सा अटैक करने के लिए। और बहुत तेज चिल्लाता हो जाता है उसके तरफ और एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक करता है ऊपर रहकर। और उस जगह पर एक बहुत खतरनाक सी बिजली टकराती है और एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है उस जगह पर। और एमसी दूर रहकर ये सब देख रहा होता है और इस अटैक के बाद हर जगह धूल ही धूल होती है। और कैरेट जमीन पर उतरता है इस
अटैक को करने के बाद वो लंबी सी एक सांस लेता है और जिस मोस्टर के ऊपर ये अटैक करा था वो ये अटैक पड़ने के बाद वहीं पे गिर जाता है। और क्रेडिट मुस्कुराते हुए देखते हैं एमसी की तरफ पीछे और मन में कहता है मैंने कर दिया। और क्रेडिट को ऐसा देखकर एमसी गुस्सा आ रहा होता है और मन में बोलता है अब तुम वहाँ पे खड़े होकर ऐसे कूल दिखने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, जल्दी जाओ और मदद करो बाकी लोगों की। और फिर एक आवाज आती है और ये आवाज सुन के क्रेडिट भी हैरान हो जाता है और साइड में देखता है डेमिट और ये मोस्टर हमला करता है स्नाइट के पीछे से और इस हमले की वजह से इसकी तलवार पीछे दूर जाके गिर जाती है और जल्दी से जाता है अपनी तलवार को वापस लेने के लिए। और फिर पीछे से मोस्टर अपनी उंगली से इसको जमीन पे दबा देता है और इस सब की वजह से ये बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर बाजू में से क्रेडिट आके जल्दी से एक लात मारता है इसके मुंह पे और उस सोल्जर से चिल्ला के बोलता है जल्दी जाओ और उठाओ अपनी सोट को, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन इस सब के लिए। और क्रेडिट स्पीड में दूसरों की तरफ जा रहा होता है और मन में कहता है हमारे पास इतने लोग नहीं कि हमें एक एक करके संभाल सके। और इसकी तरफ देखकर बोलता है इस जगह पर ये भी खतरे में है और एक कट मारता है अपने सोर्स उस मोस्टर के हाथ पर और ये अटैक पड़ने के बाद ये मोस्टर बहुत ही चिल्लाता है और क्रेडिट भी इतना सब करके हाफने लगता है डेमिट इन सब का कोई अंत नहीं है क्या। और यहाँ तक कि जो बूढ़े हो चुके मोस्टर हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा टफ हैं। और सामने इस मोस्टर के पैर की तरफ देखकर बोलता है हाँ उस जगह, और उसके पैर के बीच में से निकल के जाता है और जाते से उसके पैर पे अटैक कर देता है और ये मोस्टर बहुत ही चिल्लाता है अटैक पड़ने के बाद और गिर जाता है वहीं जमीन पर। और ये सब देखकर बाकी सोल्जर कहते हैं हाँ अब हमारे पास मौका है। और क्रेडिट यहाँ पे हफ्ता मन में कहता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, पहले जब हम लोगों ने देखा था यहाँ पे 8 मोस्टर थे लेकिन यहाँ पर अब एक गायब है और आसपास देख रहा होता है कहीं ऐसा मत किया ना। और फिर अचानक से जाता है उस जगह पर और सीधा एमसी की तरफ जा रहा होता है डेमिट ये रहा वो, ये सीधे जा रहा प्रिंस के ऊपर हमला करने के लिए। और एमसी को भी बाजू से आवाज आ रही होती है और देखता है बाजू में और क्रेडिट भाग के जा रहा होता है और लोगों की तरफ चिल्ला के बोलता है जल्दी से देखो इस जगह पर। और नाइट आता है एमसी के सामने और बोलता है प्रिंस प्लीज पीछे रहिएगा। और एक खतरनाक सा अटैक करता है उस मोस्टर के ऊपर और इसको भी थोड़ी दिक्कत हो रही होती है इस अटैक को करने में। और फिर अटैक करने के बाद देखता है सामने की तरफ और हर जगह धूल ही धूल होती है और एमसी नाइट से पूछता है क्या हमने हरा दिया उसे। और फिर उस धूल के अंदर से एक हाथ निकलता है और वो हाथ आता है इस नाइट की तरफ और अटैक कर देता है इस नाइट के ऊपर। और बस इतना करने भर से ही ये नाइट खून से सना हुआ एमसी के ऊपर से बहुत ही स्पीड में जाता है और पीछे जमीन पे आके बहुत टकराता है। और जिस जगह जमीन पे टकराया था उस जगह पर एक लंबी सी लाइन खिंच जाती है और एमसी हाँपते हुए हैरान होकर देखता है पीछे की तरफ। और फिर एमसी को बचाने के लिए उसके सामने जल्दी से दूसरा नाइट जाता है और पीछे एमसी से कहता है प्रिंस यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है तो प्लीज मेरे पीछे रहना। और फिर दूसरे क्रेडिट तलवार फेंक के मारता है इस मोस्टर के पास और अपनी तलवार उठा के बोलता है तुम बाशर्ट कहीं के, और अपने बिजली अटैक को कर देता है इस मोस्टर के ऊपर। और यहाँ पे लोग देख रहे होते क्रेडिट को ऐसे लड़ते हुए और एमसी गुस्से में अपनी मुट्ठी टाइट बांध के बोलता है थॉमस जल्दी जाओ और हराओ उनके बूढ़े मोस्टर को, अगर ऐसे चलता रहा तो यहाँ पे सबके सब मारे जाएंगे। और एमसी की बात सुनने के बाद ये बोलता है मैं अलाउ नहीं कर सकता, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा और देता संभाले रहते हैं तो फिर शायद हम लोग। और एमसी कहता नहीं रुको, अगर हम लोग इन लोगों को यहाँ पर ऐसे संभाले रहे तो यहाँ पर क्या कोई आएगा हमारी मदद करने के लिए। और एमसी की बात सुनने के बाद नाइट कुछ कह नहीं पाता और एमसी उसका हाथ पकड़ के बोलता है थॉमस प्लीज इसके बारे में एक और बार अच्छे से सोचो, अगर यहाँ पे सारे के सारे सोल्जर मारे जाते हैं तो फिर यहाँ पे तुम्हें अकेले एक बार में 2 मोस्टर को संभालना पड़ेगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं तो अभी से और ज्यादा खतरे में आ जाऊंगा क्यों है ना। और एमसी की बात सुनने के बाद ये मैंने बोलता है सीनियर नाइट करोट ने मुझसे ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें प्रिंस के पास से कहीं नहीं जाना है। और एमसी चिल्ला के बोलता है उससे थॉमस क्या तुम अपने लॉर्ड का ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हो। और फिर थॉमस मन में बोलता है मैं भी एक नाइट हूँ और नाइट की ड्यूटी होती है अपने लॉर्ड की कमांड को फॉलो करना, मैं भी लड़ना चाहता हूँ अपने लॉर्ड के लिए। और एमसी बोलता है ठीक है मैं समझ गया मेरे लॉर्ड, और जल्दी से चले जाता है इस जगह से। और एमसी बोलता है चलो अब ठीक है। और एमसी भी यहाँ से स्पीड में कहीं पे जा रहा होता है और सामने देखकर बोलता है मुझे ऐसा लगता है ये जगह है। और जल्दी से हाँफता हुआ आता है इस जगह पर ढूंढ लिया मैंने इसे। और सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और देखता है इस नाइट की ऐसी बुरी हालत को जिसका हाथ कटा हुआ होता है और इसके पास आके बोलता है तुम जगह रहना मैं जल्दी से रोकता हूँ तुम्हारी ब्लीडिंग को। और फिर उसको ये पोशन पिला देता है। चलो अब ये सब तो हो गया है, चलो अभी के लिए खतरे से बाहर है, लेकिन जो इसका पेट है वो सूज रहेगा अंदर ज्यादा खून पीने की वजह से। जो ये लो ग्रेड का पोशन है ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा इस सब के लिए, मुझे कैसे भी ढूंढना जल्दी से हीलिंग मैजिक पोशन को, और या तो मुझे यूज करना होगा एक मिड ग्रेड का पोशन। और उस सोल्जर की तलवार लेकर बोलता है तुम इसी जगह रहना जब तक मैं आने जाता अपने आप को संभाले रखना। और ये देखता है एमसी जाते हुए और हम देखते जंगल के अंदर का सीन। यहाँ पर एक बहुत तेज सी आवाज आती है और हम देखते हैं एमसी यहाँ पेड़ के पीछे छुपा होता है और उसको ठीक पीछे मोस्टर होते हैं और लोगों ने गोब्लिन को मार के रखा हुआ होता है अपने सामने। और एमसी उन लोगों को देखकर मैंने बोलता है जैसा मैंने सोचा था लाइला सही थी, ये जगह जहाँ पे गोब्लिन रहते हैं और ये इन मोस्टर के लिए एक हंटिंग ग्राउंड है। और उस मोस्टर के चिल्लाने भर से बहुत तेज आवाज चल रही होती है और ये सब देखकर एमसी बोलता है ये तो कितना डिस्कस्टिंग है, और अपने मुंह को पूछ रहा होता है और कपकपाते हुए बोलता है मैं शायद यहाँ पे मारा जा सकता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जो प्लेन था वो तो परफेक्ट है और लाला ने जरूर ट्रैप को लगा दिया होगा, मुझे सबसे चोट तो नहीं लगेगी, लेकिन ये कोई ऐसी दुनिया नहीं जहाँ पे मुझे अपने मॉनिटर के सामने बैठकर कीबोर्ड में टाइप करना हो। और फिर लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और सोचता है इसके बारे में सब कुछ ठीक है, मैं मरूंगा नहीं, मुझे ये सब करना ही होगा। और चिल्ला के बुलाता है इस मोस्टर को अपनी तरफ आज तुम्हारे मरने का दिन है। और ये मोस्टर आ जाता है एमसी के ऊपर हमला
हमला करने के लिए। और फिर एमसी एक चीज खींचता है और पीछे से बहुत सारे पेने तीर आते हैं और सबके सब लग जाते हैं इस मोस्टर को। और ये तीर पड़ने के बाद ये बहुत चिल्लाते हुए जमीन पे गिरता है और बाजू में से एक और मोस्टर आ रहा होता है और बहुत स्पीड में आता है एमसी के पास। और एमसी भी चौंक जाता है इसको अपने अचानक से इतनी पास देखकर, और वो मोस्टर अपने मुख के साथ अटैक कर देता है और एमसी बच जाता है उसे साइड में हटके। और एमसी उस मोस्टर को देखकर बोलता है ये लो अब तुम, और खींच देता है दूसरी रस्सी को। और उसको खींचने की वजह से ऊपर से जाला आता है और सीधे इसके ऊपर आके गिरता है, जिसकी वजह से जमीन पे गिर जाता है और उठ नहीं पा रहा होता इस जगह से। और एमसी इसको देखकर मैंने बोलता है ये कांटे वाली जड़ें, और अगर मैं इनके कांटों पर थोड़ा सा सेलिन पोशन लगा दूं तो फिर बहुत सारे मोस्टर को पकड़ा जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। लैला ने इस पोशन का यूज करा अपने आप को इनसे छुपाने के लिए। जो सेलिन पोशन है इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है जिससे बेहोश कर सकते किसी भी मोस्टर को। और इसके पास आके बोलता है चलो ये काम कर गया, और निकालता अपनी तलवार को और चिल्लाते अपनी तलवार को उठाता है और मार देता है इस मोस्टर के सर पे। जो ये फीलिंग है मेरी तलवार की इसकी हड्डी पे लगने की, और अपनी तलवार निकाल लेता उसको मारने के बाद। ये सच में बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग फीलिंग है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं भी मारूंगा ऐसे किसी को, लेकिन जरा देखो यहाँ पर मैं खुद अपने हाथों से एक लिविंग क्रीचर की जिंदगी ले रहा हूँ। कितना तो घिनौना है ये सब। ऐसा सोचना कि लड़ रहे थे बिल्कुल बराबर तरीके से एक एक क्लास के नाइट के साथ, लेकिन इसके लेवल को देखकर ये तो सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा वीक है। और फिर पीछे से गोब्लिन कूद के आता है एमसी के ऊपर हमला करने के लिए और जल्दी से देखता है पीछे मुड़ के, और जिस नाइट का पहले हाथ कटा हुआ था वो आके एमसी को बचा लेता है। और एमसी सामने दूर जाके गिरता है और देखता है इस गोब्लिन मोस्टर की तरफ, और बाजू में उस नाइट को देखता है जिसने उसकी जान बचाई थी। और इस सोल्जर के पीठ पर एक बहुत खतरनाक सा अटैक पड़ा हुआ होता है और एमसी उसको ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और उस मोस्टर से बोलता है तुम बादशाह कहीं के, और एक अटैक मारता है उस मोस्टर के ऊपर, लेकिन वो नीचे झुक के बच जाता है। और तभी एमसी एक और अटैक मारता है उसके ऊपर और एमसी की तरफ एक अटैक आता है उस मोस्टर का, और एमसी देख रहा होता है उस अटैक को आते हुए और उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। और इससे सिर्फ उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और इसको देखकर एमसी बोलता है ये तो बहुत ज्यादा क्लोज था, मैं इसलिए बच गया क्योंकि इसके हाथ छोटे हैं और एमसी के हाथ कप कपाने लगते हैं। ये जो बॉडी है ये तो सच में बहुत ज्यादा वीक है। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी सोट घुमा पा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे हमला करने की दूरी है वो बहुत ज्यादा लंबी है इस मोस्टर से। अगर कंबाइन करें इसके सोट और हाथों को तो ये कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी तक का होगा, और अगर मैं कंबाइन करूँ अपने हाथों और सोट की लंबाई वो इससे बहुत ज्यादा है, बल्कि पूरी तरीके से डबल है। जब तक ये मेरे पास नहीं आता तब तक मैं ठीक हूँ। यहाँ पर मेरे लिए मौका जीतने का। और ये गोब्लिन कूद के ऊपर से आता है एमसी के ऊपर हमला करने के लिए और फिर एमसी अपनी तलवार से इसके ऊपर एक कट मारता है और इस अटैक की वजह से इस गोब्लिन का एक कान कट जाता है और इस गोब्लिन का अटैक आ रहा होता है एमसी के पास, और एमसी उसको देखकर बोलता है नहीं, और जल्दी से पीछे हट के बच जाता है। मुझे ये लगा कि ये मेरे कंधे पे अटैक करके मुझे काट के रख देगा, लेकिन मैं कैसे भी करके इससे बच गया। चलो अब ये फिर से आ रहा है और एक और स्लेश मारता है अपनी सोट से, और ये गोब्लिन नीचे झुक के बच जाता है और सीधा अपनी तलवार से अटैक कर देता है एमसी की तरफ। और एमसी उसके हाथ पे एक तेजी से लात मारता है जिससे उसकी तलवार बहुत दूर जाके गिरती है और चिल्लाते उस गोब्लिन की तरफ जाता है अब मरो तुम। और ये गोब्लिन भी हैरान हो जाता है एमसी के अटैक को आते हुए देखकर और गुस्सा आता है एमसी अपनी तलवार को उसके पेट में और बहुत तेज जहाँ पर होता है इस सब के बाद, और ये लटका हुआ होता है एमसी की तलवार से उस पेड़ पर और इसी के साथ धीरे धीरे करके मारा जाता है। और एमसी छोड़ता अपनी तलवार को और उसको मारने के बाद नीचे गिर जाता है और देख रहा होता है उस गोब्लिन की तरफ जिसको उसने मारा है और देखता है अपने हाथों को, और इस सब की वजह से उसको उल्टी आ रही होती है। ये तो गेम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो सच में ऐसा लगा था कि मैं मार जाऊंगा। और एमसी के सामने सिस्टम विंडो आती है और देखता है उसकी तरफ, और जिस मोस्टर को एमसी ने हराया था यहाँ पे सबके सब आ जाते हैं सिस्टम में, और इस सब को वजह से एमसी को रिवॉर्ड मिले होते हैं। और एक और मैसेज आता है तुमने हरा दिया एफ क्लास के मोस्टर को, तुम अपनी पहली लड़ाई को जीत चुके हो, जो इसका रिवॉर्ड उसको बढ़ा दिया जाएगा। और इसी के साथ एमसी का लेवल भी बढ़ चुका होता है 8 से 11 और रिवॉर्ड की इन्वेंट्री अनलॉक हो चुकी है। और एमसी सब देख के हैरान हो जाता है क्या इन्वेंट्री अनलॉक हो चुकी है, और बाजू में से कैरेट चिल्ला के बोलता है मेरे लॉर्ड। और एमसी देखता है उसके तरफ कैरेट, और कैरेट बोलता है माय लॉर्ड आप सेफ हो। और रानी से एमसी के आसपास दिख रहा होता है जितने ही मोस्टर को मारा होता है एमसी ने यहाँ पर, और इन सबको देखकर बोलता है आखिर ये सब क्या है, और जल्दी से एमसी के पास आके आसपास चेक कर रहा होता है कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। और एमसी बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, तो तुम्हारी तरफ की जो सिचुएशन है उस सबका क्या हुआ। और कैरेट बताता है किस्मत से जैसे हम लोग ने 2 मोस्टर को मारा जो उनके साथ बाकी मोस्टर आए थे वो सबके सब जल्दी से वहां से भाग गए थे, हम लोग बस लकी निकले। और एमसी उन्हें बोलता है ये कोई लक नहीं था, ये लैला का प्लेन था जो सक्सेसफुल हो चुका है। और अचानक से एमसी को याद आता है और बोलता है अरे हाँ अभी यहाँ पर जो सोल्जर बेहोश पड़ा हुआ था आखिर वो कहाँ पर है। और कैरेट बताता है क्या आप उसकी बात कर रहे हो नाइट एल्बस की। और एमसी सुनने के बाद बोलता है हाँ मैं एल्बस की बात कर रहा हूँ, कहाँ पर है वो। और बाजू में उंगली करके दिखाता है बुरा वहां उस जगह पर, और एमसी भी डरा हुआ देखता है वहां मुड़ के, और एमसी बता रहा होता है कोई भी नहीं मरा। नहीं मैं ऐसा नाइव नहीं हूँ कि मैं ऐसा सोचूं कि कोई भी नहीं मरा होगा इस सबके दौरान, लेकिन और एमसी यहाँ पे एल्बस से माफी मांग रहा होता है अगर मैं इस सबके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान देता और केयरलेस नहीं होता इस सबको लेकर, अगर मैं बस। और एमसी को देख रहे हो तो सब नाइट पीछे से, और एमसी को ऐसा देखकर कैरेट बोलता है इस सब में आपकी गलती नहीं है मेरे लॉर्ड, ये सम्मान से मारा गया है। और ये सब सुनने के बाद एमसी चिल्ला के बोलता है ये सब क्या बकवास की बात कर रहे हो तुम लोग। और एमसी को ऐसे चिल्लाते देखकर ये सारे के सारे नाइट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सम्मान से मरने जैसी ऐसी कोई चीज नहीं होती, मरना तो मरना होता है। और एमसी को ऐसा देखकर कैरेट मरने बोलता है ये पहली बार है कि आपने अपने सबॉर्डिनेट को खोया है, ये तो नॉर्मल है कि आप इस तरीके से फील कर रहे हो। और इसी के साथ एमसी सामने की तरफ देखता है और देखकर हैरान हो जाता है, और इसके सामने और भी लोग मारे गए होते हैं
और सोल्जर उन लोगों को ढक रहे होते हैं। और ये सब देखकर एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर पीछे किरेट से पूछता है तुम्हारे तरफ के क्या हालात थे। और किरेट बताता है 3 लोग मारे गए हैं और एक इंजर्ड है। अगर हालातों को देखकर कहें तो मुझे ऐसा लगता है जो ये डैमेज है ये बहुत ज्यादा कम है। और ये सुनकर एमसी कुछ कहता नहीं है और मन में कहता है ये सब मेरी गलती है। अगर मैं अपनी नॉलेज को इस प्लेन में जबरदस्ती डालता तो इनमें से यहाँ पे कोई भी नहीं मारा जाता। मैं यहाँ पर बच पाया हूँ क्योंकि लाला के ट्रिप की वजह से और एल्बस की वजह से, क्योंकि उसने मुझे प्रोटेक्ट करा था। और इस सब की वजह से एमसी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और ऐसे गुस्से में बहुत तेज चिल्लाता है। और एमसी को ऐसे चिल्लाते हुए सुनकर ये सबके सब नाइट एमसी की तरफ हैरानी से देख रहे होते हैं। और एमसी किरेट से पूछता है तो आखिर हम लोग क्या करेंगे इनकी बॉडीज के साथ जो लोग बैटल में मारे गए हैं। और किरेट कहता है अगर आसपास की सिचुएशन ज्यादा खराब नहीं हुई तो हम लोग वापस इनकी बॉडीज को यहाँ से साथ में ले जाएंगे। और किरेट की बात सुन के एमसी बोलता है अच्छा तो ऐसा है। और पलट के कहता है ये मेक श्योर करना कि तुम ये जरूर करो। और फिर किरेट पीछे मुड़ के सब लोगों से कहता है चलो ठीक है अब सबके सब। और बहुत ज्यादा हैरान होता है इन लोगों को देखकर। यहाँ पर ये लोग रो रहे होते सबके सब। और ये नाइटमैन में कहते हैं हमारे अच्छे के लिए ये सब ये कर रहे हैं, ये तो कितने ज्यादा काइंड है मेरे लॉर्ड। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूँ मैं प्रोटेक्ट करूंगा लॉर्ड के लिए इसको चाहे कुछ भी हो जाए। और किरेट उन लोगों को हैरानी से देख रहा होता है और मन में कहता है इन लोगों के एक्सप्रेशन ये तो पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। माय लॉर्ड आखिरकार आपने जीत लिया इन सब के दिल को। और हम देखते कुछ समय बाद का सीन। यहाँ पर किरेट एमसी से बोलता है सारी बॉडीज में प्रिजर्वेशन पोशन को लगा दिया है और अब हम लोग तैयार है निकलने के लिए। और यहाँ पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपके इशारे का। और एमसी उन सबको देखकर मन में कहता है इन लोगों का जो तरीका था मेरे को देखने का अब वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। नहीं अभी टाइम नहीं है गिल्टी फील करने का, मुझे सोल्जर्स को आशा देनी होगी फ्यूचर की। और एमसी सबको कहता है तुम सबके साथ तुमने बहुत अच्छा किया उन सब मोस्टरों के साथ लड़ाई में। अब यहाँ से अब हम लोग सीधा बढ़ेंगे अपनी डेस्टिनी की तरफ जितना जल्दी हो सके उतना। और जो लोग ठीक ठाक और हेल्दी है तुम लोग ध्यान रखना उन सबका जिन लोगों को चोट लगी हुई है। हम लोग कभी भी छोड़कर नहीं जाते अपने कामरेड्स को, समझ गए तुम सबके सब। और सबके सब सोल्जर चिल्ला के बोलते हैं हाँ मेरे लॉर्ड। और हम देखते हैं 1 घंटे पहले का सीन। यहाँ पर लाला जा रहे होते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और अचानक से इसके सामने गोरिल्ला मोस्टर आ जाता है और लाला पीछे हट के उससे बच जाती है। डैम इट इन लोगों ने मुझे नोटिस कर लिया। और अपने ब्लेड को फेंकती सामने की तरफ जिसमें वायर बंधा हुआ होता है और वो सीधे सामने पेड़ में जाके घुस जाता है। और ये मोस्टर जल्दी से घूम के आता है लाला के ऊपर हमला करने के लिए। और लाला ऊपर होकर बच जाती है। और यहाँ पेड़ की डंगाल पे खड़े होकर मन में बोलती है मुझे ये सब कुछ जल्दी करना होगा। और अपने वायर को बांधती है इस डंगाल पे और पिछली डंगाल से इस डंगाल पे कूद के जाती है। और यहाँ दूर जमीन पे आके उतरती है और वो मोस्टर आ रहा होता है इसकी तरफ। और लाला देखती पीछे मुड़ के ये मोस्टर जल्दी से जाता है इसके पास और ये सामने की तरफ आ रहा होता है और उसके ठीक सामने एक वायर आ जाता है और ये टकरा जाता है उस वायर से। और वो वायर इसके मुंह को चीरता हुआ चले जाता है। चलो इसने मेरे चारे को ले लिया, चलो अब इसी के साथ इसका खेल खत्म। और अचानक से गोरिल्ला मोस्टर उड़ जाता है और जिस पेड़ में वायर बंधा हुआ था उस पेड़ को पकड़ लेता है और उस पेड़ को उखाड़ फेंकता है। और उसको ये सब करते देखकर लाला भी हैरान हो जाती है क्या। और ये गोरिल्ला मोस्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है लाला के ऊपर हमला करने के लिए। और फिर लाला भी रेडी हो जाती है स्पीड में उसके ऊपर अटैक करके उसके पीछे आ जाती है। और पीछे मुड़ के देखती है उसकी तरफ और अपने वायर को गोल घुमा के फेंकती है उसके ऊपर। और वो वायर इसकी गर्दन में बंधने लगता है और इसी गर्दन में बहुत टाइट तरीके से बन जाता है। जिस वायर से मैंने इसी गर्दन को बांधा है ये बहुत ज्यादा पतला आएगा तो तुम इसे अपनी उंगली से पकड़ नहीं सकते, ये पॉइंटलेस होगा अगर तुम मेरे को अपने ऐसे सामने खड़े रहकर पकड़ भी लेते हो तो। और वो गोरिल्ला मोस्टर इससे निकलने के लिए इतनी पावर लगा रहा होता है जो वायर ये पेड़ में बंधा हुआ है उसकी वजह से पेड़ कट रहा होता है। और लाला ये सब देखकर कहती है ये अपने साथ ही पूरे के पूरे पेड़ को गिराना चाहता है। मुझे इस सेरिन पोशन के इंजेक्शन को इसको कैसे भी करके लगाना होगा, मुझे ये सब जल्दी करना होगा इससे पहले कि ये निकले। और तभी उस गोरिल्ला का हाथ आता ऊपर से और बहुत तेज पड़ता उस जगह पर जहाँ पे लाला खड़ी हुई थी। और लाला जल्दी से स्पीड में घूम के उसके पीछे जाती है और जल्दी से अपना हाथ पीछे करती उसको ये इंजेक्शन लगाने के लिए और लगा देती उसकी पीठ पे। और ये इंजेक्शन लगने के बाद ये बहुत तेज चिल्लाता है चलो मैंने इसको ये लगा तो दिया है लेकिन क्या ये सच में काम करेगा, अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं सिर्फ भरोसा करने के अलावा। और ये गोरिल्ला मोस्टर अपने हाथ पैर बहुत तेज हिला रहा होता है और इसी के साथ एक बहुत तेज सी धड़ मारता है और पूरी ताकत लगा के इस पेड़ को तोड़ देता है जिसमें वार बंधा हुआ था। क्या ये पेड़ टूट गया, अब तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और तभी अचानक से इसके ऊपर वो इंजेक्शन का असर हो रहा होता है और धीरे धीरे उसकी वजह से बेहोश हो रहा होता है और बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। क्या ये सच में काम कर गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इसने सच में काम किया। मैं इस चीज को एडमिट तो नहीं करना चाहती लेकिन जब बात पॉइजन की आती है तुम मुझसे सच में एक कदम आगे हो। लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है कि एक इंसान एक ही रात में इतना ज्यादा चेंज हो सकता है। मैं इसको ऑब्जर्व और इसका ध्यान रख रही थी पूरे 1 साल से लेकिन ये तो अब पूरी तरीके से एक अलग इंसान लगता है। नहीं शायद ये सब कुछ अच्छे के लिए हुआ है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना रिवेंज कभी नहीं ले पाऊंगी लेकिन अब शायद मैं अपना रिवेंज ले सकती हूँ। और हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है और एमसी आसपास देखता है सोल्जरों को जख्मी हालत में और बाजू में किरेट से कहता है चलो कहीं चल के छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और एमसी की बात सुनकर बाद किरेट बोलता है जैसे आपकी आज्ञा। और यहाँ पर ये सोल्जर थके आ रहे बैठे होते हैंगे और एमसी इनके पास आके बोलता है और एमसी को यहाँ पे देखकर वो लोग कहते हैं माय लॉर्ड आप यहाँ पे। और एमसी उन लोगों को ये पोशन दे रहा होता है ये लो इन्हें पी लो। और ये पोशन देकर ये लोग कहते हैं लेकिन ये सब तो पोशन है
लेना। क्यों? और ये तो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, आप ये पोशन हमारे जैसे किसी को क्यों दे रहे हो? और एमसी जल्दी फेंक के देता है उनकी तरफ, लो जल्दी पियो और ठीक हो जाओ। और पीछे से कैरेट आके बोलता है, मेरे लॉर्ड आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं? और एमसी आवाज सुनने के बाद कहता है, चलो ये आ गया दिक्कत खड़ी करने वाला। और कैरेट एमसी को ऐसा पोशन देता वो देकर कहता है, ये भले एक लो ग्रेड के पोशन है, लेकिन ये सबके सब बहुत ज्यादा महंगे हैं। जो विस्काउंट रसल है उनने स्पेशली ये सब कुछ तैयार करा था आपके लिए। ये जो पूरी की पूरी 10 बोतल है, ये कम से कम पूरी की पूरी आधी कमाई के सामान का विस्काउंट हाउस होल्ड के। और फिर सुनने का एमसी कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि मुझे यहाँ पे खड़ा होकर देखना चाहिए और मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, जबकि मेरे आसपास इतने सारे लोग इंजर्ड हैं। और ये सुनने के बाद कैरेट भी चौंक जाता है और बोलता है, नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। और इस सब के सब कुछ शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए। और कैरेट निराश होकर अपनी मुंडी नीचे करता है और एमसी कहता है, चिंता मत करो, जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उस सब के बाद तो तुम यहाँ पे बहुत सारे लो ग्रेड के पोशन पी सकते हो, बिल्कुल पानी की तरह। और कैरेट कहता है, हाँ मैं भी आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। और एमसी सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है और देखता रह जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे जितने भी नाइट को चोट लगी थी वो सबके सब एमसी के सामने झुक के उसको शुक्रिया कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर एमसी कुछ बोल नहीं पाता। और फिर कैरेट बताता है, एक इंसान तभी दूसरे को अपनी जिंदगी देता है जब वो समझ पाता है सामने वाले की वर्थ को। मैं श्योर हूँ यहाँ पे सबके सब ऐसा फील कर रहे होंगे कि उन लोगों को वो लोड मिल चुका है जिन लोगों को वो सच में सर्व करना चाहते हैं। और एमसी कैरेट को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर बोलता है, आखिर तुम ये किस तरीके का चेहरा बना रहे हो, जल्दी चलो रेडी हो जाओ निकलने के लिए। और एमसी भी जा रहा होता है कैरेट पर और अचानक से उसके सामने सिस्टम का विंडो आ जाता है। हाँ, और उसमें लिखा हुआ होता है सपोर्ट रेट इंक्रीज हो चुका है 14% से 18%। और ये देखने के बाद एमसी भी खुश हो जाता है और ये सबके सब निकल जाता है आगे के लिए। और कुछ देर बाद ये लोग आते हैं इस जगह पर, ये राबो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पे एमसी रोक रहा होता है कैरेट को, रोक दो सबके सब। और अचानक से रुकता हुआ देखकर कैरेट पूछता है, हाँ अचानक से हम लोग रुक गए, आखिर ये सब क्या हो रहा है? और एमसी जल्दी से उतर के आता है और बोलता है, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। और कैरेट भी कंफ्यूज होकर पूछता है, तो क्या यहाँ इस जगह पर है वो सीक्रेट वोल्ट? मेरे को तो यहाँ पे कोई भी आसपास गार्ड और ना ही कोई फोर्स दिख रही है, कहीं इसका मतलब इसे इतने सालों में छोड़ तो नहीं दिया गया है? और एमसी कैरेट से पूछता है, क्या लाला की तरफ से कुछ खबर आई है? और कैरेट कहता है, नहीं। और एमसी कहता है, तो अब यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है। और एमसी नीचे की तरफ उंगली करके बोलता है, चलो अभी के लिए यहाँ पे कैंप लगा लो। और कैरेट बोलता है, आप कह रहे हो इस जगह पर? हाँ, टेंट बिल्कुल इस जगह पे लगाना जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर इन लोगों ने टेंट वेंट सब लगा दिया होता है। और एमसी कहता है, मुझे लगता है जो सीक्रेट वोल्ट है विस्काउंट फैमिली का वो इस जगह पर है। और कैरेट बोलता है सुनने के बाद, क्या है वही जगह नहीं जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं अभी? और एमसी कहता है, नहीं, यहाँ से वो थोड़ा सा और आगे पर है। और कैरेट एमसी के पास आके बोलता है, ये कोई थोड़ा सा पास में नहीं है, अगर ये मैं पूरी तरीके से सही से नहीं बताता है तो कम से कम हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए 1 हफ्ता तक लग सकता है। यहाँ इतनी खतरनाक जगह पर सोल्जर सिर्फ अपनी विल पावर की मदद से यहाँ तक आ पाए हैं, लेकिन अगर हम लोग इस रास्ते पर 1 हफ्ता और चले तो कम से कम आधे से 10 सोल्जर यहाँ पे मारे जा सकते हैं। और इस सबके सब चुप हो जाते हैं। और बाजू में से थॉमस बोलता है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर तक ऐसे और बने रहे तो जो एनिमी वो शायद हम लोग को ढूंढ सकते हैं। अगर उन लोगों को यहाँ पे कुछ अजीब सी प्रेजेंस महसूस हुई तो वो लोग हम लोग को नोटिस कर सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद एमसी अपने सर को खुजा के मैंने बोलता है, सीरियसली ऐसा रोना बंद करो। और उनसे कहता है, मेरी बात सुनो, मैंने अभी जो मैप में पॉइंट करके बताया है वो है सीक्रेट वोल्ट की लोकेशन, और मैंने ये नहीं कहा है कि हम लोग को वहाँ पे जाना है। और एमसी की बात सुन के कैरेट हैरान हो जाता है, क्या यहाँ पे आने का जो पर्पस था वो एनिमी के सीक्रेट वोल्ट को चुराना नहीं था? और ये सुनने का एमसी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम लोग जाएंगे उस सीक्रेट वोल्ट की तरफ, यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ते से। और एमसी की बात सुन के कैरेट बोलता है, आखिर आप ये सब क्या कह रहे हो? और एमसी यहाँ पे जमीन पे पैर मारता है और जैसे एमसी वहाँ पे पैर रखता है उस जगह की जमीन नीचे चली आती है। और अचानक से एमसी के ठीक सामने एक पिलर ऊपर को आता है। और ये सब देखकर इन लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और उस पिलर में कुछ बटनें बनी आती हैंगी और एमसी उन बटनों को प्रेस करता है और अचानक से वो पिलर वापस नीचे चले आता है। और कैरेट हैरान होकर बोलता है, जरा देखो तो उधर, यहाँ तो एक रास्ता बन गया। और एमसी कहता है, चलो ठीक है, और जा रहा होता है उसके अंदर। और एमसी को ऐसा करते देखकर आसपास में सोल्जर हैरान हो जाते हैं। और जल्दी से कैरेट एमसी को गोदी में उठा लेता है और बोलता है, माय लॉर्ड ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम लोग जाएंगे सामने की तरफ, चिंता मत करिए। और एमसी गुस्सा आ रहा होता है और बोलता है, जैसा तुम्हें करना है तुम करो, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ भी खतरा नहीं है। और कैरेट एमसी से सब के बारे में पूछता है, वैसा ऐसा लगता है कि आपको पता है इस डंजन के बारे में, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? और एमसी उसको कहता है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे एक बहुत ज्यादा भरोसेमंद सोर्स से मिली है। वेल मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने सब लोगों को अपनी वीकनेस और किसी काम का ना होना ये सब दिखाया है। मैं समझ सकता हूँ कि तुमको इस पर भरोसा करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। और एमसी की बात सुन के कैरेट बोलता है, नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। और बाजू में से थॉमस आके बोलता है, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, अगर लीडर परवाह करता अपने दिल की गहराई से एक लो रैंक के सोल्जर की तो मैं भरोसा क्यों ना करूं। और आसपास के सोल्जर भी ये सब सुन के बोलते हैं, मुझे भी भरोसा है, मैं भी आप पे भरोसा करता हूँ, मैं आपको सर्व करूंगा मेरे लॉर्ड मेरी लॉयल्टी के साथ। अगर ऐसी बात है तो एक सोल्जर का ड्यूटी किसे में मरना तो एक ग्रेटेस्ट ऑनर के जैसा है। और ये सब सुनकर कैरेट भी इमोशनल हो जाता है और बोलता है, तुम सबके सब। और एमसी अपनी मुंडी नीचे करके बोलता है, मैं अभी वही कमजोर हूँ जो मानव को यूज नहीं कर सकता, और तुम अपनी
जिंदगी किसी ऐसे के लिए दे रहे हो? और एमसी की बात सुन के थॉमस बोलता है, जो ताकत होती है वो हमेशा फिजिकल नहीं होती, मैं उस पर भरोसा करता हूँ जो हमें चिवल्ट्री सिखाती है, ये कि जो तुम्हारी असली ताकत है वो आती तुम्हारे अंदर से। और ये सुनने के बाद एमसी भी अपनी मुंडी ऊपर करके देखता है उसके तरफ, और बाजू में कैरेट रो रहा होता है, और एमसी उसको रोते देखकर चिल्ला के बोलता है, "हे कैरेट, आखिर तुम क्यों रो रहे हो?" और कैरेट बोलता है, मैं बस बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे प्राउड है तुम सब लोगों पर। और फिर सबके बाद एमसी कहता है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में है, और बहुत से लोग इंजर्ड हैं, हमें ये सब कुछ जल्दी से खत्म करना होगा। और सामने से सब लोग चिल्ला के बोलते हैं, ठीक है माय लॉर्ड। और ये सब के सब धीरे धीरे जा रहे हो तो उस रास्ते में नीचे की तरफ, और एमसी बाहर की तरफ देखकर मैंने बोलता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी तरफ सब कुछ ठीक होगा लायला। और उस सब के बाद हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है, और यहाँ लायला के बालों और चेहरे पर खून लगा हुआ होता है, और जिस मॉन्स्टर को उसने मारा हुआ होता है उसकी उंगलियों से खून को इकट्ठा करी होती है अपनी बोतल में, और उस खून को इकट्ठा कर लेने के बाद बोलती है, चलो इतना काफी होगा। और यहाँ पीछे मुड़ के देखती गुफा के पास, तो चलो अब टाइम आ गया थोड़ा सा आग के साथ खेलने का। और दो पत्थरों को किसके यहाँ पे आग जला रही होती है, और वो आग जलाने के बाद जल्दी से यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर आने के बाद कहती है, तो चलो जबकि अब सारे के सारे मॉन्स्टर उस एरिया में इकट्ठा हो रहे होंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक ही दिक्कत है। और देखती पीछे मुड़ के, और यहाँ पे नीचे बिल्कुल अलग जैसे कपड़े पहन के कुछ लोग घूम रहे होते हैं, और यहाँ इस मॉन्स्टर के पास खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं। और लायला मन में कहती है, यहाँ पर एक कॉकरोच जैसे क्रीचर्स, मुझे पता था कि ये लोग सामने आएंगे, तो चलो मैं तुम सबको दिखाती हूँ कि आखिर क्या होता है जब तुम किसी ऐसे को अपनी पीठ दिखाते हो जो एक्सिक्यूटर की पोजीशन पे पहुंच चुका है। और यहाँ पर जो लोग आए थे उनमें से एक जन पेन से लिख रहा होता है, और मैंने बोलता है, ये एक इमरजेंसी है, यहाँ पर तो किसी की हड्डी तक नहीं है और ना ही किसी की बॉडी, जरूर उन सब लोगों को इन मॉन्स्टर ने खा लिया होगा, और जो उन समय से बच पाया होगा उसने सबके बाद यहाँ पे सबको साफ कर दिया होगा। तो इसका मतलब वो लोग इन मॉन्स्टर को भगाने में कामयाब हो गए होंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही फैमिली जो इन मॉन्स्टर को ऐसे भगा सकती है, मुझे कैसे भी करके ये सब बताना होगा विस्काउंट सर्वो को। और यहाँ पर छुप के लाला देख रही होती है, और उसको देखकर मैंने बोलती है, ये अपने पाउच को सील कर रहा है, ये तरीका तो लोग अपनी रिपोर्ट्स को सील करने के लिए यूज करते हैं। और लाला अपने अंगूठे में थोड़े से थूक लगाती है, और बाहर अपना अंगूठा करके हवा का डायरेक्शन चेक कर रही होती है, तो हवा इस तरफ से चल रही है। और लाला अपने पास से बोतल को निकालती है जिसमें उसने मॉन्स्टर को खून को इकट्ठा करा था, और फेंक देती है सामने की तरफ, और वो खून स्पीड में जाके लगता है। और यहाँ नीचे ही अपनी रिपोर्ट को सील कर रहा होता है, और पीछे लाला एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रही होती है, और यहाँ आकर उसको देख रही होती ऊपर से। और हम यहाँ इस जगह का सीन देखते हैं, यहाँ पे लाला ने पहले आग जलाई थी, और ये सबके सब मॉन्स्टर इस आग को देख के आवाज लगा रहे होते हैं, और उन आवाजों के साथ साथ इसको उस खून की भी स्मेल आ रही होती है जिसको लाला ने उस पेड़ पे फेंका था, और आ जाता है इस जगह पे जहाँ पे आग लगी होती है। और जितने ही मॉन्स्टर यहाँ के पास थे सबके सबको यहाँ से वो ले जा रहा होता है सुरक्षित जगह पर, और हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो आदमी आया था वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहा होता है, और मैंने बोलता है, एक इतनी बढ़िया पार्टी का पूरी तरीके से वापस उठ जाना, मुझे इस चीज को जल्दी से रिपोर्ट करना होगा। और आ जाता है यहाँ इस पेड़ के डंगाल पर, और नीचे सामने की तरफ देखकर बोलता है, क्या मैंने उन सबसे अपना पीछे छुड़ा लिया? और अचानक से पीछे से एक जन इसको तलवार घुसा देता है, और नीचे झुक के देखते हैं इस तलवार को, और जिसने तलवार मारी होती है उसकी तरफ देखकर बोलता है, आखिर तुम हो कौन? और बिना कुछ पता चले वही नीचे गिर जाता है। और हम देखते वो लाला होती है, और वो भी आती है नीचे की तरफ, और जल्दी से उसके पास आके छानबीन कर रही होती है, और उसके पास से इन रिपोर्ट्स को निकालती है और बोलती है, अच्छा तो ये है, मुझे ये चीज जल्दी से प्रिंस को बतानी होगी, चलो इस बॉडी को मॉन्स्टर के लिए छोड़ देते हैं। और चले आती है जल्दी से इस जगह से, और वो बड़ा सा मॉन्स्टर इसकी बॉडी के पास आता है, और उसके पास अपने मुंह को लेके आता है और खा लेता है उसको वहीं पे। और हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है, यहाँ पर सारे के सारे सीढ़ी उतर के नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, और एमसी चिल्ला के बोलता है, ये सब क्या बकवास बात कर रहे हो तुम, ये जो जगह है वो ओरिजिनली बनाई गई है एक रिटायर विजिट के द्वारा, ये सोचते हुए कि यहाँ पर वो रिसर्च कर सके मरते दम तक। आखिर किसका इतना दिमाग खराब होगा कि यहाँ पर वो ट्रिप लगाएगा, और वो भी ऐसी जगह पे जो उसका खुद का घर हो। और पीछे से कैरेट एमसी को कहता है, लेकिन फिर भी हमें सेफ्टी बनाए रखनी होगी। और एमसी दीवालों को छूकर बता रहा होता है, जरा देखो इन दीवालों को खोद कर नहीं बनाया गया है, इसे पत्थर और मिट्टी को पिघलाकर और फिर ठोस बनाकर बनाया गया है। यहाँ पर एक सिंगल दरार तक नहीं है, इसे बनाया गया है एक बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल हाई लेवल के स्पेल को यूज करके। और वैसे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ऐसा आदमी की जो एक आर्च में था 8वें क्लास का। अगर उसे सच में यहाँ पे टेप लगाना होता तो यहाँ पर जितने भी लोग हम दिख रहे हैं वो सबके सब अंदर जाने से पहले ही मार जा चुके होते। और एमसी की बात सुनकर क्रेड भी कुछ नहीं कहता, और बाजू में से एक नेट चिल्ला के बोलता है, लॉर्ड इधर देखिए, यहाँ सामने एक खाली सा एरिया है। और ये सब देखकर पीछे एमसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और क्रेड थॉमस से बोलता है, थॉमस अब तुम गार्ड करना लॉर्ड को, और जितने भी लोग बचे हैं यहाँ से दो दो लोगों के ग्रुप बनाओ और सर्च करो यहाँ पर सब लोग आसपास में। और वो नाइट बोलते हैं, ठीक है सर। और एमसी कैरेट को पकड़ के बोलता है, कैरेट ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हें कोई भी पोशन मिले, भले वो इंटरमीडिएट लेवल को या तो उससे भी ऊपर का, तुम्हें वो सबके सब उन लोगों को देने जिनको चोट लगी हुई है। और एमसी की बात सुनकर कैरेट बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। और एमसी जल्दी से आके यहाँ कुर्सी में बैठ जाता है, चलो तो अब ठीक है। और पीछे थॉमस आके बोलता है, लॉर्ड। और एमसी बोलता है, हाँ आखिर कैसे विस्काउंट कोशरिन को इस जगह का पता चला? शायद वो बाई चांस पता चला होगा, और या तो किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी उन लोगों को। और ये सोच रहा होता है लेकिन वो इसी के साथ साथ मैजिकल क्रिस्टल बॉल भी पाने में कामयाब हो गए। और एमसी हैरान होकर बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब जो ये कोई मामूली सिचुएशन नहीं है? हाँ, और यहाँ तक कि जो मैजिकल प्रोटेक्टिव बैरियर है वो भी समय के साथ कमजोर हो गया आएगा, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई मामूली से विस्काउंट मेज इस सबको आसानी से तोड़ सके। आखिर कौन है विस्काउंट सर्वो लॉर्ड? और थॉमस बताता है, वो है मर्क्यूरिस एंटोनियो। और एमसी नाम सुनकर धन्य बोलता है, एंटोनियो
वेल ऐसा लगता है अब हम लोग को इसके लिए तैयारी करनी होगी। और बाजू में से केरोटा के बोलता है, तो जैसा आपने कहा था मेरे लॉर्ड, यहाँ पर सब आसपास में सब कुछ सेफ है और जैसा आपने ऑर्डर करा था यहाँ पर मुझे जितने भी इंटरमीडिएट लेवल के पोशन मिले मैं वो सबके सब यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। और एमसी इससे कहता है तो जाओ जल्दी जाके इन्हें सबको दे दो जिन लोगों को चोट लगी हुई है। और यहाँ केरोटो को समझ में नहीं आ रहा होता और मैंने बोलता है ये तो बहुत ज्यादा महंगी महंगी आइटम है। और एमसी मैंने बोलता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन मैं उन लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता जिन लोगों को चोट लगी है। हमारे पास वैसे भी ये सब काफी बचे हुए हैं। और केरेट से बोलता है तो आखिर तुम्हें और क्या क्या मिला है। और केरेट बता रहा होता है हमें मिले मैजिकल स्टोन और क्रिस्टल्स जिन्हें कॉमनली यूज किया जाता है मैजिकल एक्सपेरिमेंट में मटेरियल्स के रूप में। और उन्हीं के साथ साथ कुछ दवाइयां भी मिली हैं और यहाँ पर कुछ मैजिकल आर्टिफैक्ट भी मिलेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी चीज इतनी अवेलेबल नहीं है। और एमसी बोलता है ठीक है और आसपास घूम के देख रहा होता है। और मैंने बोलता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट होना चाहिए जैसा स्टेटस विंडो में बताया गया था। और ये इस दीवार की तरफ देखकर बोलता है हाँ ये जगह। और जैसे एमसी आगे बढ़ने लगता है उसके सामने एक खाता जाता है और यहाँ पर केरोट ने रोक दिया होता है एमसी को। और एमसी चिल्लाते हुए बोलता है आखिर अब क्या हुआ। और केरोट बोलता है हम लोगों ने यहाँ आसपास की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, लेकिन फिर भी हमें ये पता नहीं है कि यहाँ आसपास किस तरह के खतरे हो सकते हैं, प्लीज ऐसे अकेले कहीं मत जाइए। और एमसी जाते वक्त केरोट से बोलता है तो ठीक है जैसा तुम्हें करना तुम करो। और मैंने बोलता है और ऐसा भी नहीं तुम मेरी बात मानोगे अगर मैंने मना भी कर दिया तो। और यहाँ दीवार पे अपना हाथ रख के चेक कर रहा होता है। और मैंने बोलता है यहाँ दीवार में कहीं ना कहीं किसी तरीके का सीक्रेट स्विच होना चाहिए। और ऐसी चेक करते करते दबा देता है दीवार में एक स्विच को। और जैसे एमसी उसको क्लिक करता है उनके सामने वो दीवार दो हिस्सों में बढ़ जाती है। और जैसे वो रास्ता खुलता है एमसी और किरेट देखते उसकी तरफ। और जैसे किरेट अंदर आके ये सब देखता है, ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो ऐसा इमेजिन भी नहीं करा था कि यहाँ पर ऐसी जगह भी होगी। अरे यहाँ तो वो भी सीढ़ी दिख रही है जहाँ से हम लोग अभी उतर के आए थे, यहाँ से तो हम नजर रख सकते हैं इस खंडरों के चारों तरफ। और ये सब देखकर एमसी उन्हें बोलता है ये तो डेफिनेटली सर्वेलेंस कैमरा है। और ये सब देखकर किरेट कहता है लेकिन यहाँ इस जगह को देखकर कुछ अजीब से लग रहा है। और एमसी कहता है हाँ तुम्हारे सबसे क्या मतलब है, मैंने यहाँ हर जगह छानबीन करी थी लेकिन मुझे ये वाला रूम नहीं मिला था कहीं पर। और एमसी बता रहा होता है ये जो जगह ऐसे कहते हैं एक नकली खंडर। और एमसी की बात सुनकर किरेट बोलता है क्या नकली खंडर। और एमसी बता रहा होता है पहले के समय एंशिएंट टाइम में ये बहुत ज्यादा कॉमन होता था ऐसी जगह के साथ साथ एक फेक जगह का बनाना, और वो भी बिल्कुल आसपास ही, जिससे कि जितने भी चोर हैं वो सारे के सारे सबसे पहले उसमें जाएं। उनमें से बहुत सारे लोग काम की चीज न मिलने की वजह से यहाँ इस जगह से चले जाते हैं। और किरेट खुश होकर बोलता है अच्छा तो ऐसा है, तो इसका मतलब जिस जगह पे हम लोग होंगे वो कोस्टन फैमिली का एक सीक्रेट वोल्ट है। और एमसी कहता है एग्जैक्टली यही वो जगह है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और किरेट बोलता है तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि हम लोग चुरा सकते हैं सीक्रेट वोल्ट की सारी चीजों को बिना सीक्रेट वोल्ट में जाए। और एमसी कहता है हाँ। और मन में कहता है मैंने सब कुछ देखा था गेम स्क्रीन में, लेकिन इस जगह के दरवाजे को ओपन करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इस चीज के अपने माइंड में एक इमेज बनानी है। और एमसी को ऐसा करते देखकर किरेट बोलता है आप तो सरप्राइजिंगली इतने ज्यादा कठिन आर्टिफैक्ट को इतनी आसानी से संभाल रहे हैं, आपके पास जरूर मैजिक का टैलेंट है। और एमसी उसकी बातों सुनने के बाद बोलता है कितनी आवाज कर रहा है। और किरेट हैरान होकर बोलता है आखिर ये किस तरह की आवाज थी। और किरेट यहाँ से भाग के जा रहा था उस आवाज की तरफ। और पीछे से एमसी बोलता है तुम इस जगह से भी देख सकते हो। और सामने तरफ देखकर बोलता है यहाँ तो एक नया दरवाजा खुल गया। और एमसी कहता है ये दरवाजा उस नकली खंडर के रास्ते का अब बस सिर्फ एक ही चीज करने को रह गई है, जितने भी सिल्वर यहाँ पे गिराइड ने छुपाए हुए हैं उन सबको इस नकली खंडर से लेके आना है, लेकिन सबसे पहले इधर देखो। और किरेट कहता है हाँ ठीक है। और एमसी बता रहा होता है जब तुम चलाते हो कंट्रोल डिवाइस को फिर तुम यहाँ से सारी की सारी चीजों को देख सकते हो। यहाँ पर अच्छे से एग्जामिन करने के बाद मुझे पता चला है जो नकली खंडर गिराइड यूज कर रहा था अपने सीक्रेट वोल्ट के लिए। और किरेट यहाँ स्क्रीन में देखकर बोलता है ओ ये दरवाजा मैंने तो ये पहले देखा ही नहीं था। और एमसी बताता है ये है दरवाजा सिल्वर माइन के रास्ते का और इसका रास्ता इस नकली खंडर के अंदर से। और किरेट हैरान होकर बोलता है अच्छा तो वो लोग इस तरीके से माइनिंग कर रहे थे सिल्वर की बिना रॉयल फैमिली को पता चले, मैंने तो ये सोच नहीं था कि वो लोग इस तरीके को यूज करेंगे। और एमसी कहता है यहाँ आसपास देखने पर ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर कोई और भी है, ऐसा लगता है वो लोग यहाँ पर कुछ खास समय पर ही माइनिंग करते हैं। और ये सब सुनने के बाद किरेट कहता है ये तो कितना ज्यादा भयानक है, अगर वो सब के सब जो लोग यहाँ पे माइनिंग करते हैं वो सेफ तरीके से यहाँ से निकल गए तो इस चीज की रूमर फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। और एमसी सुनने के बाद बोलता है कितना ज्यादा ट्रेजिक है ये सब। और किरेट कहता है मैं माफ नहीं कर सकता उन सब लोगों को इस सब के लिए। और एमसी मुस्कुराते हुए कहता है अभी के लिए हमें ये पूरा इंश्योर करना होगा कि ऐसी चीज आगे कभी भी ना हो। और ये सब करने के लिए हमें वो क्रिस्टल बॉल को डिसेबल करना होगा जो अभी उसके पास है, बिल्कुल इस तरीके से चेंज करना सीक्रेट कोड को और कनेक्शन सेटिंग को। जब तक हम वो पत्थर के दरवाजे को तोड़ेंगे नहीं तब तक वो अंदर नहीं घुस पाएगा। और क्रीपी तरीके से हंसते हुए बोलता है और हमें इसी के साथ उसके लिए गिफ्ट भी छोड़ के जाना चाहिए। तो चलो अब हमारे साथ जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके साथ यहाँ पर जितने भी बॉक्सेस हैं उनको ले जाना शुरू करो। और जैसे एक बार हमारा ये काम हो जाए तो बिल्कुल मत भूलना उस स्क्रॉल को इस जगह पे लगाना। और एमसी किरेट को देख के बोलता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने पहले से चेक नहीं कर लिया सब कुछ यहाँ पर, और वैसे ही मैं यहाँ पे अकेले सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। और किरेट एमसी से बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं जल्दी से इस मिशन को पूरा करता हूँ और जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं उतनी जल्दी यहाँ पर आ जाऊंगा। और चला जाता है किरेट इस जगह से। और एमसी अंगड़ैया लेते हुए बोलता है चलो आखिरकार अब मैं अकेला हूँ, अगर मुझे अच्छे तरीके से याद है उसको इस जगह पर होना चाहिए था। हाँ ये रहा वो, गेम में तो मुझे अच्छे तरीके से याद है लेकिन ये पहली बार है कि मैं रियल लाइफ में देख रहा हूँ, ये तो सच में बहुत ज्यादा अलग है। तो चलो अब देखते हैं इसके बारे में। और स्टेटस विंडो को खोलता है और इसका नाम बताते हैं ये है ब्रेसलेट ऑफ प्रीस्ट एल्चमैन द ग्रेट। और बता रहे हो तो
इसके बारे में। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा गहरी चोट लग जाती है तो तुम्हारे आसपास 2 घंटे तक बैरियर बना के प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर एक और स्ट्रॉन्ग अटैक हुआ जिसकी वजह से तुम्हारा बैरियर टूट जाए और या तो तुम्हें सही टाइम पे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना मिले तो तुम मारे जाओगे। एक बार अगर तुमने इसको एक्टिवेट कर दिया तो इसका कूल डाउन पीरियड है 1 हफ्ते का, और इसे 3 बार एक्टिवेट करने के बाद ये पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा। और ये सब देखने का डेमसी बोलता है ये आर्टिफैक्ट तो मेरे जैसे के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है जिसके पास लो कॉम्बैट पावर है। ये तो बिल्कुल ऐसा जैसे मेरे पास 3 जिंदगियां हो, तो चलो अब यहाँ से चलना चाहिए। और एमसी सामने देखकर हैरान हो जाता है, हाँ आखिर ये क्या है? यहाँ दीवार में तो कुछ लिखा हुआ आएगा और पढ़ रहा होता है उसको हेकाटोरिया, और इसकी बात तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ये तो मेरा पहली बार है कि मैं इस तरह की लैंग्वेज देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ। हेकाटोरिया, मैंने इस नाम को पहले सुना गेम खेलते समय। ये एक ऐसी गोडेस थी जिसने इंसानों को मैजिक के सिस्टम को सिखाया था। गेम के अंदर तो इस तरीके का कोई भी सीन नहीं था। क्या इसका मतलब इसका कुछ लेना देना मेरे यहाँ होने से? और दीवार में जो लिखा हुआ होता है उसको टच कर रहा होता है और उस लिखे हुए में से बिजली से निकलती है और अचानक से कुछ होता है। आखिर ये सब क्या है? मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं हूँ किस जगह पर? और यहाँ देखता नीचे की तरफ, यहाँ नीचे एक बहुत बड़ी सी आंख बनी हुई होती है और उसको देखकर बोलता है ये चीज क्या, ये वो डिवाइन चीज है जिसके बारे में मैंने सुना था? अगर ऐसी बात है तो ये लोग सारे के सारे गोड्स हैं। और इसी के साथ एक जन बोलता है नहीं, और जैसी आवाज आती है एमसी को झेल नहीं पा रहा होता और उसका सर बहुत दुखने लगता है और मैंने बोलता है आखिर ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि डायरेक्ट मेरे दिमाग के अंदर बोल रहा हो। और यहाँ उन सबके बीच बाजू में से चिल्ला रही होती है ये गलत है, ये बहुत ज्यादा इनह्यूमन है। और सामने से दूसरा बोलता है इनह्यूमन? यहाँ पर कोई भी ह्यूमंस नहीं है, क्या तुम इसके बारे में भूल गई हो? हेकेटोरिया, इस चीज को ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गया मेजोरिटी वोट के साथ। ऐसा लगता है तुम हमारे बीच के समझौते को तोड़ने के बारे में सोच रही हो। और यहाँ एक्टोरिया बोलती है ये सब वायलेंस है, मैं एग्री नहीं कर सकती इसके लिए। और सामने से बोल रहा होता है क्या तो शेम की बात है, अगर तुम इतना ह्यूमन बनना चाहती हो तो ठीक है, मैं पूरी करता हूँ तुम्हारी इच्छा को। और अचानक से इसके पास से ब्लू एनर्जी से आ रही होती है और एमसी ये सब देखकर मैंने बोलता है ये तो बहुत ज्यादा भयानक सा गाना है। और या तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आसपास कोई भी आवाज नहीं है, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा डरावना है। और यहाँ बहुत सारी एनर्जी आसपास घूम रही होती है और इस एनर्जी की वजह से विक्टोरिया पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। और एमसी अपने कानों को बंद कर रहा होता है सबकी वजह से, अब मैं ऐसा बोल नहीं से पाऊंगा। और यहीं पर एक दिन इसका नाम चिल्ला के बोलता है विक्टोरिया नहीं, अब तुम नीचे गिर चुकी हो एक डेमीगॉड के लेवल पे, अब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तुम्हें इस नाम से कहना। अब आज के बाद से तुम एक ऑब्जेक्ट बन चुकी हो नफरत और अपमान का, और यहाँ तक कि उन इंसानों की तरफ से भी जिनको तुम इतना पसंद करती हो। तुम्हें उन्हीं कीड़ों के द्वारा एक दुखद अंत की ओर धकेला जाएगा। मैं तो इंतजार ही नहीं कर सकता कि आखिर तुम किस तरीके का एक्सप्रेशन दिखाओगे उस समय। और ये सब देखने के बाद एमसी डरा हुआ अचानक से उस जगह से निकलता है, क्या अब वो सब खत्म हो गया? और उसके सामने सिस्टम विंडो आती है और उसको देखकर एमसी बोलता है क्या मुझे अथॉरिटी लेवल स्किल मिली है? और एमसी को मिला होता है छोटा सा फ्रेगमेंट बैक्टीरिया गोडेस की पहली अथॉरिटी का। और एमसी सब देखकर बोलता है इम्पॉसिबल, ये तो एक अथॉरिटी लेवल है जो इसके होती है वो नॉर्मली ग्रेड से मापी जाती है, सबसे निचले एफ रैंक से एस रैंक तक। और यहाँ पर यार स्किल भी होती है जैसे कि यूनिक, लेकिन अथॉरिटी ये तो एक पूरी की पूरी डिफरेंट चीज है। ये एक ऐसी पावर है जिसको सिर्फ बॉय रैंकर्स ले सकते हैं, क्लास 10 या तो उससे भी ज्यादा ऊपर के, जिसको डेमीगॉड यूज करते हैं। ये कोर होता है व्यक्ति की पहचान का और इनफैक्ट खुद की अथॉरिटी को डेवलप करना। ये एक तरीका है लेवल 10 तक पहुंचने का। और एक और मैसेज आता है और एमसी उसको देखकर बोलता है हाँ यहाँ पर अभी भी कुछ बाकी है। और उसको देखकर बोलता है मेरी सोल रैंक बढ़ चुकी है अथॉरिटी को ऑब्जर्व करने की वजह से, अब इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। जिसने मुझे भेजा इस दुनिया में वो ये विक्टोरिया गोडेस है, और गॉड्स को घायल करने के लिए ये अथॉरिटी लेवल की स्किल का होना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब मुझे बाकी गॉड से रिवेंज लेना होगा विक्टोरिया की तरफ से? और ये सब सोचने का एमसी थोड़ा सा हैरान होता है और कुछ बोल नहीं पाता और मुस्कुरा रहा होता है सबके बाद, और बहुत तेज हंसता आएगा। तो क्या ये फाइनल ऑब्जेक्टिव है इस गेम का? और मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है जैसे मुझे मैनिपुलेट किया गया हो, लेकिन मैं इस चीज को क्लियर करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और पीछे से एक जन से लाता है मेरे लॉर्ड, और एमसी देखता है पीछे की तरफ, केरोट क्या तुमने यहाँ पे सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर दिया है? हाँ मेरे लॉर्ड मैंने ये कर दिया है, बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइए ऐसे। और एमसी देखता है उसकी तरफ कंफ्यूज होके, और यहाँ इस जगह पर आके देखता है और बहुत ज्यादा खुशी आता है देखकर। और किरेट बता रहा होता है यहाँ पर ये सब बहुत सारा है, बस टाइम की कमी है। यहाँ पर कुल मिलाकर 6 बॉक्सेस हैं जिसमें गोल्ड भरा हुआ है, और ये सब देखकर मैं कह सकता हूँ हमारे पास अभी टोटल 30,000 गोल्ड कॉइन है। और एमसी खुश होकर बोलता है ये तो काफी है, जितना मैंने सोचा था इससे उससे भी ज्यादा आएगा। और किरेट इस तरफ दिखा के बोलता है और यहाँ पर ये कुल 420 बॉक्सेस होंगे जिसमें पूरी तरीके से सिल्वर भरा हुआ है। और अगर मोटे तौर पर अनुमान लगाएं इसकी जो वैल्यू है कम से कम वो 1 लाख गोल्ड तक की है, लेकिन इतनी सारी चीजों को यहाँ से ले जाना इतने कम लोगों के साथ ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। और ये सब देखकर एमसी उन्हें बोलता है तो इसका मतलब तुम कह रहे हो यहाँ पर इतना सारा गोल्ड लेके हमारे लिए प्रॉब्लम हो चुकी है, चाहे यहाँ पर कितना भी क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेरे पास अपनी खुद की एक इन्वेंट्री है। चलो इसको यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। और सामने किरेट कंफ्यूज होकर देखता है एमसी की तरफ, माय लॉर्ड। और एमसी किरेट को थम्स अप दिखा के बोलता है सब कुछ ठीक है, बस सारे के सारे किरेट तुम यहाँ पे लेके आ जाओ। और किरेट बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और उस सबके बाद ये इकट्ठा कर लिए होते हैं यहाँ पे सारे के सारे। और एमसी बोलता है चलो तो अब ठीक है, ये सारे के सारे है ना? और किरेट बोलता है हाँ। और एमसी किरेट से कहता है और अभी के लिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबसे बोल दो निकलने की तैयारी करने लगो। और किरेट बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और मन में कहता है आखिर आप इन सब किरेट के साथ करने के वाले हो मेरे लॉर्ड। और किरेट बाकी सब लोगों से बोल देता है ऊपर जाके तैयारी करने के लिए। और एमसी बता रहा होता है इस दुनिया में कोई भी कंसेप्ट नहीं है प्लेयर और स्किल का, तो इसलिए समझ नहीं पाएंगे कि
कि आखिर ये इन्वेंट्री क्या होती है और इस चीज को समझाने की जरूरत भी नहीं है, इसको बस मैं कवर अप कर लूंगा। और बाजू में से कैरेट बोलता है, मेरे लॉर्ड सबके सब अब यहाँ से बाहर जा चुके हैं, लेकिन आखिर आप इतने सारे कैरेट के साथ यहाँ पे करोगे क्या? और एमसी कैरेट से कहता है, सब कुछ ठीक है, मुझे यहाँ इस जगह पे मिला है सब स्पेस ब्रेसलेट और इसके अंदर बहुत सारा स्पेस हैगा इतनी सारी चीजों को स्टोर करने के लिए, और ये एक टॉप टियर का आर्टिफैक्ट है। और ये देख के कैरेट की भी आंखें बाहर आ जाती है और हैरान होकर बोलता है, क्या आपके पास ऐसा भी आर्टिफैक्ट है? और एमसी उसको चुप करा रहा होता है, इस चीज को हमारे बीच में सीक्रेट रखना। और कैरेट अपनी मुंडी हिलाते हुए बोलता है, अगर ये चीज इतनी ज्यादा वैल्यूबल है तो जितना कम लोग इसको जाने उतना ज्यादा सेफ होगा, मैं अपना मुंह पूरी तरीके से बंद रखूंगा। और एमसी उसे शुक्रिया करके मुड़ जाता है और मन में बोलता है, तो चलो अब जब मैं फोकस करता हूँ किसी चीज के ऊपर तभी ये स्टेटस विंडो सामने जाती है। और अगर मैं सोचूं इन्वेंट्री के बारे में और ठीक इसके सामने आती है इन्वेंट्री, तो चलो ये हो गया बिल्कुल गेम की तरह, जैसे मैं उसमें करता हूँ मुझे बिल्कुल वैसे ही करना है। और एक एक करके सबको इन्वेंट्री में ले रहा होता है। सबसे पहले सिल्वर के बॉक्स को लेता है, चलो एक तो आ गया, तो चलो अब सबको एक एक करके रखते हैं। और लगातार सबको रख रहा होता है अपनी इन्वेंट्री में और हंसते हुए बोलता है, अब जो है मेरा वॉलेट है, इसके साथ तो मुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। चलो अब टाइम आ गया वापस जाने का। और जा रहा होता है सीढ़ियों से ऊपर की तरफ और जैसे एमसी निकल के आता है सामने से कैरेट कहता है, आपका स्वागत है लॉर्ड। और सबके सब लाइन से खड़े होते हैं और कैरेट कहता है, सबके सब तैयार है अब यहाँ से निकलने के लिए। और एमसी इधर उधर आसपास देख रहा होता है और एमसी को ऐसे देखकर कैरेट बोलता है, क्या हुआ माय लॉर्ड? और एमसी कैरेट से बोलता है, लाला अभी तक आई नहीं यहाँ पर? और कैरेट अपनी मुंडी नीचे करके बोलता है, नहीं वो अभी तक नहीं आई। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उसने हम लोग को बिट्रे कर दिया है और यहाँ से भाग के चले गई है? मैंने तो उस पर शुरुआत से भरोसा नहीं करा था। और कैरेट की मुझसे सुनी का एमसी बोलता है, तुम्हें अभी भी ऐसा ही लगता है कि जब वो तुम उन मॉन्स्टर से लड़ रहे थे उनका अचानक से भागना वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट था? और एमसी की बात सुनकर कैरेट भी हैरान हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। और अपना एमसी सब कुछ बताता है लायला और उसके प्लेन के बारे में नाइटो को। और ये सब सुनने के बाद कैरेट हैरान होकर कहता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर छुपे हुए वहाँ पर अकेले हमला करना, ये तो अपनी जान दांव पे लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। भले मैं उसके बारे में अच्छा नहीं सोचता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो इस तरीके से मार जाए। और कैलिक्स अपनी चिन के साथ छोड़ के कहता है, मैं भी दूसरा तरीका यूज करना चाहता था, लेकिन आखिर कौन था वो जिसने मेरे सजेशन को डिसमिस कर दिया था? और ये बात सुनने के बाद कैरेट मैंने बोलता है, उस टाइम पे मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा किसी ऐसे तरीके को यूज करना जिसको हम लोगों ने पहले कभी ट्राई नहीं करा है, लेकिन आखिरी में लॉर्ड सही थे। और कैलिक्स सबसे कहता है, लायला अभी तक आई नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा उसके साथ। लायला की वजह से हम लोग इतने सारे लोगों को बचाने में कामयाब हो चुके हैं, तो इसलिए अब हमारी बारी है उसकी मदद करने की। क्या ऐसा ही नहीं है नाइट? और ये लोग चुप होते कुछ कह नहीं पा रहे होते और कैरेट चिल्लाते हुए कहता है, जैसा लॉर्ड कमांड करेंगे हम वैसे करेंगे। और मन में कहता है, मैं कितना दा पथेटिक हूँ, मैंने इस सब के दौरान कुछ भी नहीं करा, बस मैं सब लोगों को रोके हुआ था पीछे की तरफ। कैसा पथेटिक हूँ मैं एज अ नाइट, मुझे कम से कम अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। और कैलिक्स कैरेट से कहता है, चलो ठीक है कैरेट, सिलेक्ट करो उन सब मेंबरों को जो यहाँ आसपास जाकर स्क्वाड में सर्च करेंगे। और कैरेट भी झुके कहता है, ठीक है। और बाकी सबसे कैलिक्स कहता है, और जो यहाँ बाकी बचे हुए हैं वो यहाँ बेसमेंट में रुकेंगे। और मन में कहता है, यहाँ पर दो चीजें हैं जो लायला के साथ हो सकती है, वो जो उन मॉन्स्टर का बॉस था वो, और या तो वो लोग जो लायला के ऑर्गेनाइजेशन के हैं, शायद वो लोग उसका पीछा कर रहे हो, शायद ऐसा हो सकता है। अगर इसके बारे में अच्छे से सोचें, जो वो बॉस मॉन्स्टर है वो डेफिनेटली इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जो लोग लायला के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उन लोगों को पता नहीं कि हम लोग कहाँ पर हैं। और वैसे भी लायला ने पहले कह दिया था कि जितने भी उसके ट्रेस थे उसने उन सबको इरेज कर दिया था, और वो इतनी लापरवाह तो होगी नहीं कि ऐसे पकड़ी जाए। बस प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसे ढूंढे कैसे। और सोच रहा होता है इस चीज के बारे में। और कैरेट बाजू में से कहता है, माय लॉर्ड अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने यहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा कर लिया है। और कैलिक्स कैरेट की तरफ मुड़ के कहता है, तो क्या सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं? अब हम लोग जा रहे हैं बॉस मॉन्स्टर के पास उनसे अपना रिवेंज लेने के लिए। और कैरेट कहता है, क्या आप सीरियस हो? और कैलिक्स यहाँ कैरेट के हाथ में थैली रख के कहता है, हाँ मैं सीरियस हूँ इसको लेकर। तो जो ये जड़ी बूटियां हैं इनको तेल में उबाल लो और अपने वेपन को उससे पूरी तरह से कवर कर लो। और ये सुनने के बाद कैरेट कहता है, आखिर ये है क्या? और ये सुनने के बाद कैलिक्स गुस्से में आ जाता है, बस वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है। क्या तुम अभी भी सबके बाद कंप्लेन करना चाहते हो? और कैरेट कहता है, नहीं नहीं मैं भी करता हूँ ये सब। और कैलिक्स ऊपर की तरफ देखकर मन में कहता है, लायला हम लोग का इंतजार करना। और यहाँ पर इस गुफा के पास आकर वो लोग बोलते हैं, यहाँ पर इस गुफा के अंदर सिर्फ फीमेल और उसके बच्चे होंगे, और जो शायद मेल है वो शायद लायला का पीछा करने में बिजी होंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जो लोग अंदर है उनसे निपटना, और जैसे मेल नोटिस करेंगे वो जल्दी से भागते हुए आएंगे इस जगह पर। और उस सुनने के बाद कैरेट कहता है, तो आप ये कह रहे हो कि जैसे यहाँ पर मेल्स आए हम लोग को उनके रास्ते का पीछा करते हुए लायला तक पहुंचना है, लेकिन क्या तरीका ठीक रहेगा? जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है इनसे निपटना आसान नहीं है। और कैलिक्स मुस्कुराते हुए कहता है, तुम खुद ही देख लेना अपनी आंखों से ये जो पॉइजन है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और ये लोग बढ़ रहे होते उस गुफा की तरफ और अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती बहुत सारे पैरों की आवाज के साथ। और ये सुनकर ये मॉन्स्टर हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर ये सबके सब आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए इस गुफा के अंदर। और वहां से बहुत तेज आवाज आ रही होती है और बहुत सारी बिजली कड़क रही होती है उस जगह पर। और ये कैलिक्स को साइड से बहुत तेज आवाज आ रही होती है और सबसे कहता है, वो लोग आ रहे हैं, सबके सब छुप जाओ, हम लोगों को पीछा करना उन मेल के पैरों का। और ये मेल मॉन्स्टर जल्दी से जाते हैं इस गुफा की तरफ। और यहाँ कैलिक्स के साथ थॉमस होता है और उससे कहता है, चलो जल्दी से अब इन पैरों का पीछा करते हुए। और यहाँ पर ये लोग पीछा करते हुए जा रहे होते हैं और कैलिक्स कहता है, चलो ये अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे जल्दी से आ गए, हम लोगों को कम से कम बिल्कुल साफ पैरों के निशान तो मिल गए। और थॉमस कहता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो,
और केलेक्स जल्दी से थॉमस की पीठ पे जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि लाला ऐसे छोटे मोटे मोस्टर से हारेगी, हम लोगों को ये बड़े वाले पैर के निशान का पीछा करना चाहिए। और सामने की तरफ उंगली करके थॉमस से कहता है चलो अब ठीक है चलो सीधा। और थॉमस कहता है ठीक है मेरे लॉर्ड, और भाग के जा रहा होता है यहाँ से। और थॉमस बोलता है क्या कहीं आप उसे पसंद तो नहीं करते? और केलेक्स हैरान हो जाता है क्या? और थॉमस मुस्कुराते हुए कहता है लायला, मेरा मतलब वो लड़की, वो बहुत ज्यादा सुंदर है क्यों है ना? और केलेक्स अजीब सा चेहरा बना के कहता है ये बात उस बारे में नहीं है, सिर्फ अभी फोकस करो उसको बचाने के ऊपर। और थॉमस कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन फिर भी मैंने इमेजिन नहीं करा था कि वो ऐसे डेंजरस मिशन के लिए मानेगी। और केलेक्स कहता है उसे भी ये पता चल गया था कि हमें उसकी जरूरत है और यही एक जगह जहाँ पर उसे बारिश से बचने के लिए छत मिल सकती है। और बता रहा होता है ये बात सच है कि ये बहुत ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी होती है अर्थ पे, लेकिन उसे फिर भी ज्यादा कुछ परवाह नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसे सर्वाइव होना है। द फर्स्ट कंटिनेंट इस गेम को और ज्यादा बड़ा बना देगा जेब्रू किंगडम के इन्वेजन के होने की वजह से। और जो ट्रेंड असेसन के फैक्शन है ये अपना बहुत बड़ा रोल निभाएंगे उस टाइम पर पहाड़ी इलाकों में। मुझे लगा कि ये सिर्फ सोल्जर्स हैं जो अपने आप को वॉलंटियर करते हैं सबके लिए, लेकिन शायद जो एक ग्रुप है विस्काउंट सर्वो वाला वो शायद इन्हें किसी कारण जानबूझ के बढ़ा रहे हैं। और हमारा सीन यहाँ गुफा की तरफ शिफ्ट होता है और उन सब मोस्टर को हराने के बाद कैरेटमैन ने बोलता है कि हम लोग जीत गए। और सब नाइट खुश होकर कहते हैं कैरेट अब ये सबके सब वाइप आउट हो चुके हैं जैसा लॉर्ड ने कहा था, हम लोगों को तो एक भी चोट नहीं पहुंची इस सबकी वजह से। और कैरेट कहता है अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं यहाँ पर आराम करने का, हमें जल्दी से जाना होगा लॉर्ड के पास। और सबके सब कहते हैं ठीक है और जा रहे होते हैं यहाँ से स्पीड में। और कैरेट मन में कहता है माय लॉर्ड मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ अपने दिल की गहराई से, तो प्लीज सेफ रहिएगा। यहाँ लाला की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और यहाँ पर आने के बाद केलेक्स सामने देखकर हैरान हो जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये तो लाला है। और ये लाला जमीन में पड़ी होती है कि उसके सामने दो भिड़िए होते हैं। और केलेक्स यहाँ पे जल्दी से लाला के पास उतरता है और थॉमस जाता है उन भिड़ियों को मारने के लिए और चिल्लाते हुए उन दो भिड़ियों को मार देता है। और केलेक्स लाला को घायल देखकर कहता है लाला बिल्कुल भी होश मत खोना, जो एक घाव है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा गहरा है, क्या ये ठीक हो पाएगी एक मिड लेवल के पोशन से? और जैसे उसके घाव पे केलेक्स पोशन डालता है उसका एक घाव जल्दी जल्दी ठीक होने लगता है। थैंक गुडनेस, चलो अब ये ठीक है, जो एक घाव है वो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे इसको ये पोशन कैसे भी करके पिलाना होगा जिससे कि इसकी रिकवरी जल्दी स्टार्ट हो सके। और बाजू में से थॉमस कहता है माय लॉर्ड जो बीस्ट है मैंने उनको यहाँ से मार के भगा दिया है। और सुनने के बाद केलेक्स कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर आकर इसको उठाने में मेरी मदद करो। और लाला को सीधा करने के बाद केलेक्स उसको पोशन पिला रहा होता है और वो पोशन पिलाने के बाद कहता है अब इसका कलर धीरे धीरे वापस आ रहा है, अब इसकी हालत पहले से सही लग रही है। और पीछे से थॉमस कहता है चलो ये तो रिलीफ की बात है। और कैरेट यहाँ पर आ जाता भागते हुए और चिल्लाते हुए कहता है माय लॉर्ड। और उसको देखकर केलेक्स कहता है तुम तो बिल्कुल टाइम पर आए। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एक हफ्ते बाद शेकन कैसल में। यहाँ पर केलेक्स बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है और हम देखते केलेक्स ट्रेनिंग कर रहा होता है यहाँ पर भागकर। और मन में कहता है अभी जो मेरा इस समय का लेवल है वो है 18 और जो एक एवरेज कॉम्बैट लेवल होता है एक हेल्दी अडल्ट मेल का वो करीब करीब लेवल 20 तक के आसपास का होता है, तो ये बुरा नहीं मेरे जैसे 15 साल के लड़के के लिए। और एमसी को ऐसा ट्रेनिंग करता देख यहाँ पर ऐसा कहते हैं भले ये एक कम समय की ट्रेनिंग है लेकिन जो इसकी एंड्योरेंस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है ये गिफ्टेड है स्ट्रॉन्ग फिजिक के साथ। और कैरेट कहता है हंसते हुए हाँ ये बात तो सच है, ये बहुत ज्यादा बदल चुके हैं पहले से तो, और या तो इनके पास कुछ न कुछ सीक्रेट है। और सुनिका दरअसल कहता है तुम सिली कहीं के। और केलेक्स मन में कहता है बस तुम देखो अब जो मेरी जर्नी लेवल अप करने की वो तो अब जाके शुरू हुई है। और कैरेट रसल से कहता है आखिर हम लोग कब शुरू करेंगे यंग मास्टर की शॉर्ट ट्रेनिंग को? और रसल कहते हैं इतनी जल्दी मत करो, सबसे पहला जरूरी काम है बॉडी का रिकवर करना। और कैरेट देखकर कहता है क्या ये ऑलरेडी नहीं हो चुका है? और केलेक्स यहाँ कर कहता है मुझे काम है मैजिक टावर में आज। और ये सुनने के बाद कैरेट कहता है क्या मैजिक टावर में? और केलेक्स कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से नहाने के लिए और तुम यहाँ पे तैयारी करो टावर ब्रांच में जाने की। कैरेट कहता है ठीक है मैं समझ गया। और रसल कहते हैं कैरेट से तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अब तुम बहुत ज्यादा भरोसा करते हो यंग लॉर्ड पर। और कैरेट कहता है अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं मुझे अभी पूरी तरीके से पता नहीं है इनके बारे में, लेकिन एक चीज को लेकर मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और मेरे जैसे किसी की एबिलिटी इनके सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज है ये बहुत ज्यादा परवाह करते हैं अपने सबॉर्डिनेट की और जो लोग इनके आसपास हैं, इसीलिए मैं लॉर्ड को लेकर किसी भी तरीके का डाउट नहीं रखना चाहता जिससे कि वो चीज मुझे पीछे करके इनको दिक्कत पहुंचाए। और असल कहते हैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आया था इनके ऊपर नजर रखने के लिए, लेकिन अब मुझे दिक्कत होती है इनके सोचने समझने और एक्शन के साथ कीप अप करने में। और कैरेट कहता है लेकिन फिर भी भले ही ऐसी बात है लेकिन फिर भी इन्हें एक मास्टर की जरूरत है इन्हें गाइड करने के लिए। लॉर्ड की जो अथॉरिटी है अभी वो थोड़ी सी लेक करती है। और असल कहते हैं इसमें अभी कुछ मदद नहीं कर सकते, अभी वो सिर्फ 15 साल के होंगे, किसी किसी चीजों में पीछे रहना तो ये तो उनको ऑफिशियली टाइटल है, इनको जरूर कैसे भी करके कंप्लीट करना होगा इस सेरेमनी को और जाना होगा एडवांस क्लास में जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। और कैरेट कहता है अभी इस समय जो उनकी प्रोग्रेस चल रही है इसको देखकर लग रहा है कि उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रसल कहते हैं जो काउंट वो पहले जा चुके होंगे, मुझे अभी बहुत ज्यादा चिंता होती है उन काले बादलों की जो यहाँ हमारी टेरिटरी के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा यहाँ पर आ जाएगा जो इस चीज को आराम से संभाल सकता है। एक शेर का बेटा शेर ही होता है। और हमारा सीन इस जगह पे शिफ्ट होता है द मैजिक टावर सेकंड टेरिटरी की ब्रांच पर। और यहाँ इसके अंदर बहुत
बहुत सारी किताबें होती हैं लाइन से, और यहाँ पर एक जन कहता है आपका स्वागत है, प्लीज अंदर आइए। और हम देखते हैं यहाँ पर कैरेट और केलेक्स आ चुके होते हैं, और जिसने वेलकम करा होता है हमारा सीन उसकी तरफ शिफ्ट होता है, और वो कहती है ओ माए, एक सुंदर लड़का और एक हैंडसम मस्कुलर मैन। मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन है, लेकिन तुम सही में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। लड़कों का तो यहाँ पे हमेशा स्वागत है, प्लीज जल्दी से अंदर आके सीट में बैठो। और केलेक्स हैरान होकर कहता है तुम्हारा शुक्रिया, और मन में कहता है उसको देखकर इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऐसा रिस्पॉन्स एक मैजिशियन से। और ये मैजिशियन अपने हाथों को सामने करके कहती है क्या तुम कुछ चाय पीना चाहते हो। और यहाँ पर ये चाय के सामान हवा में उड़ने लगते हैं, और सीधे वो 2 कप इनके पास आ जाते हैं, और ये देखकर ये दोनों के दोनों खुश जाते हैं। ओ, और ये टी पॉट को उठा के उसके ऊपर अपना हाथ रखती है, और उसके अंदर की चाय गर्म हो जाती है। और ये सब देखकर केलेक्स मन में कहता है इस टी पॉट के अंदर से तो धुआं निकल रहा है, कहीं इसका मतलब यहाँ पर एक 5वें क्लास का मैजिशियन तो नहीं है, और वो भी ऐसे टावर में जिसकी हालत ऐसी खराब है। और चेक कर रहा होता है सिस्टम से उसके स्टेटस को, और हमें इसका नाम पता चलता है रोजेन ड्रीम वर्कर, और ये 32 साल की है, रैंक इसकी मेज। और रोजेन कप में चाय डालते हुए कहती है ये सरप्राइजिंग नहीं है कि है ना, आखिर तुम इतना तक ही चौंक गए हो। और केलेक्स कहता है अगर सच कहूं तो मुझे नहीं लगा था कि ऐसी जगह पर तुम्हारे जैसा कोई मेज होगा, तुम्हारा चीजों को करने का तरीका सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। और केलेक्स को ऐसी बात करता देखकर कैरेट मन में कहता है कहीं इसका मतलब ये यंग लोड की टाइप की तो नहीं है। और रोजेन कहती है तुम तो सच में अपनी बातों से चार्मिंग बातें करते हो। और केलेक्स कहता है अगर तुम इतनी जल्दी टी पॉट को गर्म कर सकती हो तो तुम्हारी स्किल कम से कम क्लास 5 तक की तो होगी। ये तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है किसी ऐसे के लिए जो अपने 20 साल की उम्र के अंदर अंदर ऐसे लेवल पर पहुंच जाए। ये चीज तो तभी हो सकती है जब तुम एक डिसाइपल हो टावर मास्टर के। और केलेक्स की बात सुन के सामने रोजेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्या कहा तुमने, मैं 20 साल तक नहीं पहुंची हूँ। ओ माए, ये तो कितना एम्बेरेसिंग है। और बाजू में से कैरेट कहता है 20 साल में नहीं पहुंची, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और कैरेट के ऐसा कहने पर केलेक्स चिमटी काटता है इसके पीछे, और यहाँ पे रोजेन बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है हाँ मैं भली दिखने में थोड़ी सी यंग दिखती हूँ, लेकिन डिसाइपल होना टावर मास्टर का, और वो भी अपने 20 साल की उम्र में, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक्चुअली में 30 साल की हूँ। और केलेक्स खुश होकर कहता है तुम तो दिखने में बिल्कुल ऐसे लगती भी नहीं हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सीक्रेट है। और ऐसे वो लोग बात कर रहे होते हैं आपस में, और कैरेट यहाँ पे चिमटी खाने के बाद आराम से चाय पी रहा होता है, और धीरे धीरे बात करने के बाद यहाँ पर शाम हो चुकी होती है। और रोजेन कहती है ओ माए, आखिर में जब से ये सब क्या कह रही हूँ, वैसे आखिर तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ था। और कैरेट मन में कहता है चलो आखिरकार कम से कम आए तो हम लोग मेन टॉपिक पे। और केलेक्स कहता है एक्चुअली मैं यहाँ पर खरीदने के लिए आया हूँ फटने वाले स्क्रोल। और सुन के ये कहती है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम तो एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कस्टमर हो। और रोजेन कीमत बताती है 30 स्क्रोल कम से कम 600 गोल्ड के आएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे हैंडसम बॉय के लिए मैं एक स्पेशल डिस्काउंट दूंगी, तुम्हारे लिए सिर्फ 600 से 500 गोल्ड। और ये सुन के केलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या ये ठीक रहेगा, इससे कहीं आपको दिक्कत तो नहीं होगी। और मन में कहता है एक अच्छे चेहरे का होना सच में ये तो काम आ गया, मैंने इससे 100 गोल्ड बचा लिए। और रोजेन कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ये मैजिक टावर ऐसा खंडर से दिखाई देता है, लेकिन जो अथॉरिटी होती है हर ब्रांच की वो हर जगह सेम ही होती है। और ये सुनने के बाद कैरेट और केलेक्स मन में बोलते हैं क्या तो गहरी बात करी तुमने। और केलेक्स कहता है वैसे एक्चुअली में मेरी एक रिक्वेस्ट है। और रोजेन कहती है प्लीज खुल के कहो, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूँ। और रोजेन भी चौंक जाती है क्या उधार लेना चाहते हो, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको कितना चाहिए। केलेक्स कहता है 60,000 गोल्ड। और ये सुनने के बाद रोजेन की मुंह से भी चाय निकल जाती है जो यहाँ इस जगह पर पैसे रखे हुए हैं, मैं उनको अपनी मर्जी से हर कभी टच नहीं कर सकती। और केलेक्स कहता है मैं समझता हूँ, लेकिन इसके एक्सचेंज में मैं तुम्हारे पास गोल्ड और सिल्वर कॉइन छोड़ के जाऊंगा, जो भी मैंने पैसे तुमसे लिए उनकी सेफ्टी के लिए, और ऑफ कोर्स जो भी पैसे मैं ले रहा हूँ उसके ऊपर मैं तुम्हें इंटरेस्ट भी दूंगा। और रोजेन कहती है क्या इंटरेस्ट, क्या तुम सही कह रहे हो। केलेक्स कहता है ऑफ कोर्स, भले मैं इसे कुछ समय के लिए ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसे प्रॉपर लोन की तरह ले रहा हूँ। और मन में कहता है अगर मैं गिराल्ड को पैसे चुकाने के लिए वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन दूंगा तो उसको सब कुछ पता चल जाएगा, हमने ये सब कुछ उसके सीक्रेट तिजोरी से चुराया, जो कुछ उसने वहां पर वो खंडर में छुपा के रखा था। ये तो बिल्कुल ऐसा होगा कि मैं उसके सामने एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने चुराया था सब कुछ उस खंडर से। और रोजेन से कहता है मैं डेफिनेटली पे करूंगा तुम्हें इसका अच्छा खासा इंटरेस्ट। और मन में कहता है यहाँ पर कोई और जगह नहीं है जहाँ से मैं 60,000 गोल्ड इकट्ठा कर सकता हूँ, सिर्फ इस जगह को छोड़कर मुझे कैसे भी करके यहाँ इस जगह से पैसे लेने ही होंगे। और रोजेन अपनी मुंडी नीचे करते हुए कहती है मुझे माफ करना, लेकिन ये थोड़ा सा हार्श लग सकता है। और ये सुनने के बाद केलेक्स मन में कहता है डैम इट, क्या जो कुछ भी मैंने फेवर की बात करी थी क्या वो काफी नहीं थी, मैं सच में बहुत ज्यादा जल्दी कर रहा था। और रोजेन कहती है मुझे लगता है जो सुपरवाइजर है वो तो डेफिनेटली मना करेंगे इसको लेकर, लेकिन यहाँ पर एक तरीका है, जैसा कि तुम देख सकते हो इन टावरों की जो सेंट्रल साइड है वो यहाँ इतना आते नहीं हर चीज को देखने के लिए, तो आखिर क्यों ना हम इसे सीक्रेट रखें सिर्फ हम 3 लोगों के बीच में। और केलेक्स कहता है सीक्रेट, तुम्हारा मतलब एक ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ हम तीनों के बीच का होगा। और रोजेन कहती है बस तुम अगर कैसे भी करके 6 महीने के अंदर अंदर सारे पैसे रिपे कर देते हो तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन जैसे ही 6 महीने खत्म हो जाएंगे हम लोग वो सारे के सारे गोल्ड और सिल्वर बेच देंगे जो तुम यहाँ पर रखोगे। और केलेक्स खुशों के मन में कहता है चलो ये काम कर गया जैसा मैंने प्लान करा था। अगर बात मैजिशियन की है तो वो लोग हमेशा भूखे होते रिसर्च करने के लिए कुछ पैसों के, ये जरूर डेस्परेट होंगी 60,000 गोल्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको लेकर। और झुक कर कहता है ये बहुत ज्यादा अच्छा और
तकलीफ की बात होगी अगर आप ऐसा कर देती है माय लेडी। और किरेट मन में कहता है बस देखने भर से मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, थैंक गुडनेस ये सब कुछ अच्छे से हो गया। और रोजन कहती है जैसा सोचा था अब हम लोग अच्छे से एक दूसरे को समझ सकते हैं। और केलेक्स मुस्कुराते हुए मन में कहता है इसी के साथ जो मेरा कर्जा है तुम्हारे ऊपर वो अब खत्म हो जाएगा, बस तुम देखो गिराड। और हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह पर, यहाँ पर गिराड चिल्ला रहा होता है जल्दी से लेकर आओ मेरे पास मैप को। और सामने वाला कहता है ठीक है मैं समझ गया। और यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, डेमिट उस सीक्रेट वर्ल्ड के आसपास जो इंसान नजर रखता था वो अचानक से गायब हो गया है और उन्होंने यहाँ पर इस मैप को छोड़ा है। ये रहा वो निशान उस लोकेशन पर जो छोड़े गए उस आदमी के द्वारा जो गायब हो चुका है। यहाँ वो पहाड़ी इलाके से चल के जाता है सीधे यहाँ सीक्रेट वर्ल्ड की तरफ और ये सब करने में एक दिन से ज्यादा लगता है, लेकिन उस सीक्रेट वर्ल्ड की तरफ जाने का जो सीधा रास्ता है उसको कवर कर सकते हैं सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर, कहीं इसका मतलब। और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और चिल्ला के कहता है जल्दी से चलो गोल्ड हाईलैंड की तरफ अभी इसी समय। और हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह पर, यहाँ पर ये सामने एक बहुत बड़ा सा गोलम खड़ा होता है और इसको देखकर आसपास के लोग कहते हैं ये तो एक गोलम है, आखिर हम लोग इसको कैसे हराएंगे। और इनका लीडर पीछे से कहता है शांत रहो सबके सब, ये सिर्फ एक पत्थर का गोलम है, भले ये बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन जो इसकी मूवमेंट है वो स्लो है, इसीलिए दूर दूर रहकर इसे लड़ाई करो। और ये गोलम अपना हाथ बढ़ाता है इन लोगों की तरफ और ये देखकर ये कहते हैं ये तो बहुत ही बड़ा है डोज करने के लिए, और एक ही हमले में इन दोनों को दूर दूर फेंक देता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर यहाँ पर नाइट क्लास के मेंबर इतनी आसानी से हार जा रहे हैं तो फिर तो हम लोग तो कुछ भी नहीं इसके सामने। और उनके ऊपर से हाथ आता गोलम का और ये हैरान हो जाते हैं हाँ, और मार देता है उसको एक ही बार में। और उसके मरने के बाद उसका खून इसके ऊपर आके गिरता है और ये पूरा का पूरा शौक हो जाता है सबकी वजह से। और पीछे से इसका साथी बोलता है हे अपने आप को संभालो। और गोलम इसमें एक बहुत तेज मुक्का मारता है और उस मुक्के की पावर बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से यहाँ पर ये दूर आके गिरता है। डेमिट एक और नाइट क्लास का मेंबर, वो सबके सब एक एक करके मारे जा रहे हैं और यहाँ गिराट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है इस सबसे। और जो लोग यहाँ पर मारे गए होते हैं उन सबका लीडर मन में कहता है डेमिट एक गोलम का यहाँ पर ऐसा अपीयर होना, मैंने सुना है जो गोलम है वो खुद ब खुद अपने आप ऐसे बनते नहीं है। और पीछे से इनका साथी कहता है यहाँ पे जरूर आसपास कोई ना कोई मैजिशियन होगा जिसको कंट्रोल कर रहा होगा दूर रहकर, और वो कम से कम 5वीं क्लास तक का तो होगा। और उन सबका लीडर चिल्लाते हुए कहता है लॉर्ड गिराट जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, हमें अभी यहाँ पर कैसे भी करके पीछे हटना होगा, ऐसे अगर चलता रहा तो यहाँ पे सबके सब मारे जाएंगे। और गिराट ये सुनने के बाद चिल्ला के कहता है आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। और गिराट की ये बात सुनने के बाद इस लीडर को भी गुस्सा आ जाता है और गिराट कहता है भले यहाँ पर कुछ भी हो जाए जो मर्क्यूरी ट्राइब है वो यहाँ पर 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे, तो इसलिए 24 घंटे के अंदर अंदर इस रास्ते को क्लियर करो। अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो ये सोचो कि तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। और हमारा सीन वापस यहाँ मैजिक टावर की तरफ शिफ्ट होता है और केलेस कह रहा होता है मैं सोच रहा हूँ शायद उन्हें अभी तक मेरा गिफ्ट मिल गया होगा। और ये सुनने के बाद रोजन कहती है क्या एक गिफ्ट, क्या तुम्हारी एक लवर भी है। और केलेस कहता है नहीं ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। और रोजन बोलती है मैं भी तुमसे लेना चाहती हूँ कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में। और हम देखते हैं टावर के बाहर लाइला आ चुकी होती है और वो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और डरावने तरीके से गेट खोल के देखते हैं अंदर की तरफ, ये लोमड़ी क्या है लॉर्ड को सेड्यूस करने का ट्राई कर रही है। और हम देखते हैं लाइला यहाँ पे अकेले ऐसे नहीं आई थी मैजिक टावर के बाहर, केलेक्स ने कैरेट को कुछ काम के लिए भेजा था उसके साथ वो आई होती है। और कैरेट अंदर आके कहता है जितना भी सामान था सबको रख दिया गया मैजिक टावर के अंदर। और पीछे लाइला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है केलेक्स को यहाँ रोजन के साथ बातें करते देखकर। केलेक्स कहता है तुम्हारा शुक्रिया इतना हार्डवर्क करने के लिए। और कैरेट इस बॉक्स को देकर कहता है और ये लो ये रहा तुम्हारे लिए। केलेक्स इस बॉक्स को लेकर कहता है तुम्हारा शुक्रिया, थोड़ा देर तक बाहर इंतजार करो मैं आ रहा हूँ। और लाइला और कैरेट यहाँ कैरेट के पास आ जाते हैं। लाइला पूछती कैरेट से आखिर प्रिंस क्यों डील कर रहे एक मैजिशियन के साथ। कैरेट कहता है वेल मुझे भी नहीं पता। और मन में कहता है चलो अभी के लिए कुछ ज्यादा कहते नहीं है। ये सुनने के बाद लाइला घूरते हुए देखती है उसकी तरफ और हमारा सीन शिफ्ट होता है मैजिक टावर के अंदर। रोजन बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है ओ माय ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या तुम मुझे सच में ये दे रहे हो। और हम देखते हैं कि निकलेस होता है। कैलेक्स बोलता है ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए शुक्रिया के रूप में, जो तुम हमें कुछ समय के लिए पैसे उधार दे रही हो उसको देखकर। और मन में कहता है एक आर्टिफैक्ट जो मैंने ढूंढा था ट्रेकिंग के समय, मुझे नहीं लगा था कि मैं इसको इस तरीके से यूज करूंगा। रोजन बोलती है तुमने प्रॉमिस करा था ना तुम इसके बारे में बात नहीं करोगे। जैसे कि आपको पता है अगर हम इस मैटर को ऑफिशियली करेंगे तो इस सब के लिए बहुत ज्यादा पेपर वर्क लगेगा और यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि हमें परमिशन मिल जाएगी इस सब के लिए, तुम्हें पता है ना। कैलेक्स मन में कहता है ये सिर्फ बस एक एक्सक्यूज है, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, अगर मैं पे नहीं करूंगा तो ये सब कुछ सेंट्रल टावर ले लेंगे। और रोजन से कहता है मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा और मैं आप पे काउंट कर रहा हूँ इस सब के लिए। रोजन कहती है मैं भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ इसके लिए, इस तरीके की डील तो हमेशा वेलकम है यहाँ पर। और जो तुम्हारा ये जो अच्छा स्वभाव है इससे तो सारे स्क्रोल की सेल जो भी तुम मुझसे खरीद रहे हो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और वैसे तुम ये आखिर का सारे के सारे एक्सप्लोजिव स्क्रोल कहाँ पे यूज करने का सोच रहे हो, क्या तुम कहीं किसी वॉर में जा रहे हो क्या। कैलेक्स मन में कहता है इम्प्रेसिव, ब्रांच हेड की जो पोजीशन है वो ऐसे ही नहीं इनको मिली है, इनकी जो स्किल है इन्फॉर्मेशन को निकालने वाली सच में बहुत ज्यादा रिमार्केबल है। और हंसते हुए कहता है नहीं आखिर मैं क्यों करूंगा इस तरीके की चीज, मैं बस इसको रिप्लेस करने वाला हूँ जो हम लोग खदान खोदने में यूज करते हैं उससे। रोजन कहती है खदान खोदने के लिए, तुम ऐसे इतने ज्यादा महंगे स्क्रोल सिर्फ गड्ढे खोदने के लिए यूज कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई सोने की खदान मिली है। कैलेक्स मन में कहता है चलो ये सब चीजें यहीं पे छोड़ते हैं। और जाते हुए कहता है चलो अब बाकी सब बातें अगली बार के लिए छोड़ते हैं, अब हम लोग आगे से एक दूसरे से और भी बार मिलेंगे। रोजन मुस्कुराते हुए कहती
कहती है मुझे भी इंतजार रहेगा। और केलेक्स यहाँ पे बाहर आ जाता है और अपना सिस्टम खोल के चेक करता है। चलो अब इसी के साथ मुझे अब अच्छे खासे बॉन्ड्स मिल चुके हैं, इससे तो जितना भी कर्जा है हमारी कंट्री के ऊपर सारा का सारा सेटल हो जाएगा। अब सिर्फ जो आखिरी बची हुई प्रॉब्लम है कि गिराड कैसा रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका सारा का सारा फंड चुरा लिया गया है। सेल्वियो उसके लिए तो पुराने वाला मैं तो बिल्कुल ऐसा हूँ जैसे कि रोड के किनारे पड़ा हुआ एक बीज हो, देना एक असैसिनेशन ऑर्डर और फेल हो जाना। मैं सब कुछ अच्छे से रिपेयर करूंगा जो भी मेरे साथ हुआ है, यहाँ तक कि उन्हें भी ऐसा नहीं लगा होगा कि ऐसा कुछ होगा। मेरा जो रिवेंज है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बस तुम इंतजार करो। और हमारा सीन शिफ्ट होता है गोलम की तरफ। यहाँ पर ये लोग इस गोलम के ऊपर चेन बांधकर खींच रहे होते हैं और उन चेनों को किलो में बांधकर जमीन पर गाड़ रहे होते हैं जिससे कि वो गोलम ज्यादा हिल ना पाए। और हम देखते हैं इन लोगों ने एंकर लगाया होता है इसके कोर के पास और चारों तरफ से उसके कोर के आसपास से एंकर लगा के खींच रहे होते हैं और चिल्लाते हो कहते हैं मैं देख सकता हूँ इसके कोर को, ये रहा वो कोर। और एक असिस्टेंट चिल्लाते हो जाता है अपना खंजर लेकर उसकी तरफ और मार देता अपने खंजर को उसके कोर पे, जिसकी वजह से एक भूत धमाका होता है और उस गोलम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं उसके बाद सारे के सारे असिस्टेंट इधर उधर पड़े होते हैं। उनका लीडर ये सब देखकर कहता है हम लोगों ने गोलम्स को तो हरा दिया लेकिन हमारे इसमें कम से कम 60% मेंबर जा चुके हैं। गिराट चिल्लाते हो कहता है ओपन करो जल्दी से स्टोन गेट को, जल्दी हो यहाँ पर। और यह गिराट के पास एक जन इस बॉल को लेकर आता है। गिराट कहता तुम इतने लेट कैसे हो गए, और जल्दी से उस बॉल को लेकर इस गेट में लगा रहा होता है। तो अभी एक आवाज आती है तुम इस जगह के ओनर नहीं हो, तुम्हें एक्सेस नहीं मिल सकता इस जगह का, दूर हट जाओ इस गेट से। और उस गेट की कूलडाउन की गिनती शुरू हो जाती है। गिराट चिल्लाते हो कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, फिर से एक और बार ट्राई करो। आवाज आती है तुम इस जगह के ओनर नहीं हो, तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल सकती। गिराट गुस्से में लात मारता है आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, डैम इट आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है। गिराट के बाजू वाला चिल्लाते हो कहता है लॉर्ड गिराट प्लीज पीछे हटिए, आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सिचुएशन को बाद में देख लेंगे, जल्दी से लॉर्ड गिराट के यहाँ से ले चलो सेफ जगह पर। और कूलडाउन खत्म होने के बाद उस गेट में आवाज आती है स्टेज 1 द इंटरप्रेशन प्रोग्राम एक्टिवेट किया जा रहा है। इसके काउंटर मेजर में इस जगह के रेंज के अनुसार सारे के सारे मोस्टर को समन किया जा रहा है यहाँ पर। और बहुत सारे मोस्टर यहाँ पर आ जाते हैं इन लोगों के सामने और हमारा सीन शूट होता है यहाँ कैरेज पर। यहाँ पर इसके अंदर के लेक्स कहता है आखिर तुमने इसके बारे में कहा सुना। लाइला कहती है ये तभी स्टार्ट हुआ था जब प्रिंस अपना प्यार बांट रहे थे एक मैजिशियन को। लाइला के मुंह से ये सुनने के बाद केलेक्स कहता है मेरा हार्ट तो ऐसा फील हो रहा है कि ये टूटने वाला है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं सक्सेसर बना तो क्या मैं कुछ ऐसा कुछ करने के लिए बनूंगा, प्लीज ऐसा कुछ मत कहो। मैं तुम दोनों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। दोनों कंफ्यूज होते हैं सुन के। केलेक्स कहता है आखिर क्या सोचते हो तुम लोग, क्या होगा अगर मैं बिट्रे कर देता हूँ सेल्वियो को। लाइला पूछती है आखिर आप बिट्रे क्यों करोगे सेल्वियो को। केलेक्स कहता है क्या विस्काउंट को ऐसे नहीं जो अपने सबॉर्डिनेट की बड़ी से बड़ी गलतियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लाइला कहती है नहीं ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब चीजों में, वो एक ऐसे इंसान है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते किसी भी फेलियर को। केलेक्स कहता है तो इसका मतलब गिराट खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा मरने को जब विस्काउंट उसे ऑर्डर देंगे। लाइला कहती है जिसका प्रिंस आप कह रहे हो अगर गिराट को पता चल गया कि उसका सीक्रेट फंड पूरे तरीके से चुरा लिया गया है वो किसी भी कीमत पर सर्वाइव करने की कोशिश करेगा और मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी हेजिटेट करेगा विस्काउंट को बिट्रे करने में अगर जरूरत पड़ी तो। केलेक्स बोलता है तो इसका मतलब वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो फिर से कुछ ना कुछ प्लानिंग करेगा अपने लिए। आखिर ये सब क्या है, ये किस तरीके का सेंस है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ। और हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ इस जगह पर। यहाँ पर गिराट और असिस्टेंट टीम के लीडर अभी भी जिंदा होते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर सारे के सारे मोस्टर को मार दिया होता है और असिस्टेंट टीम का लीडर कहता है जनरल के सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने सारे के सारे मोस्टर को हरा दिया है, लेकिन जो विस्काउंट शेडो फोर्स है वो पूरी की पूरी वाइप आउट हो चुकी है। गिराट चिल्लाते हुए कहता है क्रिएट करो एक और शेडो फोर्स को, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, जल्दी से गेट को ओपन करो। सामने वाला कहता है ठीक है मैं समझ गया और अपने हाथ में इस स्क्रोल को देखकर मन में कहता है यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं इस डोर को ओपन करने के लिए, हमें इस एक्सप्लोजन मैजिक के स्क्रोल को यूज करना होगा। ये करने के बाद डोर बिल्कुल भी काम का नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और फोड़ देते हैं उस दरवाजे को। गेट के टूटने के बाद गिराट के साथ वाला कहता है गेट अब ओपन हो चुका है लॉर्ड गिराट। गिराट कहता है चलो अब अंदर। मन में कहता है मुझे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग हो रही है और आसपास देखकर कहता है क्या यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और बहुत ज्यादा परेशान होकर कहता है जल्दी सर्च करो, ऐसे खड़े मत रहो, जल्दी जाओ ढूंढो सिल्वर के डब्बे को। और सबके सब जल्दी से जाते हैं और यहाँ जमीन पर पड़े हुए स्क्रोल को देखकर कहते हैं आखिर ये सब क्या है। और खोलता उसे तभी उसमें से एक रोशनी आती है और धमाका हो जाता है उसे खोलते से ही। और गिराट भी देखता है साइड में मुड़ के और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता आखिर ये सब क्या हो गया। और एक बहुत धमाका होता है उस गुफा में। इस धमाके को अचानक से होते देखकर कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये खदान तो पूरी तरीके से ढह चुकी है, ऐसा लगता है यहाँ पर एक मैजिकल ट्रिप लगाया गया था वो एक्टिवेट हो चुका है, जितने भी लोग अंदर थे सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। गिराट कहता है मन में अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर ऐसी चलता रहा तो हम सबको डिस्काउंट मार देगा। तभी धीरे से चुपचाप खड़ा होता है और साइड में देखकर मन में कहता है टाइम आ चुका है इमरजेंसी प्लान को एक्टिवेट करने का। और यहाँ अपने साथी के सामने आकर कहता है मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा तुम्हारा। इसका साथी कहता है मैं भी आपका बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तभी एक जन पीछे से तलवार लाके घुसा देता है इसके पीठ पे और गिराट इसके पास आके कहता है सब कुछ ठीक है, तुम्हारी इस समय कोई गलती नहीं है, बस ये कि तुम्हारा लक बहुत ज्यादा बुरा था आज, मेरे पास सीक्रेट को छुपाने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, मुझे माफ करना है सब के लिए। और जिसने मारा होता वो कहता है मैं शोरों के कैप्टन चुप नहीं रहेंगे, ये सब देखकर उनको जरूर कुछ ना कुछ फील हुआ होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ये
ऐसा हो सकता है कि वो खुद डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करे सबकी। गिराट कहता है इनफैक्ट वो ऑलरेडी ये करने लगा होगा। हम लोग सिर्फ अभी एक ही चीज कर सकते हैं और वो है फॉलो करना इमरजेंसी प्लान को अपना पूरा बेस्ट देकर। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है विस्काउंट की विला पर। गिराट आता है यहाँ विस्काउंट की विला पर और चुपचाप अपने घुटनों को बल बैठा हुआ होता है। विस्काउंट कहते हैं मैंने सुनी है स्टोरी के क्या क्या हुआ है। गिराट झुके कहता है मुझे माफ कर दीजिए। विस्काउंट बोलते हैं मैं सुनना नहीं चाहता ऐसे सस्ते वर्ड को तुम्हारे मुंह से। मेरे लिए सब कुछ रिजल्ट ही है। आखिर क्या हुआ सिल्वर के साथ जिसको मैंने इतने समय से बचा के रखा था, बताओ। गिराट कहता है मुझे ऐसा लगता है टॉम रेडर का काम है। ऐसा लगता है उन लोगों ने वहाँ पे गड्ढा खोद के सब कुछ निकाल लिया है और मुझे लगता है कि अंदर जाने के बाद उन्हें लगा होगा कि ये कोई मामूली सा खंडर है, लेकिन इसकी प्रोसेस के दौरान उन लोगों ने शायद किसी न किसी तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया होगा जिसकी वजह से वहाँ पे सब कुछ ढह चुका है और अब वहाँ पे गड्ढा खोद के अंदर जाने में टाइम लगेगा। जितने भी बाकी बचे हुए सिल्वर है सारे के सारे वहीं पर रहेंगे। विस्काउंट कहते हैं बाकी बचे हुए। गिराट हैरान हो जाता है सुन के और चिल्लाते हुए कहता है हाँ मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल भी चिंता मत करिए आप। वैसे भी ये थोड़े बहुत टॉम रेडर ज्यादा बॉक्सेस अपने साथ उठा के ले जा नहीं सकते और वो भी ऐसे पतले से गुफा के जरिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने खुद ही एक बाउंटी ऑफर रखा उन लोगों के ऊपर। जिस भी मर्चेंट के पास वो लोग जाकर ये बेचेंगे हम लोग को पता चल जाएगा उसी वक्त। और ऑफ कोर्स हमारे पास दूसरा प्लान भी है सबको लेकर। हम लोग उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करेंगे। ये जो सिल्वर कोई नहीं, कोई ऐसी आसान चीज नहीं है जिसको ऐसे उठा के ले जा सके। जिन लोगों ने इनको चुराया होगा वो जरूर वापस आएंगे। अगर वो लोग इतने सारे सिल्वर को देखकर पीछे हट जाते तो वो लोग कभी नहीं बनते एक टॉम रेडर। विस्काउंट खड़े होकर कहते हैं तो इसका मतलब जब वो लोग वापस आएंगे तब हम लोग उन्हें पकड़ेंगे। गिराट मन में कहता है बस थोड़ा सा और विस्काउंट से बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। और विस्काउंट अपने टेबल ड्रॉअर को खोलते हुए कहते हैं हाँ हम लोग इससे उनको पकड़ सकते हैं और ये ध्यान रखना उनके पास से हर एक कॉइन एक एक करके वसूल करना। गिराट कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन गिराट हैरान हो जाता है और उस ड्रॉअर में से कोड़े को निकाल कर कहते हैं तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी इसकी। और गिराट मन में कहता है प्लीज मुझे जाने दो। तभी विस्काउंट घुमा के मारते हैं कोड़े को इसकी पीठ पर। तुम स्नीकी बास्टर्ड कहीं के, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ये सब के कर। और गिराट मन में कहता है मुझे ये पूरी तरीके से मान लेना चाहिए, इस हेल से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। और विस्काउंट भोजे तो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं मुझे पता है कि तुमने हमेशा शेडो फोर्स के कमांडर को अपना एनिमी समझा है और इस बार जो शेडो फोर्स को तुमने ट्रेन करा है वो सारे के सारे यूजलेस हैं। तुमने उन सबको पूरा का पूरा यूजलेस बनाकर रख दिया है। उनमें से आधे से ज्यादा बिना काम के रह गए होंगे। ये जो तुम्हारा एक्सक्यूज है वो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। अगर इस सबसे मेरे प्लेन को कुछ इफेक्ट हुआ तो फिर ये पूरी की पूरी एक डिफरेंट स्टोरी होगी। तुम्हें अब अपने आप को दूर रखना होगा शेडो फोर्स से। अगर तुम्हें जरूरत है मेरी मदद की तो फिर तुम तभी मूव करोगे जब तुम्हें मेरी परमिशन मिलेगी। तुम समझ गए। गिराट कहता है हाँ मैं समझ गया। विस्काउंट बोलते हैं अब सिर्फ दिक्कत ये है कि बाकी बचे हुए पैसों को भेजना है मर्क्यूरियो एंटोनियो को। जल्दी से शेकन टेरिटरी को इन्फॉर्म करो। हम लोग अब शुरू करने वाले टेरिटरी को सील करने की प्रोसेस को। अगर वो लोग ऑफर करते थोड़े से भी स्मॉल अमाउंट को हम लोग उसको यूज करेंगे जितनी भी पैसे की कमी पड़ रही है उसको कवर अप करने में। अगर ये सब करने के बाद भी कवर अप नहीं हुआ तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा तुम्हारे कमर्शियल ग्रुप के एसेट्स को सेल करने के अलावा। गिराट कहता है ठीक है मैं समझ गया विस्काउंट। और मन में कहता है डैम इट, ये वो पैसे हैं जिनको मैंने कमाए लेबर की पीठ तोड़ तोड़ के और ये सबका सब मुझसे ले रहा है। विस्काउंट कहते हैं अब तुम जा सकते हो और मैं तुमसे कह रहा हूँ मैंने तुम्हें अभी भी माफ नहीं करा है। तुम्हें कैसे ना कैसे करके उन सिल्वरों को ढूंढना है। अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो तुम समझ रहे हो ना कि क्या होगा। गिराट कहता है जैसे आपकी इच्छा। और उसके बाद गिराट इतने सारे कोड़े खाने के बाद यहाँ पर आ जाता है और इसके साथ वाला कहता है सर गिराट आखिर ये सब क्या हुआ, क्या आप ठीक हो? जल्दी से ये लीजिए पोशन पी लीजिए। गिराट ये पोशन लेकर पी लेता है। ये लीजिए मैं आपके घाव को ढक देता हूँ। गिराट कहता है मुझे अपने पीठ पर भी पोशन को यूज करना है। आखिर जेकोब कहाँ पे गया है? मैं माफी चाहता हूँ इसके बारे में इतना लेट इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन मैंने ये डिसाइड करा कि अब वो किसी काम का नहीं है तो इसलिए मैंने उसे कल रात को डिस्पोज कर दिया। गिराट कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने उस रात को भोजदार ड्रिंक कर लिया था। तो आखिर बताओ उसके बदले किसको रिप्लेस किया है? वो बताता है हमने अभी अभी रेगिस्तान से एक लड़के को ऐड करा है। उसकी चमकदार आंखें, ब्राउन कलर के बाल, वो बिल्कुल प्रिंस केलेक्स की तरह दिखता है। गिराट ये सुनकर कहता है क्या रेगिस्तान वाले एरिया से लेकर आए तुम उसको? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं डार्क स्किन वाले लोग, लेकिन ऐसा लगता है अभी के लिए उसे रिक्रूट करना ही होगा। चलो ये सब तो हो गया, आखिर जो प्रिपरेशन हैगी उनके बारे में क्या? सबका सब पूरी तरीके से 3 दिन में तैयार हो जाएगा, लेकिन जो इन्फोर्सेस है वो ये सब कुछ आसान नहीं होने देंगे। क्या हम लोग सच में सेफ तरीके से निकल पाएंगे इस जगह से? गिराट कहता है उससे आधी से ज्यादा शेडो स्क्वाड या तो मारी गई है और या तो इंजर्ड है और बाकी लोग तो उन चोरों के पीछे लगे होंगे जो लोग तो एग्जिस्ट भी नहीं करते। यही हमारे लिए बेस्ट मौका है। नहीं, यही सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। चलो सबसे पहले चलते हैं सेकंड टेरिटरी में और वहां से अच्छी अच्छी वैल्यूएबल चीजें उठा लेते हैं। यहाँ से एस्केप करने के बाद हमारे पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा अच्छी लाइफ हम जी पाएंगे। गिराट की बात सुनकर ये मन में बोलता है इस इंसान ने तो बहुत जल्दी ओवरटर्न कर दिया था सेकंड फैमिली के सक्सेशन बैटल को केलेक्स के अगेंस्ट, लेकिन क्या है सच में इतना ज्यादा आसान होगा? और कुछ दिनों बाद यहाँ सेकंड टेरिटरी में गिराट जल्दी से गेट खोल के अंदर आता है। मास्टर रसल कहते हैं आखिर क्या हुआ? गिराट आया यहाँ पर विजिट करने के लिए और देखकर ऐसा लगता है वो कर्जे वाली बात को लेकर यहाँ पर आया है। रसल बोलता है जैसा प्रिंस ने सोचा था। गिराट तुम जाओ प्रिंस के साथ उससे मिलने के लिए। गिराट चौंक जाता है क्या आप नहीं आ रहे हमारे साथ?
नहीं, प्रिंस खुद ही टेरिटरी के मामलों को लेकर बात करने के लिए केपेबल है। हम लोग कैसे इस ओल्ड मैन को अंडर एस्टिमेट करने दे सकते हैं प्रिंस की अथॉरिटी को। बस मुझे सिर्फ एक चीज करनी है और वो है प्रिंस को सपोर्ट करना। किरट कहता है ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। और उसके बाद हम देखते गिराड आ चुका होता है और साइड की तरफ देख कर कहता है, ओ तुम्हारी फिजिक तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है प्रिंस केलेक्स उससे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसे बेफालतू ग्रेडिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, और जो तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ये मेरे सबर के बांध को तोड़ रहा है, इसलिए सीधे पॉइंट की बात पर आओ। चलो ठीक है, इधर उधर की बात करे बगैर मैं आता हूँ पॉइंट की बात पर। ऑफिशियली टेरिटरी को सीज करना शुरू हो चुका है और अच्छे से सोच समझ कर ये तय किया गया कि जो सेकंड टेरिटरी है वो 60,000 गोल्ड को वापस लौटा नहीं पा रही है, तो इसलिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं टेरिटरी के अंदर जितनी भी वैल्यूबल आइटम है उन सबको सीज करने की। कैलिक्स बोलता है आखिर तब क्या होगा अगर मैंने मना कर दिया तो? चिंता मत करो इसके बारे में, इसके लिए मैंने पहले से सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट कर लिया है जिससे कि तुम स्केप न कर सको इस सब से। कैरेट को गुस्सा आ जाता है सुनने के बाद, तुम ओ डियर आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा अलाउ नहीं है, ठीक है? मेरा जो जजमेंट है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है जब फंड्स को रिकवर करने की बात आती है, और अगर तुमने मुझे डराने धमकाने की कोशिश करी तो इसकी वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। कैलेक्स उससे कहता है अगर तुम्हारा जजमेंट सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं इतनी जल्दी रिपेमेंट करने की जब तक यहाँ के हालात थोड़े सही नहीं हो जाते, क्यों है ना? गिराट कहता है जैसा सोचा था, तुम्हारा माइंड तो सच में बहुत ज्यादा शार्प है, अगर तुम थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखाते हो तो शायद चीजें थोड़ी सी सही हो सकती हैं। ये सुनते से कैलेक्स मन में बोलता है ये तो खुलेआम रिश्वत मांग रहा है हमसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस कर्जे को चुकाकर कुछ खो रहा हूँ। जे रुको, अगर मैं इसके बारे में सोचूं आखिर ये डेडलाइन से पहले इतनी जल्दी रिपेमेंट क्यों मांग रहा है? कि कहीं से पैसों की जरूरत तो नहीं है? अरे हाँ, उस खदान में जो उनका सीक्रेट खजाना था उसको चोरी कर लिया गया है, तो ये लोग जरूर ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसे रिपेमेंट के पैसे से थोड़ा काम चला लें। और सामने गिराट से कहता है मैंने ऑलरेडी वैसे भी कर्जे को चुकाने के लिए सारे के सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, तो इसलिए मुझे अपनी तरफ से तुम्हें सिंसियरिटी दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब अब उसे कोई भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए। गिराट हैरान हो जाता है, क्या आखिर तुमने इतना सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया? क्या हुआ, तुम इतने तो सरप्राइज क्यों हो रहे हो? क्या ये होना अच्छा नहीं तुम्हारे लिए? मन में बोलता है जैसा मैंने सोचा था, ये लोग सारे के सारे बॉन्ड्स जो रॉयल चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इशू करे गए हैं और बिल्कुल भी तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे रियल है। गिराट ये सब बॉन्ड्स को देखकर मन में कहता है इसमें कोई डाउट नहीं, ये सब के सब रियल है, लेकिन ऐसा सोचना कि इसने 60,000 गोल्ड को इकट्ठा कर लिया, लेकिन आखिर से मिला कहां से इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट? जरा रुको, अगर मैं इन सब बॉन्ड्स को लेकर भाग जाता हूँ क्योंकि ये गोल्ड और सिल्वर से बहुत ज्यादा अलग है, ये जो रॉयल बॉन्ड से बहुत ज्यादा हल्के होंगे और आसानी इन सबको इधर से उधर ले जाना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो आसानी से मैं एक्सिक्यूशन से बच सकता हूँ और इतने सारे पैसों के साथ तो मैं आसानी से इन्फोर्सर से बच सकता हूँ और आराम से दूसरी कंट्री में जाकर रह सकता हूँ। कैलेक्स उससे कहता है और वैसे मेरे पास एक और चीज है, और उसके सामने कैरेट इस सिल्वर बार को रख देता है। ये सिल्वर बार को देखकर गिराट चौंक जाता है, क्या ये चीज? क्यों वेरीफाई करना चाहते हो इसे? मेरे पास ऐसे 32 पीसेस से पूरे के पूरे 420 बॉक्सेस के अंदर। गिराट के पसीने आ जाते हैं, ये यहाँ पर खुलेआम मेरे सामने ये रिवील कर रहा है ये जो सिल्वर बार चोरी हुए थे वो मैंने चुराए थे। क्या ये मुझे धमका रहा है कि ये रिपोर्ट कर देगा विस्काउंट को इसके बारे में? और क्या ऐसा पता है कि मेरे प्लान के बारे में कि मैं सारे के सारे रिपेमेंट के पैसे लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसे पता नहीं होगा ये सब, लेकिन जो अंदर की इतनी सारी बातें जो इसे पता है, क्या ये कोई इंसान भी है? अगर विस्काउंट सर्वियो को पता चल गया तो फिर मेरा क्या होगा? कैलेक्स उसको कहता है जब रूमर फैलना स्टार्ट होंगे कि विस्काउंट सर्वो भाग गया अपने सीक्रेट फंड को लेकर, तो ये गेस करो आखिर तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, ये बताना कि सारे के सारे फंड चोरी हो चुके हैं और फिर उसके बाद पनिशमेंट ले लेना, और या तो विस्काउंट को बिट्रे करके यहाँ से भाग जाना। क्यों? चलो अब ये पूरी तरह से कॉर्नर में आ चुका है, अब टाइम आ चुका है इसको थोड़ी सी आशा देने का। और उससे कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम यहाँ से भाग जाते हो, तो तुम्हारे सर्वाइव करने में ये एक बहुत ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, तो आखिर बताओ क्या करोगे तुम? कैरेट मन में कहता है आखिर प्रिंस क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये सब करके? गिराट कहता है क्या बस टेरिटरी से एस्केप करने में मदद करना ये काफी नहीं रहेगा? कैलेक्स बोलता है चलो एक सॉलिड बैकअप तैयार करते हैं जिससे कि कोई भी तुम्हें टच न कर पाए। गिराट बोलता है क्या तुम मेरे अंडर रेखा सर्व करने के लिए तैयार हो? कैलेक्स उससे कहता है तुम ऑलरेडी कलंक को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान के लिए, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं रहूंगा। गिराट बोलता है तो इसका मतलब मुझे तुमसे कोई और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए जो मेरी पीछे रह के मदद कर सके, और वो तुम दोगे मुझे? हाँ एग्जैक्टली, और ऑफ कोर्स यहाँ पर प्राइजेस को लेकर जो तुम्हें पे करना है सबसे पहले साइन करो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। गिराट ये देखकर मन में कहता है एक रिसिप्ट जिसमें ये लिखा है कि सेकंड फैमिली के द्वारा जितना भी पैसा लिया गया था मेरी कंपनी मिर्थस के द्वारा वो सबका सब लौटा दिया गया है। ये पढ़ते से गिराट मुस्कुराते हुए बहुत तेज हंसने लगता है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा डरावने हो, इतने समय से तुमने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाकर रखा हुआ है। ठीक है मैं साइन करता हूँ इसे। और मन में कहता साइन करते हुए मुझे ऐसे इंसान का एनिमी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, ये बहुत ज्यादा मेरे लिए हैंडल करने के लिए। तो फिर अब हमें क्या करना है? कैलेक्स उसको बताता है मैं आऊंगा सबसे पहले कैपिटल की तरफ, और बस इतने कहता है। इसके बाद गिराट फिर यहाँ से जा रहा होता शुक्रिया करते हुए। उसके यहाँ से जाने के बाद कैरेट कैलेक्स से कहता है क्या आपने ऐसा पहले से प्रेडिक्ट करके इसे काउंटर मेजर को तैयार करा था? कैलेक्स उसको बोलता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा अच्छा हो, वैसे इस सबको छोड़ो, अभी हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है सपोर्ट, और अभी इस समय जिस इंसान का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो है पहले प्रिंस गेल। कैरेट बोलता
बोलता है क्या ये ठीक रहेगा, हमने उस सीट के ऊपर गिव अप कर दिया जिसके ऊपर हम निर्भर थे। कैलिक्स बोलता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कि हमने गिव अप कर दिया, हमारा जो सपोर्ट था वो अभी तक कम नहीं हुआ है। और अगर मैं ऑनेस्ट होकर कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा अच्छी डील मिलेगी 60,000 गोल्ड के बदले, और ये चीज पैसों से ज्यादा वर्थ इट है। अगर आप ऐसा कहते तो फिर ठीक है। कैलिक्स इससे कहता है शायद तुम्हें अभी वो सब दिख नहीं पा रहा जो अभी मैं देख सकता हूँ, लेकिन तुम धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। कैरेट बोलता है हाँ मुझे भी ऐसे लगता है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ विस्काउंट के रूम में। चीफ आकर कहते हैं विस्काउंट यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अर्जेंट न्यूज है। तो बताओ क्या है। जितने भी मिर्थास कंपनी के सारे एग्जीक्यूटिव थे वो सब अचानक से कहीं पे गायब हो चुके हैं, और जो मेन एसेट्स थे जो मिर्थास ट्रेडिंग कंपनी को द्वारा ओन करे गए थे वो किताबों में तो लिखे हुए हैं, लेकिन उन सबको ऑलरेडी भेज दिया गया है। उसी के पीछे पीछे एक और जन आता रिपोर्ट लेकर मिर्थास हेडक्वार्टर में सब कुछ उलट पुलट कर दिया गया है उधार वसूली करने वाले लोगों के द्वारा, और वो सबके सब वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा मचा रहे हैं। और विस्काउंट शेडो फोर्सेस में से बहुत सारे लोग जा चुके हैं, और सिर्फ यही नहीं, कुछ कुछ जो इंस्ट्रक्टर थे गोल्डा फोर्ट्रेस में वो लोग भी कहीं पे गायब हो चुके हैं। लेकिन जब हमने आज सुबह आसपास चेक करा तो वो सबके सब मरे हुए पाए गए। ये सब न्यूज सुनने के बाद विस्काउंट मन में कहते हैं ये टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं सह सकता इसे। और इसके बाद असिस्टेंट स्क्वाड के लीडर आते हैं कुछ न्यूज लेकर, और यहाँ तक कि वो लोग भी जिन्हें यहाँ रहना पसंद नहीं था वो लोग भी एक ग्रुप ज्वाइन करके चले गए यहाँ से। विस्काउंट पूछते हैं जाने के बाद वो लोग रुके कहाँ पे। स्क्वाड लीडर बताते हैं सेकंड टेरिटरी में एक हफ्ते पहले सिक्योरिटी फोर्स ने गिराड और उसकी टीम को पकड़ा था, और उन सब लोगों को पकड़ने के बाद लोग कर दिया था अंडरग्राउंड प्रिजन में। और जब मैंने वहां पर जाकर चेक करा वहां पे गिराड कहीं पे भी नहीं था। ये कंफर्म हो चुका है कि वो भाग चुका उस जगह से भी। मैंने उसके पीछे छोड़े गए ट्रेसेस को भी फॉलो करने का ट्राई करा, लेकिन सेकंड टेरिटरी के साथ अच्छे रिलेशनशिप न होने की वजह से जितने भी लोग भेजे सेकंड टेरिटरी के अंदर गिराड के पीछे उनके कामों में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है, बस यही दिक्कत है। विस्काउंट कहते हैं सेकंड टेरिटरी आखिर गिराड क्यों भाग गया सेकंड टेरिटरी में? क्या उसे ऐसा लग रहा था कि वहां जाकर वो स्केप कर सकता है? नहीं, वो कोई ऐसा बेवकूफ नहीं है। और अचानक से बहुत तेज हंसने लगते हैं, उसने मुझे हरा दिया बड़ी चतुराई से। तुम यहाँ स्टाफ के चीफ बोलते हैं हाँ विस्काउंट, किसी को गोडा फोर्ट्रेस में भेजकर ये कंफर्म करो कि वहाँ के जितने भी हमारे सीक्रेट है वो सबके सब सेफ है ना? चीफ पूछते हैं लेकिन वहां पर जाकर उन्हें चेक क्या करना है, और वहां पर जाकर क्या चेक करना है? ऑफकोर्स सिल्वर बार के बॉक्सेस, लेकिन जहां तक कि मैंने सुना है जो वहां पर वो माइन थी वो पूरी की पूरी ढह चुकी है, इसलिए तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि वहां पर जाकर ये कंफर्म करो, खोद कर देखो चाहे कुछ भी करो, बस ये मेक श्योर करना कि वहां पर जो भी जितने भी सिल्वर है वो सबके सब वहां पर होना चाहिए। चेक करना ये सब चाहे कुछ भी हो जाए, समझ गए तुम? चीफ बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। और तुम स्क्वाड लीडर हाँ बोलिए। जितने भी लोगों को तुमने भेजा ग्रैड के पीछे सेकंड टेरिटरी के अंदर उन सब लोगों को वापस बुला लो। अगर उन लोगों की आइडेंटिटी के बारे में किसी ने पता लगा लिया तो इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, और वो ग्रैड तो टेरिटरी से बहुत दूर जा चुका होगा अब तक। तो स्क्वाड लीडर कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, मैं उन लोगों को मना कर दूंगा उसका पीछा करने से। विस्काउंट उठता अपनी कुर्सी से, एरिन कुछ नावों को भेजो नदी के ऊपर नजर रखने के लिए, अगर इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर वहां से कोई भी नहीं निकलता और वो लोग अब भी किंगडम के अंदर हुए तो हम लोगों को फिर स्कोर किसी न किसी दिन सेटल करना ही होगा। चीफ तुम भी तैयार हो जाओ अब, चलो चलते हैं मर्क्यू एंटेनियो से मिलने। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मर्क्यू से एंटेनियो के केसल पे। मर्क्यूस बोलते हैं यहाँ तक कि तुम्हारे जैसा कोई जो हर चीज बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से करता है वो भी इस बार फेल हो गया। विस्काउंट बोलते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसा है कि किसी दूसरे काम के लिए जो मैंने तैयार करा था वो गायब हो चुका है। मर्क्यूस बोलते हैं जब से इंसिडेंट हुआ है तभी से चीजें स्मूथली नहीं चल रही है, शायद ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लालची हो गए थे। विस्काउंट कहते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा मौका था काउंट कोलिन शेकिन को एलिमिनेट करने का जो पहुंचने वाला था क्लास 7 में। अगर कोई उसके जैसा किंग के साथ मिल जाता है तो इसकी वजह से जो बैलेंस हैगा वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता। मर्क्यू कहते हैं यहाँ तक कि अब हम लोगों को भी रिग्रेट होता है, लेकिन अब हम लोग पीछे तो नहीं जा सकते। जो इन्फोर्सेस हैं वो डेफिनेटली पकड़ लेंगे उस इंसान को जिसने हमारे सारे के सारे पैसे चुरा लिए, लेकिन आखिर उस बदमाश काउंट सेकंड के बारे में क्या जिसने उसकी भागने में मदद करी? मर्क्यूस बोलते हैं कि हम लोग जस्टिफिकेशन को फॉर्बिकेट करके वॉर डिक्लेयर कर दें। काउंट बोलते हैं वॉर को डिक्लेयर करना? मर्क्यूस इसके बारे में क्या कहना है? डिप्लोमेटिक का यूज करके उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। क्या डिप्लोमेटिकली? मैंने ये चेक करा जो सेकंड फैमिली में नोबल काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव है ओरसल टाइग्रीम, वो हमारा आदमी है, हम लोग उसे अभी इस समय यूज कर सकते हैं उसके रिप्लेस होने से पहले। मर्क्यू कहते हैं चलो बताओ मुझे इसके बारे में क्या क्या डिटेल है इसकी। मन में कहते हैं ये अच्छा रहेगा वॉर से क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा। और उसके बाद यहाँ पर केलेक्स कहता है मुझे लगता है विस्काउंट सर वो डिप्लोमेटिक तरीके का यूज करेंगे। अभी तक तो उसे पता चल गया होगा कि ग्राड ने उसे बिट्रे कर दिया है, और उसे ये भी पता होगा कि उसको एस्केप करने में हमने उसकी मदद करी है। ये सुनते से कैरेट कहता है अच्छा तो ऐसा है, वो लोग रिवेंज लेने के लिए वॉर करने के बदले डिप्लोमेटिक तरीके का यूज करेंगे। गिसलन बोलता है हाँ क्योंकि वॉर करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। अच्छा तो आखिर वो किस तरीके का डिप्लोमेटिक अप्रोच करेंगे? जो लोग होते हैं टेरिटरी के वो बहुत ज्यादा कम निकलते हैं अपने केसल से जब तक वॉर और ना हो रही हो। अगर भले वो लोग अपनी टेरिटरी से दूर हैं, उन्हें कैसे ना तो कैसे करके अपनी टेरिटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें कैपिटल के पॉलिटिकल एरिया में जाना जरूरी है। कैरेट कहता है इसलिए काउंसिल नोबल एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हम लोग भी भेजे अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव? हाँ वैसे वो ही कौन जो जाएगा हमारी तरफ से? कैरेट बताता है ऑफ कोर्स, और कौन? ओरसल टाइगरी में जाएगा। जो रुको प्रिंस, वो तो मिस स्टेला
बेला का करीबी सहयोगी है ना? ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन प्रिंस आप तो बहुत ज्यादा शांत लग रहे हो। मन में कहता है नहीं, क्या आपने ये सब पहले से प्लान करके रखा है? कैलेक्स हंसते हुए कैरेट से कहता है इस चीज को अच्छे से याद रखना। ये अच्छा होता है कि अपने एनिमी के लिए कुछ ओपनिंग पहले से छोड़ के रखो। अगर हम लोग बहुत ज्यादा परफेक्ट होंगे, वो लोग फिर बहुत ज्यादा डेस्परेट होकर हमारी वीकनेस को ढूंढेंगे, तो इसके वजह से हम लोगों को उन चीजों का सामना करना पड़ सकता है जिसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा भी ना हो। और उसके बाद हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है, रॉयल कैपिटल एलेसिया। ये कैपिटल है रोर्क किंगडम का, एक बड़ी सिटी जहाँ पर 2,50,000 लोग रहते हैं। ये रॉयल सिटी हार्ट है रॉयल कैपिटल का। और ये द रॉयल केसल जहाँ पे किंग केल्वियो रहते हैं, और यहाँ केसल के अंदर किंग बोलते हैं। वेल चलो आज के मॉर्निंग सेशन को शुरू करते हैं। बताओ क्या टॉपिक है आज का? बटलर कहता है हाँ योर मेजेस्टी, आज का पहला टॉपिक है सेकंड फैमिली में सक्सेशन को लेकर। अच्छा, सेकंड फैमिली की तरफ से कोलिन का अचानक से इस दुनिया से ऐसे चले जाना, ये सच में बहुत ज्यादा दुख की बात है। और गाइस अगर किसी को पता ना हो तो कोलिन कौन है? कोलिन है अपने मेन कैरेक्टर कैलिक्स के फादर। किंग आगे बोलते हैं तो किसने नरेट करा है सेकंड फैमिली की विरासत को? क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव आया उनकी तरफ से? यस योर मेजेस्टी, जो सेकंड फैमिली की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आया है वो मैं हूँ, ओरसल टाइग्रीम। तो बताओ क्या सिचुएशन है तुम्हारी? ठीक है योर मेजेस्टी, अभी इस समय जो सेकंड फैमिली दिक्कतें फेस कर रही है वो एक बहुत ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एंजाइटी और बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेजेस्टी कहते हैं क्या कंफ्यूजन को लेकर? हाँ, ये बताते हुए मुझे दर्द सा महसूस हो रहा है कि जो पहला बेटा है काउंट कोलिन का, केलिन शेकेन, उसने मिलिट्री फोर्स को यूज करके सारे की सारी पावर को हथिया लिया है और ये झूठा इंजाम लगाया कि काउंटेस स्टेला ने उसके ऊपर असैसिनेशन करने की कोशिश करी थी और उन्हें बंदी बनाकर प्रिजन में डाल दिया। और यहाँ तक कि जो उसका भाई था उसने उसके माना हॉल तक को ब्लॉक कर दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद मेजेस्टी कहते हैं क्या ये जो तुम कह रहे हो ऐसा सच में हुआ है? ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। जहाँ तक कि मैंने सुना उसके बारे में वो कोई पागल इंसान नहीं है जो ये सब करेगा। टाइगरिम कहता है उसने पहले लगातार अपने आप को मारने की कोशिश करी थी लेकिन वो सबको सब फेल हो गया था। इस सबसे मैं ये बता सकता हूँ सो कोई ना कोई फिजिकल या तो मेंटल इशू होगा। मेजेस्टी सुनने के बाद मन में कहते हैं क्या तुम ये सब कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? किसी ऐसे का जिसने यहाँ पर पूरे 30 सालों से कोर्ट बैटल लड़ी हुई है, ये सस्पिशियस है। जो मेरा सबसे ज्यादा लॉयल राइट हैंड मैन था कोलिन शेकिन, वो इतने अचानक से मारा गया। और ये जो एल्डोम शेकिन था इसकी विस्काउंट कोजिलिन ने पीछे रहकर बहुत ज्यादा मदद करी थी, जो एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली का मेंबर था। इसने जरूर कोशिश करी होगी टाइटल को चुराने की। मुझे वो केलेक्स पसंद आया। और सबसे कहते हैं अगर उसने फोर्स का यूज करके पावर ली है तो ऐसे में जो ट्रेटर के नाइट है उन्हें भी उसको सपोर्ट करा होगा। और तुम ये कह रहे हो कि नाइट किसी ऐसे को ऑर्डर मान रहे हैं जो एक पागल इंसान है? क्यों, इसका तो पूरा मुंह उतर जाता है। ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाजू में से मर्क्यूस कहता है यूर मेजेस्टी, अगर भले ऐसी बात ना हो लेकिन किसी ऐसे के ऊपर इंजाम लगाना असैसिनेशन का बिना उन्हें किसी तरीके का फेयर ट्रायल देकर उन्हें ऐसी जेल में डाल देना और सील कर देना पोटेंशियल हायर के माना होल को, ये बहुत ही गलत है पावर को इस तरीके से यूज करना। प्लीज मेजेस्टी समन करिए केलेक्स को यहाँ पर और द हाउस ऑफ लॉर्ड से ये चेक करवाइए कि वो दिमागी तौर पर ठीक है या नहीं है। मेजेस्टी मन में कहते हैं सुनने के बाद द हाउस ऑफ लॉर्ड इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। और मर्क्यूस से कहते हैं अभी के लिए मैं एग्री करता हूँ उसको समन करने के लिए यहाँ पर, लेकिन जो उसकी दिमागी हालत को चेक करने का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा। ये दोनों के दोनों चौंक जाते हैं, बोलते हैं ठीक है योर मेजेस्टी, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। उसके बाद ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं। सामने से आता हुआ मर्क्यू कहता है क्या तुम्हें कुछ कहना है? हाँ मुझे कुछ कहना है योर एक्सीलेंसी मर्क्यूस। मर्क्यूस बोलते हैं बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है, किंग उस बदमाश बच्चे केलेक्स को बचा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो सेकंड टेरिटरी हमारे इन्फ्लुएंस में धीरे धीरे आ रही है वो मेजेस्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये सब देखकर मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। क्या तुम्हारे पास कोई सजेशन है इसको लेकर? ये बताते हैं बन जाओ किंग के फादर इन लो। ये सुनते सी मर्क्यूस हैरान हो जाते हैं, तुम्हारा मतलब मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे बूढ़े इंसान से कर दूं जो कभी भी जा सकता है इस दुनिया से? विस्काउंट मन में कहते हैं आखिर क्यों बर्बाद करना है ऐसे वैल्यूएबल ट्रम्प कार्ड को जो बहुत ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड लाके दे सकता है। और मर्क्यूस से कहता है मैं जिस किंग की बात कर रहा हूँ वो अभी ये वाला नहीं, शायद अभी से 10 साल बाद वाला और या तो 5 साल के बाद वाला। मर्क्यूस बोलता है सुन के क्या तुम किंग को रिप्लेस करने की बात कर रहे हो? अगर तुम्हारा ये मतलब है तो फिर। और उसके बाद हमारा सीन कुछ दिन बाद सेकंड फैमिली के केसल पर शिफ्ट होता है। प्रिंस केलेक्स एक रॉयल डिग्री आई है। केलेक्स बोलता है हाँ बताओ क्या है उसमें? प्रिंस बात ऐसी है कि मैं ऑलरेडी गेस कर सकता हूँ कि उसमें क्या लिखा होगा, तो ऐसे अकलाना बंद करो। ये बताता है इतना जल्दी हो सके पहुंचो पहले से एडमिनिस्ट्रेशन में और ये प्रिंस के ऊपर है चार्जेस को एक्सप्लेन करना। उसमें ये लिखा हुआ है हाँ ये चार्जेस क्या है? ये वो है कि अपने आप को मारने के चक्कर में कहीं तुम्हारी सोल डैमेज तो नहीं हो गई, ये चीज को उन्हें वेरीफाई करना है। ये सुनने के बाद केलेक्स हंसते हुए कहता है तो इसका मतलब अगर शॉर्ट में कहें उसने अपने आप को मारने का चांस खो दिया और इसी की वजह से वो पागल हो गया। क्या वो लोग ये वेरीफाई करना चाहते हैं कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? बिल कोई भी जरूरत नहीं इसे नॉनसेंस की चीजों में रिस्पॉन्ड देने की, जाओ रसल को जाकर ये बोल दो कि कोई बहाना बना दे इसको लेकर। दोनों के दोनों चौंक जाते हैं सुन के कि आप किंग के ऑर्डर को डिफाई कर रहे हैं। केलेक्स कहता है अगर किंग ने मुझे समन करा है तो क्या मैं अपने घोड़े के ऊपर बैठकर उनकी तरफ स्पीड में निकल जाऊं बिल्कुल एक तीर की तरह? और तुमने अभी कहा है कि वो लोग ये चेक कर रहे हैं कि मैं कहीं पागल तो नहीं हूँ और अभी तक तो विस्काउंट सर्वो को भी पता चल गया होगा कि मैं रॉयल ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ और इंतजार कर रहा होगा बड़ी बेसब्री से मेरा, और वो मेरे साथ ये करना चाहता है। वेल अगर मैं मारा गया तो वो जो उनका असली गोल है वो लोग तो अचीव कर ही लेंगे। ये सुनते
सुनते से इन लोगों को गुस्सा आ रहा होता है। आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, वो लोग इसे सरेआम सेकंड फैमिली के डिसेंडेंट को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब ना हो इसके लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा। कैलेक्स बोलता है तुम लोगों को मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम लोग कैपिटल में किसी को भेजेंगे अपने बिहाफ पे लड़ने के लिए। हाँ, आप किसकी बात कर रहे हो? कैलेक्स मुस्कुराता है, नहीं कहीं ऐसा मत कहना, कहीं आप गिराट की बात तो नहीं कर रहे। उसके बाद हमारा सीन 2 हफ्ते बाद कैपिटल में शिफ्ट होता है। मर्क्यूस यहाँ पर अपने टेबल पे हाथ मारकर कहता है, यूर मेजेस्टी, अब पूरे के पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर सेकंड टेरिटरी से कोई नहीं आया, बल्कि उन्हें अपनी तरफ से अलग अलग बहाने बनाए और फेल कर गए रिस्पॉन्ड करने में आपके समन को। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहा है। मेजेस्टी बोलते हैं, एक प्लेन? आखिर क्या हो सकता है वो? उसने जानबूझ के अपने भाई के माना हॉल को डिस्ट्रॉय करा जिससे कि वो राइटफुल हायर बन जाए बिना किसी एविडेंस के, और अब जाकर जब बात उस पर आई है तो ऐसा हो सकता है कि वो डर गया हो और प्लानिंग कर रहा हो किसी चीज की। ये सच में एक बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। तो आखिर अब हम लोग क्या करें मर्क्यूस एंटेनियो? मर्क्यूस मुस्कुराता है सुनने के बाद, और जो है मेजेस्टी के बटलर है वो मन में कहते हैं। मेजेस्टी ने खुद एडवाइस मांगी मर्क्यूस एंटेनियो से, जो एरिस्टोक्रेटिक फैक्शन का हेड है, और जरा देखो तो ये कुछ ज्यादा पोलाइट होकर बात नहीं कर रहा है। यूर मेजेस्टी में खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करूंगा सेकंड फैमिली के मैटर को, आप इस सब के बारे में चिंता मत करिए। मेजेस्टी कहते हैं, मैं ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे इस एफर्ट के लिए, ये तो सिंपली मेरी ड्यूटी है यूर मेजेस्टी। ये सब देखकर बटलर मन में कहते हैं, किंग साथ में मिल गए अपने पॉलिटिकल राइवल के, अब हम जैसे नए रॉयल्टीज का क्या होगा? मेजेस्टी कहते हैं, चलो अब अगला टॉपिक। बटलर पढ़ते हैं अब जो ये अगला टॉपिक है, और देखकर हैरान हो जाते हैं, हाँ आखिर ये सब क्या है? किसी ऐसी चीज का होना यूर मेजेस्टी, और उसके हाथ कब कब आ रहे होते हैं। पढ़ के बताता है, अगला टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है 5वें प्रिंस की एंगेजमेंट को लेकर। ये सुनते से डूको तुम और हैरान हो जाते हैं। ओ माय गॉड, मेजेस्टी कहते हैं, जहां तक मैंने सुनाएगा जो मर्क्यूस की डॉटर है वो बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा सुंदर भी है, तो क्या कहना है, अरेंज करते हो उसकी एंगेजमेंट को 5वें प्रिंस सीएल के साथ? मर्क्यूस खुश हो जाते हैं सुन के, ओ यूर मेजेस्टी अगर ऐसा हो जाए तो ये मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा ऑनर लाएगा। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। किंग और मर्क्यूस दोनों साथ मिलने का सोच रहे हैं। डूको टूमर उठ के बोलते हैं, यूर मेजेस्टी ये प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। जब रॉयल फैमिली में फियांसे को सिलेक्ट करते हैं वो उन लेडीजों में से करते जो इंतजार कर रही है हिज मेजेस्टी और हर आइनेस रॉयल क्वीन को सर्व करके। वो सारे के सारी लड़कियां चूज करी जाती उनकी स्किल, समझदारी और वो कैसे बिहेव करती रॉयल फैमिलीज में। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग कैपेबिलिटीज को देखकर मर्क्यूस मन में बोलता है, मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि अचानक से ऐसा कुछ भी हो सकता है। मेजेस्टी कहते हो टूमर को, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जो मर्क्यूस की बेटी है वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है, वो इंफीरियर है? वेल ये सब कुछ उस तरीके से नहीं हो रहा जो पहले से चलते आ रहा है। मेजेस्टी चिल्लाकर कहते हैं, जो रॉयल फैमिली में शादी होती है उनका डिसीजन किंग और क्वीन लेते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें नोबलों को बीच में आना चाहिए। ओटूमर मन में कहता है, हाँ ये बात सच है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन ये सब तो पॉइंट से बिल्कुल अलग है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हम रॉयल फैक्शन जिन लोगों ने हमेशा सपोर्ट करा है फर्स्ट प्रिंस को, लेकिन जो 5वां प्रिंस है वो क्वीन का बेटा है। यहाँ पर ये सब देखकर ऐसा लगता है कि किंग अपने 5वें बेटे सीएल को सक्सेसर बनाना चाहते हैं। ये जो रॉयल फैक्शन था इसको छोड़ दिया गया है किंग के द्वारा, और अब धीरे धीरे इसकी फाउंडेशन टूटना शुरू हो चुकी है। और उसके बाद फर्स्ट प्रिंस यहाँ अंदर आते हुए सामने से कहता है, यूर मेजेस्टी यहाँ पर कुछ है जिसके लिए मैं आपकी अटेंशन चाहता हूँ। मेजेस्टी बोलते हैं, मुझे तो ये याद नहीं है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे समन करा था, निकल जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। फर्स्ट प्रिंस बोलता है, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेते। क्या तुम चैलेंज कर रहे हो मेरी अथॉरिटी को? मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है और मेजेस्टी आपकी बातों को ना मानने का। मेजेस्टी तो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, तो अगर तुम मेरे ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर रहे हो तो निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें ये अलाउ नहीं करूंगा कि तुम प्रिंस सीएल की मैरिज में दखल अंदाजी करो। ऐसा कुछ नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं अपने आप को शामिल करूँ सीएल की मैरिज के मामलों में। मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ इन सब मामलों से बिल्कुल अलग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, और मुझे ऐसा लगता है कि और मेजेस्टी और जितने भी नोबल यहाँ पर एक साथ आए हैं उन सब लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, और मैं माफी चाहता हूँ अगर यहाँ मेरे आने से आपको कोई दिक्कत हुई हो तो। मेजेस्टी कहते हैं, एग्जैक्टली में तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब है? सेकंड टेरिटरी में अभी इस समय जो गवर्निंग एजेंट है विस्काउंट रसल, उसकी तरफ से एक लेटर आया है। क्या शेकिन फैमिली की तरफ से? मन में कहते हैं, आखिर ऐसी चीज की क्या जरूरत है जो ऑलरेडी हो चुकी है? ओटूमोर बोलता है, लेकिन फिर भी और मेजेस्टी यहाँ पर अभी भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो शेकिन फैमिली के मैटर के आसपास घूम रहे हैं, भले वो टेरिटरी कितना भी दूर की न कैपिटल से। ये दिक्कत की बात है कि आपके रॉयल समन का रिस्पॉन्ड देने के लिए वहां से किसी भी तरीके का मैसेज नहीं आया था, और मर्क्यूस एंटेनियो को अपॉइंट करा गया था शेकिन फैमिली में जो भी दिक्कतें चल रही हैं। और कैलेक्स ने जो अपने भाई का माना हॉल सील करा उसको लेकर मर्क्यूस उठ के चिल्लाकर कहता है, तो तुम्हें भरोसा नहीं मेरी बातों पर जो भी मैंने कहा था? ऐसे मामलों में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए बिना किसी को देखे परखे, ऐसे किसी भी तरीके का जजमेंट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आखिर हम लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं विस्काउंट रसल पर? क्या हो अगर रसल भी साथ मिला हो कैलेक्स के, जिसको एक अपराधी के रूप में सस्पेक्ट करा जा रहा है? डूको टूमर मन में कहते हैं, चलो ये काम कर गया, और चिल्लाते हुए जवाब देते हैं, यूर मेजेस्टी जरा देखो तो वो किस तरीके से रसल के बारे में बात कर रहा है। जो पहले लीडर रह चुका ब्लू लायन का, वो एक बहुत ज्यादा ईमानदार ऑनरेबल मास्टर ऑफ सोर्ड है, जिसे जाना जाता है उसकी चिवलरियस स्पिरिट की वजह से, जो कभी भी जस्टिस के सामने झुकती नहीं है, और यहाँ तक कि उसे रॉयल ऑर्डर ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। मैं तो ये बिल्कुल नहीं सह सकता किसी ऐसे की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट के ऊपर भरोसा न करना जो पहले इस कंट्री का हीरो रह चुका है। और आखिरी में तो एक नाइट
नाइटो का देश कहा जाता है। डेमिट, अब मैं क्या करूं? क्या जो तुमने कहा था इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है पूरी की पूरी कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर? मेजेस्टी बोलते हैं इस सब को इतना ज्यादा गहराई में मत ले जाओ। ये शोर है कि मर्क्यूस एंटोनियो को ये सब कहने का कोई इरादा नहीं था। मर्क्यूस कहता है मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था कि मैं भरोसा नहीं करता लॉर्ड रसल के ऊपर, लेकिन मन में कहते हैं मुझे रसल के बारे में बात करनी नहीं चाहिए थी। फर्स्ट प्रिंस कहते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं इस लेटर में जो भी लिखा उसको। मेजेस्टी चैन की सांस छोड़कर कहते हैं पहले प्रिंस पढ़ो इस लेटर को तेज आवाज में। ठीक है और मेजेस्टी, इसमें लिखा है कि ये सच बात है जो असैसिनेशन केलेस के ऊपर हुआ था और जो प्रिंस गेनविन थे केलेस का भाई, उसने एक्सिक्यूशन से बचने के लिए अपने माना होल को खुद ही सील कर दिया था। डेमिट, और जितनी भी पनिशमेंट थी वो सारी की सारी रसल के सामने दी गई थी एज ए सेकंड फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और जो बाकी नाइट्स थे उनने भी बिना कुछ कहे इस बात को लेकर एग्री कर दिया था। और इस सब को लेकर जो रिपोर्ट में सबमिट करता हूँ रॉयल फैमिली को, पीछे से प्रिंस को कोई बुलाता है। प्रिंस गेल, क्या मैं वेरीफाई कर सकता हूँ उसके सिग्नेचर को? मैंने लॉर्ड रसल के साथ साथ मिलकर रॉयल गार्ड में सर्व किया है तो इसलिए मुझे पता है कि उनकी हैंडराइटिंग कैसी है, क्या मैं चेक कर सकता हूँ? प्रिंस कहते हैं ठीक है, और हमें बताते हैं इनका नाम मर्क्यूस सोल्वेनियर। ये रिप्रेजेंट करते हैं किंगडम की मिलिट्री फोर्स को जिन्हें जाना जाता है सोर्ड ऑफ किंगडम के नाम से, एक नाइट के रूप में प्राइड रखने वाले। और रसल जो असली फ्री नाइटों में से एक था उन्हें इन्होंने रिकॉग्नाइज करा था अटैक करना रसल के ऊपर पॉलिटिकल तरीके से। एंटेनियो, ये तुमने एक ऐसी चीज करी है जिसे बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते। और वो लेटर चेक करने के बाद बोलते हैं ये लेटर बिल्कुल असली है, इसे रसल नहीं लिखा है। मर्क्यूस मन में कहता है अब इसमें तो सोल्वेनियर भी शामिल हो चुका है, अब धीरे धीरे मुश्किल और ज्यादा बढ़ चुकी है। धतेरे की ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए थी। हमारा जो पर्पस था यहाँ पर वो पूरे के पूरे रॉयल फैक्शन को गिराना था जो अचानक से अपने लीडर को खो चुका है। लेकिन ये फर्स्ट प्रिंस बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आकर सब कुछ बिगाड़ दिया और खुद अकेले यहाँ पर ये मेन पॉइंट बन चुका है सब चीजों का। पहला प्रिंस और उसके फैक्शंस, अब यहाँ पर एक नए सक्सेशन की बैटल शुरू हो चुकी है। बेसिस सबको जाने दो, हमें सबसे पहले कैसे भी करके निपटना हो सेकंड फैमिली से। और सबसे कहता है रसल जैसे नाइट के ऊपर क्वेश्चन करना, मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था, मैं बस सिंपली ये कंक्लूजन चाहता था जो प्रिंस गेनविल असैसिनेशन में शामिल थे। ये बात तो सिर्फ एक लोली असैसिनेशन ने कही थी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है और ज्यादा सॉलिड एविडेंस को ढूंढने के लिए? ओटूमोर मन में कहते हैं अब इस मामले को लेकर और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और सामने मर्क्यूस से कहते हैं लेकिन छोड़ना अपने फैमिली के टाइटल को ये कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन प्रिंस के लिए सिर्फ 15 साल के होंगे और मैंने ये भी सुना है कि उनके पास कोई भी स्किल नहीं नाइट बनने के लिए। और जो है हमारी कंट्री ऑफ नाइट है जहाँ पर हाई रैंकिंग के नोबल रहते हैं, मुझे लगता है उसे कम से कम एक सोर्ड मास्टर तो होना चाहिए। क्या एक सोर्ड मास्टर, और वही 15 साल की उम्र में? मर्क्यूस, जहाँ तक कि मुझे याद है तुम इस रैंकिंग में जब आए थे जब तुम 50 साल के हो गए थे, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मर्क्यूस बोलता है हाँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि इतनी बड़ी डिमांड को एक यंग प्रिंस के ऊपर रखा जाए, लेकिन पाना एक हाई रैंकिंग के नोबल टाइटल को, इसके लिए उसे कम से कम यूजर के लेवल तक तो पहुंचनी चाहिए, प्रूफ करना होगा उसे सबके सामने अपने फ्यूचर पोटेंशियल को। और उसके बाद ड्यूक गॉर्डन मन में कहते हैं अभी इस समय प्रिंस केलेक्स 15 साल के हैं, उन्हें क्लास 4 का यूजर बनने के लिए कम से कम 3 या 4 साल तो लग सकते हैं। ये सुनने में ये लग तो रहा है कि अच्छा खासा लंबा टाइम है, तो ऐसा लगता है अभी इन लोगों का कोई इंटेंशन नहीं है वॉर को स्टार्ट करने का। और इसी के साथ में शादी आदि की तैयारियां भी होंगी, तो ये लोग शायद आगे के लिए पोस्टपोन कर देंगे, ये ज्यादा बुरा भी नहीं है। मजिस्ट्री कहते चलो ठीक है, इसी के साथ जो कंक्लूजन था वो निकल चुका है। जो है नोबल असेंबली टीम है वो असेंबल करेगी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो असैसिनेशन की कोशिश करी गई थी केलेक्स के ऊपर, उस केस की छानबीन करने के लिए। और अगर मिलता है किसी भी तरीके का एविडेंस तो जो है मीटिंग सुबह रखी जाती है, उसमें सब कुछ डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो सारे के सारे अरेंजमेंट अभी जो करी है वो तब तक रहेंगी जब तक प्रिंस एक यूजर नहीं बन जाता। अगर केलेक्स पहुंच जाता है क्लास 4 तक तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसे उसी समय डिसबैंड कर दिया जाएगा और जो सक्सेशन की प्रोसेस है उसे दोबारा शुरू कर देंगे। क्या किसी को दिक्कत है इस चीज से? मर्क्यूस कहते हैं आपने तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और मन में कहता है ड्यूक ओटूमर, तुम्हें शायद पता नहीं होगा केलेक्स के बारे में, तुम्हारे लिए वो शायद एक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्वॉर्डमैन का बेटा है, लेकिन मुझे सच्चाई पता है जो प्रिंस केलेक्स है वो एक बेवकूफ है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो क्लास 4 तक पहुंच जाए। किंग का जो डिसीजन है वो भली फेल लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ज्यादा हमारे फेवर में है। अगर बस तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम बेवकूफ बन रहे हो तो ड्यूक ओटूमर तुम तो गुस्से में अपने पैर को जमीन पर मारना शुरू कर दोगे। और ये जो सेकंड फैमिली वाले हैं ये मुझे हमेशा से बहुत परेशानी खड़ी करने वाले लगते हैं, मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा इसे पनिश करने का। उसके बाद उसी दिन शाम को मर्क्यूस किसी को बुला रहा होता है, क्या कोई है यहाँ पर? बाहर से गार्ड बोलता है हाँ बोलिए सर। मर्क्यूस उसको कहता है एक काम करो, सर्वियो को यहाँ पर नहीं लेंसियानो को बुलाकर लेकर आओ। गार्ड कहता है ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। ये अच्छा रहेगा कि इस मामले को मेरी एजेंसी भी रेक्टा संभाले, तभी सब कुछ अच्छे से हो सकता है। और फिर वो आ जाता है जिसको मर्क्यूस ने बुलाया था। मुझे माफ करिएगा सर, मैंने सुना कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। मर्क्यूस उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और ये ध्यान रखना कि इस सब की जानकारी विस्काउंट सर्वर तक ना पहुंचे। लेंसियानो बोलता है वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं हर चीजों पर, उनसे सब छुपाना आसान नहीं होगा। अगर शायद आप कुछ डॉक्यूमेंट में नजर डालना चाहते हैं तो शायद वो नोटिस ना करें। मर्क्यूस कहता है ठीक है, मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ, बस कैसे ना तो कैसे करके मुझे सफर करवाना है, बाकी सब तो ठीक रहेगा। लेंसियानो कहता है देखकर ऐसा लग रहा है कि मर्क्यूस का मूड आज बहुत ज्यादा खराब है। मर्क्यूस कहता है यूज करो उस डार्क नाइट को जैसा पहले यूज करा था, मुझे वो पहले वाला पसंद आया था। ये अच्छा रहेगा इस तरीके से अपने कामों को पूरा करना बिना अपने हाथों को गंदा करे। लेंसियानो कहता है ठीक है, फिर मैं तैयारी करता हूँ इस सब की।
मर्क्यूस कहते ठीक है, इस सब की जिम्मेदारी तुम्हारी। और उसके बाद उसी दिन रात के समय प्रिंस गेल के कैसल में प्रिंस कहते हैं ये सब कुछ तो बस तुम्हारी बदौलत ही हो पाया है। गिराड यहाँ घुटनों को बल बैठा हुआ सामने प्रिंस से कहता है मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ जो आपने मुझसे ऐसा कहा। प्रिंस कहते हैं नहीं, ये बिल्कुल भी छोटी मोटी बात नहीं थी, उस समय तो वो एक बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी। जैसे ही मैजेस्टी ने उस समय अबेंडन करा रॉयल फैक्शन को, मैंने उसी वक्त अंदर आकर फिर से दोनों को एक साथ जोड़ दिया। कोई भी नहीं सोच सकता था ऐसे टेढ़े से प्लेन के बारे में, तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। गिराड मन में कहता है यहाँ तक कि मुझे भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। मुझे तो इसके बारे में समझने में पूरा हफ्ता लग जाता, आखिर प्रिंस केलेक्स ये सब कैसे कर पाए। लेकिन कुछ भी हो, मुझे इस बात को लेकर ध्यान रखना है जो प्रिंस है वो केलेक्स के ऊपर इंटरेस्ट न दिखाएं, इसीलिए मुझे इनके सामने सबसे पहले अपनी वैल्यू प्रूव करनी होगी। और प्रिंस को कहता है मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था क्योंकि मुझे ये सब तरीकों के बारे में पहले से पता है। ये सुनने के बाद प्रिंस खुश होकर कहता है हाँ तो ऐसा है, विस्काउंट सर्वो और मर्क्यूस का एडवाइजर वो लोग अभी इस समय जरूर अपने सर को अपने पॉकेट में लेकर घूम रहे होंगे। गिराड कहता है प्रिंस उन लोगों को बिल्कुल भी कम मत समझिए, भले उन लोगों के पीछे से इस वक्त हम लोगों ने एक खंजर जरूर मार दिया है, लेकिन वो लोग कैसे ना तो कैसे करके अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे। और वैसे भी जो एंगेजमेंट है पांचों प्रिंस की वो भी अभी तक टूटी नहीं है। प्रिंस कहता है कि यहाँ पे कोई तरीका नहीं इसको रोकने का। गिराड बताता है जो रॉयल मैरिज है वो किंग की इच्छा है, इसमें सिर्फ हम लोग छोटी मोटी चीजें ही कर सकते हैं, मुझे माफ करिएगा, मैं इससे ज्यादा और कुछ ऑफर नहीं कर सकता आपके सामने। प्रिंस कहता है मुझे बस इसके बारे में थोड़ा सा और चिल्लाकर कहना है, ये सब काम भी हो जाएगा, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। गिराड बताता है जो एनिमी है उनके अगले टारगेट आप हो सकते हो योर हाइनेस, अब से चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी। प्रिंस कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन आपको इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आप शेडो से निकल के सन बन जाइए। आपको आपसे नोबलों के बीच में अपनी रॉयल फैमिली में सपोर्ट बढ़ाना है, इसके लिए आपको उन्हें कॉन्फिडेंस देना होगा जिससे कि वो आपको फॉलो करे। प्रिंस कहता है सन, ये तो सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और वैसे वो जो सेकंड टेरिटरी उसको भी मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने फिक्शन में, क्या सोचते हो तुम उसके बारे में। गिराड कहता है मुझे नहीं लगता कि ये बुरा आइडिया होगा, लॉर्ड रसल एक आइकन है और आप उनके लेटर को भी यहाँ पर खुद पर्सनली लेकर आए थे, लेकिन उन लोगों को एक साथ बहुत सारी अच्छी चीज देना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई जरूरत नहीं जिस मछली को आपने पकड़ा है उसे और ज्यादा खाना खिलाने की। ये सुनने के बाद प्रिंस बोलते हैं तुम खुद विस्काउंट रसल की तरफ से मेरे पास लेटर लेकर आए थे, मुझे लगा था कि शायद तुम्हारा अच्छा गहरा रिलेशनशिप होगा उनके साथ। गिराड कहता है आपको साथ गलतफहमी हुई है, वो जो लेटर मैंने डिलीवर करा था वो तो मैंने एक कर्जे की वजह से ये सब करा था, ये लेन देन से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद प्रिंस अपनी काले कलर की आंखों से घुर घुर को देखते गिराड की तरफ, अच्छा तो ऐसी बात है, वेल डन। गिराड मन में कहता है ये काली आंखें ये तो बिल्कुल प्रिंस केलेस की तरह है, ऐसी जैसे कि ये मेरे सोल के अंदर झांक के दिख रही हो। प्रिंस कहता है मुझे लगता है अब चलना चाहिए मुझे सेकंड टेरिटरी की तरफ, तैयार करो सपोर्ट स्टेटमेंट को मेरे लिए। गिराड परेशान होकर कहता है योर हाइनेस आप पर्सनली वहां पर खुद जा रहे हैं। प्रिंस कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो लोग मुझे मना कर देते हैं तो, मैं तो बस वहां पे ऐसे ही जा रहा हूँ, इससे जो भी लोग हमारे पर नजर रख रहे हैं उन लोगों को गलतफहमियां होंगी। गिराड मन में बोलता है मैं प्लान कर रहा था कि यहाँ पे प्रिंस के सामने मेरी इज्जत बढ़े, लेकिन आखिर ये क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सेकंड टेरिटरी की तरफ, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते, मेरे पास कोई रीजन नहीं इनको रोकने का। और कहता है प्रिंस से जैसे आपकी इच्छा योर हाइनेस। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद सेकंड फैमिली के केसल में। रसल केलेक्स से कहते हैं कि आपने सुना प्रिंसेस के बारे में। केलेक्स कहता है किसके बारे में सुना, ये खबर मिली है कि जितना जल्दी हो सके आपको क्लास 4 का यूजर बनना है। केलेक्स उबासियां मारते हुए कहता है चिंता मत करो इसके बारे में, मेरे पास इसको लेकर एक आइडिया है। और मन में बोलता है मैं ढूंढ रहा हूँ एक आध अच्छे खासे डंजन की मैप को। रसल गुस्से में आकर कहते हैं तुम्हें ताकतवर बनने के लिए अपने दिमाग को यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक कदम अगर आज से बढ़ाओगे तो ये फास्ट तरीका होगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि जितने जल्दी पॉसिबल हो सके तुम चौथे क्लास का यूजर बनो। और फिर केलेक्स को कुर्सी में से उठाते हैं, चलो तो फिर प्रिंस चलते हैं। केलेक्स मना कर रहा होता है नहीं रुको मुझे नहीं जाना। और यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में आसपास में सब लोग हैरान हो जाते हैं रसल की ट्रेनिंग देखकर, अभी भी नहीं तुम बिल्कुल स्लो हो, जल्दी से फास्ट तरीके से अपने पैरों को मूव करो, ये आया हमला तुम्हारे ऊपर से। और बहुत उसके सर पर पड़ता है, प्लीज लंबी लंबी गहरी से सांस लो और आपसे बात करना पूरी तरीके से मना है। केलेक्स के हालात तो बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। केलेक्स रोता हुआ मन में कहता है अगर ऐसे चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा, मैंने तो ये सोचा नहीं था कि मैं इस दुनिया में इस तरीके से मारा जाऊंगा। फिर यहाँ देखते आराम से चिड़िया बैठी हुई होती है और एक बहुत तेज आवाज आती है जिसकी वजह से दोनों चिड़िया उड़ जाती है। उठो प्रिंस ये सब क्या कर रहे हो, उठने का टाइम हो चुका अब तुम्हारा। केलेक्स उठता है अपने बिस्तर में से, उसका तुम्हें पूरा सूझ चुका होता है जय रुको मेरे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, अगर ऐसी ट्रेनिंग चलते रही तो मैं सीरियसली मारा जा सकता हूँ। रसल के तो तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है, तुम्हें स्वॉर्ड को मास्टर करने के लिए ये सब की जरूरत नहीं है, कोई भी आसानी से पहुंच सकता है क्लास 5 तक अगर वो अच्छे से कड़ी मेहनत करके ट्रेनिंग करता है तो मैं खुद इसका जीता जागता प्रूफ हूँ। केलेक्स कहता है लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करना बुरा हो सकता है बॉडी के लिए, जरा देखो मेरी बॉडी को, इतनी ज्यादा खतरनाक क्रेजी ट्रेनिंग करने की वजह से क्या हालत हो चुकी है मेरी। रसल कहते हैं इस तरीके की चोटें तो लो लेवल के पोषण से भी ठीक हो सकती हैं। केलेक्स कहता है मुझे पैसे बचाने हैं इसलिए मैं उन्हें यूज नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बदौलत कोई भी दिक्कत नहीं हमारे इस टेरिटरी में पैसों की। चलो तो अब जबकि तुमने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया है अब टाइम आ चुका ट्रेनिंग करने का, चलो अब चलते हैं। केलेक्स चिल्लाकर कहता है मुझे नफरत है इस सब से। और उसके बाद देखते हैं ग्राउंड का सीन, केलेक्स यहाँ पर खड़ा होता है लकड़ी की तलवार लेकर, सामने से रसल केलेक्स के ऊपर हमला करते हैं। इस अटैक को अपनी तरफ आता देख केलेक्स मन में
कहता है हाँ मैं इस अटैक को बड़े आराम से दिख पा रहा हूँ और अब बस मुझे ये करना है। और फिर अटैक पड़ने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है। हाँ आसमान तो कितना सुंदर है। नहीं अभी इस सब का टाइम नहीं है, मुझे कैसे ना तो कैसे करके इस सलाह से निकलना है। कुछ ना कुछ तो होगा जिससे मैं इससे बच सकूं। सोचो जरा अच्छे से। हाँ ये मेरी मदद कर सकती है। मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सलाह है पहली प्रिंसेस, जब बात पैसों की आती है तो इस गेम में जो सबसे ज्यादा स्किल्ड इंसान है वो यही है। और अभी इस पॉइंट तक ये और पहले प्रिंस मिले नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले मैं उसे चुरा सकता हूँ। प्रिंस को ऐसा देख रसल कहता है क्या तुम फिर से आराम कर रहे हो प्रिंस? चलो उठो फिर से इसे करते हैं। कैलेक्स चिल्लाता हो कहता जरा रुको। हाँ बताओ क्या हुआ? मेरे पास अभी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे तुम्हें बताना है। रसल कहते हैं अगर ये एक और बहाना हुआ ट्रेनिंग से बचने के लिए तो जो टाइम है ट्रेनिंग करने का उसको पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। कैलेक्स बताता है रसल तुम्हें पता है ना कि हमारे पास 1000 गोल्ड जितने वर्थ इट सिल्वर बार रखे हुए हैं, लेकिन हम लोग इस समय उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रसल कहते हैं ये प्रैक्टिकली चोरी करा हुआ सामान है और ये इतना ज्यादा है कि इसको लेकर कुछ कर भी नहीं सकते और उसे बेच भी नहीं सकते बिना आसपास के लोगों को पता चले। कैलेक्स कहता है इसीलिए हमें जरूरत है किसी ऐसे की जो हमारी इसमें मदद कर सके। रसल मन में बोलते हैं देखकर ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर एक और बहाना बना रहे हैं ट्रेनिंग से बचने के लिए, लेकिन ये गलत नहीं है। इस बात को लेकर हमें कैसे ना तो कैसे करके उन सब सिल्वरों को ठिकाने लगाना होगा। और कैलेक्स से कहते हैं कि सच में हमें ये सब अभी करने की जरूरत है। कैलेक्स बताता है अगर हम लोगों ने वो सिल्वर बार किसी को उधार दिए तो उसका अकेला इंटरेस्ट ही 2 लाख गोल्ड के बराबर का होगा और एक दिन बर्बाद जा रहा है। क्या तुम जानते नहीं हो कंपाउंड इंटरेस्ट के मैजिक को? रसल सोच के कहते हैं कि यहाँ पे सच में इस तरीके का मैजिक भी है, मैंने तो पहली बार सुना इस तरीके का नाम। कैलेक्स कहता है सीरियसली, लेकिन हमें यहाँ की फाइनेंशियल दिक्कत को अच्छे से फिक्स करना होगा जिससे कभी भी आगे कोई दिक्कत ना आए। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? रसल कहते हैं हाँ मैं समझ गया, लेकिन इसमें कितना टाइम लगेगा? कैलेक्स मन में कहता है ज्यादा लंबा समय नहीं, बस थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। और रसल से कहता है क्योंकि मुझे कैपिटल जाना होगा तो कम से कम 3 महीने लग सकते हैं। और रसल की तरफ देखकर मन में कहता है हाँ बिल्कुल 3 महीने, इससे मैं बिल्कुल भी कम नहीं करूंगा। रसल कहता है मन में मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि मुझे बेकाया जा रहा हो। चलो ठीक है, मैं कैरोट से कह दूंगा कि हर दिन तुम्हारा एक टास्क रहेगा वो तुम्हें करना है। कैलेक्स बोलता है नहीं लॉर्ड रसल, आपको सच में इतने ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। रसल बिल्कुल पास आकर कहता है मुझे ये करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद अगले दिन का सीन, बाजू में से कैरेट बुलाता है प्रिंस खबर मिली है कि पहले प्रिंस यहाँ पर आ रहे हैं। कैलेक्स कहता है हाँ वो क्यों यहाँ पर आएगा और वो भी इतने अचानक से? मैंने इसके बारे में सुना है आज सुबह सुबह मीटिंग में एक फुल स्केल सक्सेसफुल बैटल हो रही है पहले प्रिंस और 5वें प्रिंस के बीच में, और देखकर ऐसा लग रहा है कि पहले प्रिंस यहाँ पर आ रहे हैं अपने टेरिटरी के ऊपर टेक ओवर करने के लिए। ये सुनते से कैलेक्स अपने बैग में जल्दी सामान भरने लगता है। कैरेट कंफ्यूज होकर कहता है आखिर आप अचानक से ये सब क्या कर रहे हो? कैलेक्स बताता है कैरेट जो भी तुमने मुझसे यहाँ पर कहा है कि प्रिंस यहाँ पर आ रहे हैं ऐसा तुमने कुछ भी नहीं सुना, ठीक है? जल्दी से घोड़ों को तैयार करो और कैरेट को यहाँ पे छोड़ देना, वो मत ले आना साथ में, हम लोग अभी भी निकलेंगे 2 घंटे के अंदर अंदर। कैरेट कहता है लेकिन आपको तो हॉर्स राइडिंग आती नहीं है, मैं फिगर आउट कर लूंगा उसे कैसे राइड करना है कैसे नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, सबसे पहले मैं निकलता हूँ यहाँ से, तुम लोग बाद में आ रहा मेरे पीछे पीछे। कैरेट कहता है कि आप देखना नहीं चाहते प्रिंस को यहाँ पर? आपने वैसे भी उन्हें पहले कभी देखा नहीं है। कैलेक्स तो उससे कुछ नहीं कहता, मन में बोलता है ऑफ कोर्स मैंने उसे आमने सामने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने खेला हीरो डेस्टिनी का गेम उनमें से कोई भी नहीं जानता प्रिंस गेल का नाम। ये उनमें से एक है जो हीरो लेवल के कैरेक्टर है इस गेम के अंदर। पहले प्रिंस फेमस है टैलेंटेड लोगों को अपनी तरफ करने में। दूसरे शब्दों में इसका मतलब अगर मैं रुका रहा यहाँ पर तो वो फोर्सफुली मुझे वो अपने काम करने में लगा देगा और मुझे कोई मरते दम तक काम नहीं करना है। पीछे कैरेट से चिल्लाकर कहता है अपना मुंह बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ यहाँ से निकलने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पे पीछे छोड़ दूंगा। कैरेट चौंक जाता है सुन के और उसे याद आ रही थी रसल की बात जो भी उसने कहा था, तुम क्या कर रहे थे जब यंग मास्टर यहाँ से अकेले जा रहे थे? और ये सब सोच सोच के कैरेट बिल्कुल परेशान हो जाता है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। प्रिंस रुकिए मेरा इंतजार करिए मैं आ रहा हूँ। और 2 घंटे बाद बाहर यहाँ पर कैलेक्स इंतजार कर रहा होता है। मैंने उसे कहा था कि जल्दी से आना, लेकिन वो तब भी इतना लेट कर रहा है, इतना स्लो है ये। और जैसे दिखता पीछे की तरफ हैरान हो जाता है, हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और हम देखते हो लैला होती है। लैला कहती है ऐसा लगता है कि प्रिंस आपकी मदद की बदौलत जो लोग भी मेरे पीछे लगे हुए थे अब उन लोगों ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया है। द शेडो फोर्स अब पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है और अब यहाँ पर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हो गए हैं। कैलेक्स कहता है आखिर तुम कहाँ जाने की प्लानिंग कर रही हो? लैला बताती है अभी तक मैंने ये डिसाइड नहीं करा है, मैंने पहले सपना देखा था ऐसी फ्रीडम का, लेकिन अब जबकि मेरे पास है तो मुझे अब ये पता नहीं कि मुझे क्या करना है। जैसा मेरा मन करता है थोड़ी देर के लिए कहीं जाने का मैं बस चले जाती हूँ जहाँ पर भी मेरा जाने का मन करता है। कैलेक्स कहता है लैला देखती कंफ्यूज होकर कैलेक्स की तरफ, अगर मुझे मौका मिले तो मैं जाऊंगा होली एम्पायर ऑफ ग्रेनाडा में, और भी बहुत सारी चीज बताता है लैला को। लैला कहती है कि वहाँ पे सच में लड़कियों के लिए माना बेडिंग टेक्निक और आर्टिफैक्ट है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो ठीक है, तुम गर्म कर सकती हो, फ्राई कर सकती हो, तुम जैसा भी यूज करना चाहती हो वैसा तुम यूज कर सकती हो, मुझे उन सब की जरूरत नहीं है। लैला कहती है वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आगे चल के फिर कभी मौका मिले तो चलो फिर से मिलेंगे एक दूसरे से। कैलेक्स कहता है ठीक है, मन में बोलता है ये शेम की बात है, लेकिन मैं इसमें और कुछ भी कर नहीं सकता, मेरे पास वैसे भी कोई रीजन नहीं है और कुछ करने का। लैला ना ही कोई टॉप टैलेंट है और ना ही कोई ऐसी जिसके पास पावरफुल एबिलिटी हो। लैला पीछे मुड़ के कहती है तो चलो ठीक है फिर मिलेंगे। गिस्लिन कहता है ठीक है जल्दी मिलेंगे। इसी के साथ लैला यहाँ से निकल जाती है अपना सामान लेकर। वेल जैसा इसने कहा अगर आगे चल के मौका मिला तो हम लोग फिर से मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ आता है कब्र के पास। ये
ये सबसे ज्यादा गर्व से मारा गया था या मैं कुछ ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा था उस समय। ये यंग सोल्जर इसने अपनी जान दी थी मेरे लिए, इसीलिए मैंने लैला को यहाँ पे रोका नहीं क्योंकि उसका लेवल बहुत ज्यादा कम है। शायद मैं अभी भी इन सबको एक गेम का कैरेक्टर ही समझता हूँ। अगली बार मिलना। पीछे से कैरेट कहता है, प्रिंस जब मैं उसे अगली बार मिलूंगा तो मैं और ज्यादा अच्छा एक इंसान बन के मिलूंगा उससे। और आ जाता है यहाँ पर, सबके सब रेडी होते हैं। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा इंतजार करवाया, चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो इसी के साथ जो है हमारा एपिसोड था वो खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।